इस वीडियो को आप YouTube पर मल्टीपल ऑडियो ट्रैक का उपयोग कर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। तो फिर चलिए नो नेम IAS चैनल पर विजन IAS फरवरी 2026 के इस मैगजीन को शुरू करते हैं। 1. पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 16th फाइनेंस कमीशन। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है। अगर हम सरल शब्दों में समझें कि ये वित्त आयोग क्या होता है, तो दरअसल ये एक ऐसी संस्था है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वे देश की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस आयोग को बनाएं। इसकी बनावट यानी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ 4 सदस्य शामिल किए जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता से निर्णय लेते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये लोग कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं, तो इनके काम करने की अवधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस वही होती है जो राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश में तय करते हैं। खास बात यह है कि अगर जरूरत पड़े तो ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होते हैं, यानी इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर इस आयोग के कार्य क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसका सबसे पहला और बड़ा काम है वर्टिकल डेवोल्यूशन करना, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, जिसे हम विभाज्य पूल कहते हैं, उसे केंद्र और राज्यों के बीच किस हिस्सेदारी में बांटा जाए। इसमें इनकम टैक्स, GST और अन्य केंद्रीय कर शामिल होते हैं, जिनकी जांच ये आयोग बारीकी से करता है। पैसा केवल केंद्र और राज्यों के बीच ही नहीं बंटता, बल्कि अलग अलग राज्यों के बीच भी इसे बांटना होता है, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आयोग ये तय करता है कि किस राज्य को किन मापदंडों के आधार पर कितना पैसा मिलना चाहिए ताकि विकास संतुलित रहे। इसके अलावा आयोग ग्रांट सेनेट की भी सिफारिश करता है, जो भारत की संचित निधि से उन राज्यों को दी जाती है जिन्हें वित्तीय मदद की खास जरूरत होती है। आयोग का ध्यान सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोकल बॉडीज यानी हमारी नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए भी संसाधनों को बढ़ाने के उपाय बताता है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास के लिए राज्य की तिजोरी को और मजबूत किया जा सके। इन सब के अलावा अगर राष्ट्रपति किसी अन्य खास वित्तीय मामले पर सलाह मांगते हैं तो आयोग उस पर भी विचार करता है। कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिए कि ये आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को सौंपता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोग की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वे केवल एडवाइजरी प्रकृति की होती हैं, यानी सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, पर आमतौर पर इन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। 16th फाइनेंस कमीशन की संरचना में डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को चेयरमैन बनाया गया है और उनके साथ T रविशंकर, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्याकांति घोष को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अनुभवी टीम मिलकर देश के भविष्य का आर्थिक खाका तैयार कर रही है। इस आयोग का पुरस्कार अवधि यानी इसके द्वारा की गई सिफारिशों के लागू होने का समय 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक तय किया गया है। अगर हम इसके मुख्य काम यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखें तो इसका सबसे बड़ा काम कर हस्तांतरण है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स की कमाई का बंटवारा कैसे हो और फिर राज्यों के बीच आपस में इसे किस तरह बांटा जाए। इसके साथ ही अनुच्छेद 275 के तहत यह आयोग सहायता अनुदान के सिद्धांत तय करता है ताकि भारत की संचित निधि से राज्यों को मदद मिल सके। आयोग का एक महत्वपूर्ण काम स्थानीय निकाय वित्तपोषण भी है, जहां ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों की संचित निधि में सुधार के उपाय सुझाता है। इस बार एक विशेष जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की भी है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत होने वाले खर्चों और वित्त पोषण की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। अब समझते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का लेन देन असल में होता कैसे है। इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है विभाज्य पूल, जहां आर्टिकल 271 के तहत केंद्र की टैक्स कमाई में से सेस और सरचार्ज को हटाकर बाकी हिस्सा राज्यों के साथ बांटा जाता है। दूसरा रास्ता सहायता अनुदान है, जिसमें आर्टिकल 275 के तहत खास जरूरतों के लिए राज्यों को अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। तीसरा रास्ता विवेकाधीन अनुदान का है, जो आर्टिकल 282 के तहत मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए राज्यों तक पहुंचता है। जब राज्यों के बीच आपस में पैसा बांटने की बात आती है, जिसे क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं, तो आयोग समानता और कार्यकुशलता पर ध्यान देता है। इसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय जैसे कारकों के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि किस राज्य ने जंगलों को बचाने या टैक्स इकट्ठा करने में कितनी मेहनत की है। हर एक पैमाने को एक खास वेट दिया जाता है, जिससे तय होता है कि किस राज्य की झोली में कितना प्रतिशत हिस्सा जाएगा। हालांकि ये आयोग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी समस्या आंकड़ों की कमी की है, क्योंकि कई बार राज्यों का डेटा अधूरा या पुराना होता है। साथ ही आयोग पर राजनीतिक दबाव भी होता है, क्योंकि उसे अलग अलग पक्षों की मांगों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
एक और बड़ी चुनौती जीएसटी परिषद के साथ तालमेल की है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के फैसलों का सीधा असर उस पैसे पर पड़ता है जिसे वित्त आयोग को बांटना होता है। अक्सर केंद्रीकरण बनाम संघवाद की बहस भी छिड़ती है, क्योंकि आयोग को राज्यों की आजादी और केंद्र की खर्च संबंधी मांगों के बीच एक महीन रेखा खींचनी होती है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों पर आयोग का सीधा नियंत्रण कम होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट पर निर्भर रहता है। अंत में चूंकि इसकी प्रकृति सलाहकारी है और सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए कई बार इन्हें पूरी तरह लागू करना और इनकी निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको हाइप करें। रिकमेंडेशंस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। इसकी रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई है और ये रिपोर्ट अगले 5 सालों यानी साल 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए लागू होगी। सरल भाषा में कहें तो वित्त आयोग ही तय करता है कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है उसे राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन की, जिसका मतलब है कि केंद्र अपने कुल टैक्स भंडार में से राज्यों को कितना हिस्सा देगा। इस बार भी इसे 41% ही रखा गया है, जो कि 15वें वित्त आयोग के बराबर ही है। आपको बता दें कि 14वें आयोग ने इसे 42% रखने की सलाह दी थी, जिसे बाद में कम कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये 41% का हिस्सा केवल मुख्य टैक्स पर मिलता है और इसमें से सेज और सरचार्ज को बाहर रखा गया है। राज्य सरकारें अक्सर ये शिकायत करती हैं कि केंद्र जो अतिरिक्त टैक्स यानी सेज वसूलता है उसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता। आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में केंद्र द्वारा वसूले गए हर 100 रुपए में से 13.5 रुपए सेज और सरचार्ज के रूप में थे, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को, यानी राज्यों के आपस में पैसे बंटने का आधार क्या होगा। इसमें पहला पैमाना है इनकम डिस्टेंस, जिसका मतलब है कि देश के सबसे अमीर 3 राज्यों की तुलना में कोई राज्य आर्थिक रूप से कितना पीछे है। जो राज्य जितना पीछे होगा उसे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा ताकि विकास में बराबरी आ सके। दूसरा आधार आबादी है, जिसके लिए अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन में किया गया है। अब इसके लिए 1971 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि को आधार बनाया गया है। इसका सीधा फायदा उन राज्यों को मिलेगा जिन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित करने में अच्छा काम किया है, जैसे कि दक्षिण भारतीय राज्य। जंगलों यानी फॉरेस्ट के मामले में भी नया तरीका अपनाया गया है। अब केवल घने जंगल ही नहीं बल्कि खुले जंगलों को भी गिना जाएगा और ये देखा जाएगा कि साल 2015 से 2023 के बीच किस राज्य ने अपने जंगलों का दायरा बढ़ाया है। एक बहुत ही रोचक बदलाव हुआ है, जहां टैक्स की कोशिशों की जगह अब राज्य के जीडीपी में योगदान को महत्व दिया गया है। ये उन राज्यों को इनाम देने का तरीका है जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। इसकी गणना के लिए साल 2018-19 से 2023-24 तक के औसत आंकड़े लिए गए हैं, जिसमें महामारी वाले साल 2020-21 को शामिल नहीं किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये नया फॉर्मूला देश के विकास और पर्यावरण दोनों को संतुलित करने की एक कोशिश है। अब हम चर्चा करेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों और स्थानीय निकायों को दी जाने वाली आर्थिक मदद यानी ग्रांट्स इन एड के बारे में क्या सिफारिशें की हैं। आयोग ने कुल 9.47 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि इस मदद के लिए तय की है। इस बार मुख्य ध्यान हमारे गांवों की पंचायतों, शहरों की नगर पालिकाओं और आपदा प्रबंधन पर रखा गया है। एक दिलचस्प बदलाव ये हुआ है कि पुराने समय में मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान और राज्यों या किसी विशेष क्षेत्र के लिए दी जाने वाली खास ग्रांट्स को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडी ग्रांट्स की बात करें तो ग्रामीण निकायों के लिए 4.4 लाख करोड़ रुपए और शहरी निकायों के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरी निकायों के हिस्से को 36% से बढ़ाकर अब 45% कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2031 तक भारत की 41% आबादी शहरों में रहने लगेगी, इसलिए शहरों की व्यवस्था सुधारना बहुत जरूरी है। पैसे देने का तरीका भी बहुत स्पष्ट रखा गया है। कुल फंड का 80% हिस्सा बेसिक यानी बुनियादी अनुदान के रूप में मिलेगा, जबकि 20% हिस्सा परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। ये 20% इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य और स्थानीय निकाय खुद कैसा काम कर रहे हैं। इन पैसों को पाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि स्थानीय निकायों का चुनाव सही समय पर होना चाहिए, उनके खातों का ऑडिट प्रकाशित होना चाहिए और राज्य वित्त आयोगों का गठन समय पर होना चाहिए। अगर कोई निकाय अपना खुद का राजस्व बढ़ाएगा तभी उसे परफॉर्मेंस ग्रांट का फायदा मिलेगा। इन पैसों के इस्तेमाल के भी नियम हैं। जो बुनियादी पैसा मिलेगा उसका 50% हिस्सा स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पानी की सुविधा जैसे जरूरी कामों के लिए तय यानी टाइड होगा। बाकी का 50% हिस्सा अनटाइड होगा, जिसे निकाय अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकेंगे।
अच्छी बात यह है कि जो पैसा अच्छा प्रदर्शन करने पर इनाम के तौर पर मिलेगा वह पूरा 100% अनटाइड होगा, यानी उसे कहीं भी खर्च करने की आजादी होगी। शहरों के लिए कुछ विशेष ग्रांट्स भी दी गई हैं। जिन शहरों की आबादी 10 से 40 लाख के बीच है उन्हें विशेष रूप से गंदे पानी के प्रबंधन यानी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए फंड दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही नई पहल अर्बनाइजेशन प्रीमियम के रूप में शुरू की गई है। ये उन गांवों के लिए एक मुश्त अनुदान है जो धीरे धीरे शहरों का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि गांवों से शहरों में बदलने की ये प्रक्रिया और वहां की नीतियां बेहतर तरीके से बनाई जा सकें। अब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, जिसके लिए आयोग ने 2,04,401 करोड़ रुपए का एक बड़ा कोष यानी कॉर्पस तैयार किया है। ये पैसा राज्य आपदा राहत और प्रबंधन कोष में जाएगा। इस पैसे के खर्च का बोझ केंद्र और राज्यों के बीच बंटा होगा। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र 90% और राज्य 10% खर्च उठाएंगे, जबकि अन्य सभी राज्यों के लिए यह अनुपात 75-25 का होगा। एक बहुत ही जरूरी बदलाव यह है कि अब लू यानी हीट वेव और बिजली गिरने को भी राष्ट्रीय आपदाओं के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एनडीएमआईएस को एक ऐसे सिस्टम में बदला जाएगा जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए आपदा प्रबंधन को आसान बना सके। सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए आयोग ने 4 मुख्य सुधारों पर जोर दिया है। पहला है विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन। इसका लक्ष्य यह है कि केंद्र सरकार साल 2030-31 तक अपने राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी का 3.5% तक ले आए और राज्य इसे अपनी जीडीपी के 3% पर सीमित रखें। इसके लिए ये शर्त रखी गई है कि बजट से बाहर जाकर उधार लेना पूरी तरह बंद किया जाए और पुराने ऐसे सभी कर्जों को आधिकारिक बजट में शामिल किया जाए। दूसरा बड़ा सुधार बिजली क्षेत्र में सुझाया गया है। आयोग का कहना है कि बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के निजीकरण की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। इन कंपनियों पर जो भारी कर्ज जमा हो गया है उसे संभालने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए जाएं। अगर कोई राज्य इस कर्ज को चुकाता है तो केंद्र सरकार उसे निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत मदद देगी। तीसरा सुधार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने से जुड़ा है। आयोग का मानना है कि केवल वही सब्सिडी योजनाएं चलनी चाहिए जो वास्तव में गरीबों के काम आ रही हों। इसके लिए कड़े नियम बनाने और समय समय पर समीक्षा करने की बात कही गई है। साथ ही हर योजना के लिए एक सनसेट क्लॉज यानी खत्म होने की तारीख तय होनी चाहिए, ताकि कोई योजना अनंत काल तक न चलती रहे। चौथा सुधार सरकारी कंपनियों यानी पीएसई से संबंधित है। आयोग ने सलाह दी है कि राज्यों की ऐसी 308 कंपनियों को बंद कर दिया जाए जो अब सक्रिय नहीं है। राज्यों को अपनी निवेश कम करने की नीति बनानी चाहिए। अगर कोई सरकारी कंपनी 4 में से 3 सालों तक लगातार घाटे में रहती है तो कैबिनेट को इसकी समीक्षा करनी होगी कि उसे बंद करना है, निजी हाथों में देना है या किसी रणनीति के तहत जारी रखना है। अंत में 16वां वित्त आयोग ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत को सहकारी संघवाद और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना है। इसकी सिफारिशें न केवल केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा करेंगी, बल्कि ये भी तय करेंगी कि सरकारी पैसा कितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ खर्च हो रहा है और हमारे स्थानीय निकाय और राज्य आने वाली आपदाओं के लिए कितने तैयार हैं। आप इस कोर्सेज टैब से विजन आईएएस मैगजीन 2025 और 2026 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने बजट में अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया है, जो भविष्य में हमारे शहरों की तस्वीर बदलने वाला है। इस बजट की सबसे बड़ी और नई बात है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास। सरकार अब शहरों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देख रही है। इसके तहत आर्थिक संभावनाओं वाले शहरी क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और हर ऐसे क्षेत्र के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद शहरों को एक एकीकृत आर्थिक प्रणाली के रूप में विकसित करना है। बजट में केवल बड़े महानगरों पर ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे शहर जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है उन्हें उभरते हुए विकास केंद्रों के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे मंदिर वाले शहरों यानी टेम्पल टाउन्स में भी आधुनिक बुनियादी ढांचा और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की योजना है। शहरों के पास विकास के लिए अपना पैसा हो, इसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर कोई नगर निगम 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉन्ड जारी करता है तो उसे 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अमृत योजना के जरिए छोटे और मध्यम शहरों को भी बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने में मदद दी जाएगी। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी, जो शहरी और ग्रामीण निकायों और आपदा प्रबंधन के काम आएगी। एक और बहुत ही आधुनिक विचार यूनिवर्सिटी टाउनशिप का है।
सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास 5 ऐसी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव लाई है जो भविष्य में जीवंत शहरी केंद्रों के रूप में विकसित होंगे। सबसे खास बात यह है कि ये सारा पैसा अब राज्यों को सीधे नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए चैलेंज मोड अपनाया जाएगा। यानी शहरों और राज्यों के बीच एक मुकाबला होगा और जो शहर सुधारों और अच्छे परिणामों का वादा करेंगे उन्हें ही फंडिंग मिलेगी। इसी काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड भी बनाया गया है ताकि शहरों में बेहतर बदलाव की प्रतिस्पर्धा शुरू हो सके। अक्सर हम किसी जगह को शहर तब मान लेते हैं जब वहां भीड़ भाड़ या बड़ी इमारतें दिखने लगती हैं, लेकिन भारत की जनगणना के हिसाब से किसी इलाके को शहर कहलाने के लिए 3 खास शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहली शर्त यह है कि वहां की आबादी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त वहां के कम से कम 75% पुरुष खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे हों। और तीसरी शर्त ये कि वहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जिन कस्बों को प्रशासनिक रूप से वैधानिक नगर घोषित किया जाता है वे भी शहर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। जनगणना के पुराने आंकड़ों को देखें तो लगता है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी हो रही है, जबकि असलियत कुछ और ही नजर आती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और जनगणना फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम मोबाइल डेटा, बिजली की खपतरातों की रोशनी और सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करें तो पता चलता है कि भारत जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शहरी हो चुका है। उदाहरण के लिए यूरोपीय आयोग के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2015 में ही भारत 63% शहरी हो चुका था, जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों से लगभग दोगुना है। भारत के शहरीकरण के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जिन्हें शहरी विरोधाभास कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि शहरों की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो रहा। नतीजतन शहरों में भीड़ भाड़, प्रदूषण और गंदगी बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। शहरों का विस्तार अब नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर होकर हाईवे और सड़कों के किनारे हो रहा है। इसे हम केरल के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां कागजों पर शहरीकरण 47.7% है, लेकिन अगर हम वहां की बसावट को देखें तो वो असल में 80.8% तक शहरी नजर आता है। शहरों में रहने वालों के लिए ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन 2 बड़ी मुसीबतें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 कहता है कि हमारा ध्यान गाड़ियां चलाने पर नहीं, बल्कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर होना चाहिए। कचरे की बात करें तो 98% वार्डों में घर घर से कचरा तो उठाया जा रहा है, लेकिन उस कचरे को अलग करने और उसे ठिकाने लगाने की तकनीक में हम अभी भी पीछे हैं। एक और तकनीकी समस्या FSI की कमी है। आसान भाषा में कहें तो शहरों में ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी होने की वजह से जमीन की कमी हो जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके अलावा हमारे शहरों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, जैसे कि झुग्गियां और रेहड़ी पटरी वाले। इन्हें अक्सर विकास में बाधा मानकर हटा दिया जाता है, जबकि ये शहर की अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा है। शहरों की शासन व्यवस्था भी काफी कमजोर है। हमारे पास शहरों के लिए कोई एक शक्तिशाली चीफ एग्जीक्यूटिव या ताकतवर मेयर नहीं है। नगर निगम अपनी कमाई के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहते हैं। विकसित देशों में शहर अपनी GDP का 2 से 4% खुद कमाते हैं, जबकि भारत में ये 0.6% से भी कम है। साथ ही हमारे पास शहरों की योजना बनाने के लिए कुशल पेशेवरों और डेटा विश्लेषकों की भी भारी कमी है। इन सब कमियों को दूर करना ही विकसित भारत की दिशा में हमारा अगला कदम होना चाहिए। भारत में शहरीकरण की स्थिति सुधारने के लिए हमें अपनी सोच और काम करने के तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहला कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास। हमें समस्याओं के पैदा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सक्रिय होकर पहले से ही बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए। इसी के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए पैसा मुहैया कराता है। शहरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मोबिलिटी यानी आवाजाही में सुधार जरूरी है। हमें नमो भारत RRTS जैसी तेज ट्रेनों का विस्तार करना चाहिए, ताकि लोग दूर रहकर भी शहर में काम करने आ सके। साथ ही बसों के बेड़े का डिजिटलीकरण और लंदन या सिंगापुर की तरह कंजेशन प्राइसिंग जैसे नियमों पर विचार करना चाहिए, जहां भीड़ वाले इलाकों में गाड़ी ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। एक मानवीय नजरिया अपनाते हुए हमें अनौपचारिक क्षेत्र को शहर से बाहर निकालने के बजाय उसे शहर का हिस्सा बनाना होगा। रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के बजाय सड़कों का डिजाइन ऐसा बनाना चाहिए जहां उनके लिए पहले से ही जगह तय हो। साथ ही शासन व्यवस्था में सुधार के लिए महानगर शासन की जरूरत है, जहां एक ही अथॉरिटी पूरे आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन और यातायात के फैसले ले सके। शहरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन के तहत 3F यानी फंड कार्य और कर्मचारियों का पूर्ण हस्तांतरण करना होगा। नगर निकायों को वित्तीय स्वायत्तता देनी होगी, ताकि वे प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज खुद वसूल सकें और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए बाजार से पैसा उठा सके। इसके लिए नगर पालिकाओं में एक पेशेवर टीम का होना भी बहुत जरूरी है।
शहर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के व्यवहार को सही दिशा दे सके। अगर सड़कें साफ होंगी, उन पर सही निशान और संकेत होंगे तो लोग खुद ब खुद नियमों का पालन करेंगे। जब नागरिक देखते हैं कि उनके टैक्स के पैसे से बेहतर लाइटें और नालियां बन रही हैं, तो वे सरकार का सहयोग करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। अंत में हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। हमारे नालों को वेटलैंड से जोड़ना चाहिए और शहरों में बढ़ती गर्मी को कम करने के लिए पेड़ों का घेरा बढ़ाना चाहिए। बिल्डिंग कोड्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और गंदे पानी को दोबारा इस्तेमाल करना अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि कोच्चि एयरपोर्ट या IIM कोझिकोड के कैंपस में देखने को मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर भारत में शहरीकरण को मजबूत संस्थागत नींव की जरूरत है। केवल पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें एक मजबूत नागरिक अनुबंध बनाना होगा। अंततः शहरों को इतने अधिकार और संसाधन देने होंगे कि वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था के इंजन बने, बल्कि रहने के लिए सुखद और समावेशी जगह भी साबित हों। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। हाल ही में ये विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2016-17 से लेकर 2026-27 तक के आंकड़ों को देखें तो ग्रामीण विकास के बजट आवंटन में 211% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो अब बढ़कर 2.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस भारी भरकम राशि का सीधा उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लोगों की आजीविका और स्थानीय संस्थाओं की क्षमता को और भी मजबूत बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विकेंद्रीकरण क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है प्रशासनिक अधिकार या शक्ति को केवल एक केंद्र तक सीमित न रखकर उसे कई व्यक्तियों या छोटी इकाइयों में बांट देना। हमारे संविधान में भी इसके लिए खास प्रावधान किए गए हैं। साल 1992 में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में भाग 9 और भाग 9 जोड़े गए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 भी राज्यों को ये निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएं और उन्हें जरूरी शक्तियां प्रदान करें। अनुच्छेद 243 जी राज्य विधायिकाओं को ये शक्ति देता है कि वे पंचायतों को जरूरी जिम्मेदारियां सौंपें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी 7वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत वास्तव में राज्य का विषय है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए समय समय पर कई समितियां बनी। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए 3 स्तरों वाले सिस्टम का सुझाव दिया। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही गई। इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज संस्था का गठन हुआ। बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति आई, जिसने सिर्फ 2 स्तरों वाले सिस्टम की सिफारिश की थी। इसके अलावा LM सिंघवी समिति, सरकारिया आयोग और PK थुंगन जैसी समितियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम 1992 के इन ऐतिहासिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं को समझें तो पता चलता है कि अब हर राज्य में अनिवार्य रूप से 3 स्तरों वाला ढांचा होना जरूरी है। हालांकि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तर भी हो सकते हैं। इन संस्थाओं में हर 5 साल में नियमित चुनाव होना अनिवार्य है। अगर किसी वजह से ये पहले भंग हो जाती हैं तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने होते हैं। सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि मध्य और शीर्ष स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है और आर्थिक मजबूती के लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 कार्य और नगर पालिकाओं को 18 कार्य सौंपे गए हैं। विकास की योजनाएं बनाने के लिए जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति का गठन किया गया है। हालांकि यह कानून 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और अन्य जनजातीय इलाकों पर सीधे लागू नहीं होता था, इसलिए पंचायतों के प्रावधानों को इन विशेष क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 1996 में पेसा कानून लाया गया, ताकि वहां की स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। अब जानते हैं कि हमारे गांवों को बदलने में इसकी क्या भूमिका रही है और सरकार ने हाल ही में इसके लिए क्या नए कदम उठाए हैं। ग्रामीण भारत में आए बदलावों को अगर हम आंकड़ों से समझें तो नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताता है कि साल 2005-06 में जहां गरीबी 55.3% थी, वो 2022-23 में घटकर महज 11.28% रह गई है। सामाजिक स्तर पर भी बड़ा सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन की वजह से 2024-25 तक 99.6% ग्रामीण घरों में पीने के साफ पानी की सुविधा पहुंच गई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2025 तक 96% गांवों ने ODF+ यानी खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लिया है।
एक और बहुत ही सुखद बदलाव महिलाओं की भागीदारी में दिखा है। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व में लगभग 40% महिलाएं शामिल हैं। साथ ही राज्यों ने पंचायतों को ज्यादा पैसा देना भी शुरू किया है। साल 2024 के एक सूचकांक के अनुसार शक्तियों और पैसों का हस्तांतरण 2013-14 के 39.9% से बढ़कर 2021-22 में 43.9% हो गया है। इसे हम स्वस्थ सहकारी संघवाद का उदाहरण कह सकते हैं। जैसे केरल ने अपने सभी 29 कार्य पंचायतों को सौंप दिए हैं, बिहार ने पंचायत सरकार का मॉडल अपनाया है और ओडिशा ने तो महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। इन सब कोशिशों से जमीनी स्तर पर शासन करने की प्रक्रिया और भी मजबूत हुई है। सरकार ने पंचायतों को और आधुनिक बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। साल 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है ताकि पंचायत के प्रतिनिधियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। पंचायतों के हिसाब किताब में पारदर्शिता लाने के लिए ऑडिट ऑनलाइन और ई ग्राम स्वराज जैसे पोर्टल बनाए गए हैं। ई ग्राम स्वराज को अब सरकारी बाजार से भी जोड़ दिया गया है ताकि खरीदारी में कोई गड़बड़ी ना हो। आर्थिक मदद की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने जहां 2.36 लाख करोड़ रुपए दिए थे, वहीं 16वें वित्त आयोग के तहत इसे बढ़ाकर लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की पहुंच अब गांवों के खेतों तक हो गई है। स्वामित्व योजना के जरिए ड्रोन से गांवों की जमीन का नक्शा बनाया जा रहा है ताकि लोगों को उनकी संपत्ति के कानूनी अधिकार मिल सकें। नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल से महिलाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ रही हैं। जमीन के रिकॉर्ड को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और हर जमीन के टुकड़े को एक खास पहचान संख्या यानी भू आधार दिया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए 2023 में समावेशी आजीविका योजना शुरू की गई और बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शी मार्ट्स की घोषणा की गई है। रोजगार की गारंटी देने के लिए सरकार 2025 में एक नया कानून लेकर आए है जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट कहा जाता है। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के रोजगार का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से हुनर सिखाया जा रहा है। अब तक हमने विकेंद्रीकरण के फायदों और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इस व्यवस्था में आज भी कुछ गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या है शक्तियों के हस्तांतरण की कमी। दरअसल 73वें और 74वें संशोधन कानून राज्यों के लिए शक्तियों को सौंपना अनिवार्य नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से कई राज्यों में स्थानीय निकायों के पास बहुत ही सीमित अधिकार रह गए हैं। एक और बड़ी बाधा है सरकारों के बीच का पदानुक्रम। पंचायतें अक्सर नीति बनाने के बजाय राज्य सरकार के केवल एक औजार या एजेंट के रूप में काम करती हैं, जो स्वशासन की मूल भावना के खिलाफ है। आर्थिक तंगी यानी वित्तीय बाधाएं भी एक बड़ा सिरदर्द है। स्थानीय निकाय अनुदान के लिए पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर हैं और उनके पास आय के अपने स्रोत बहुत कम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पंचायतों की अपनी कमाई उनकी कुल आय का मात्र 1.1% ही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी ने भी इस व्यवस्था को कमजोर किया है। जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के कारण आम जनता की भागीदारी कम हो जाती है। आपने सरपंच पति संस्कृति के बारे में सुना होगा, जहां कागजों पर तो महिला सरपंच होती है लेकिन असली ताकत उसके पति के हाथ में होती है। अधिकार क्षेत्र को लेकर स्पष्टता की कमी भी एक समस्या है। किस स्तर की पंचायत को क्या काम करना है ये साफ तौर पर परिभाषित नहीं है और सब कुछ राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन न होना, जिला योजना समितियों का ठीक से काम न करना और कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दे भी सुधार की राह में रोड़ा अटकाते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब केवल कल्याणकारी योजनाओं को ऊपर से थोपने के बजाय समुदाय के साथ मिलकर विकेंद्रीकृत भागीदारी पर जोर देना होगा। हमें ग्राम सभाओं को वास्तव में सशक्त बनाना होगा ताकि नियमित बैठकें हों और सबसे गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। पंचायतों को अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके खोजने होंगे, जैसे कि खाली जमीन का उत्पादक उपयोग करना या बेहतर टैक्स वसूली। साथ ही तीनों स्तर की पंचायतों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। हमें सामुदायिक नेटवर्क और संस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि गांव का गरीब व्यक्ति भूखमरी, बीमारी और अलगाव से लड़ सके। इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम है। उन्हें स्थानीय संस्थाओं को कानूनी ढांचा और सहयोग देना होगा ताकि लोग खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले सकें। साथ ही गैर सरकारी संगठनों की मदद भी ली जा सकती है, जो अपनी विशेषज्ञता से उन कमियों को भर सकते हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाती। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत शासन की सफलता 3 Fs पर टिकी है, यानी पर्याप्त फंड, स्पष्ट कार्य और कुशल कर्मचारी।
जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तभी हमारे गांवों का सही मायने में कायाकल्प हो पाएगा। फ्रीबीज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान राज्यों में बढ़ती इस मुफ्त उपहारों की होड़ पर गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अदालत का मानना है कि बिना किसी भेदभाव के सीधे नकद पैसा बांटना, चाहे कोई उसे खरीदने की क्षमता रखता हो या नहीं, लोगों के काम करने के उत्साह को कम कर सकता है और उनके आत्मसम्मान के साथ जीने की भावना को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा टैक्स भरने वालों के पैसे से इस तरह अंधाधुंध खर्च करना देश के आर्थिक अनुशासन और स्थिरता को बिगाड़ सकता है, जिससे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में बाधा आ सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि राज्यों को चुनावी वादों के बजाय लंबी अवधि की विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरबीआई के नजरिए से ये फ्रीबीज क्या है? आरबीआई के अनुसार फ्रीबीज ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधाएं हैं जो पूरी तरह मुफ्त दी जाती हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा या कर्ज माफी। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुफ्त उपहारों और मेरिट गुड्स जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर होता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के फायदे बहुत लंबे समय तक और व्यापक होते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए कठोपनिषद का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है, जहां श्रेय और प्रेय के बीच अंतर बताया गया है। श्रेय का अर्थ है वो मार्ग जो अंततः कल्याणकारी और स्थायी हो, जबकि प्रेय का अर्थ है वो जो तुरंत सुखद और आरामदायक लगे। राजकोषीय नीति के संदर्भ में अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च करती है तो वह श्रेय है, क्योंकि इससे भविष्य में विकास होगा। लेकिन अगर वो केवल तत्काल राहत के लिए नकद पैसे बांटती है तो वह प्रेय की श्रेणी में आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिना किसी शर्त के नकद पैसा बांटने पर अनुमानित खर्च 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2022-23 से 2025-26 के बीच ऐसी योजनाएं चलाने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिनमें से लगभग आधे राज्य घाटे का सामना कर सकते हैं। अगर हम कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखें तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे कि अनुच्छेद 38, 39 और 41 सरकार को जिम्मेदारी देते हैं कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे या जीविका के साधन जुटाए और गरीबी दूर करे। साल 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरतमंदों को टीवी या लैपटॉप बांटना इन नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ नहीं है। हालांकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 रिश्वत को प्रतिबंधित करती है, जिसमें वोट के लिए किसी भी तरह का उपहार या वादा शामिल है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश भी राजनीतिक दलों को ऐसे वादों से बचने की सलाह देते हैं जो चुनाव की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सकारात्मक प्रभावों की। मुफ्त सुविधाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा गरीब परिवारों का बोझ कम करती हैं और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं। इससे सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। उदाहरण के लिए, जब स्कूली छात्राओं को लैपटॉप या साइकिल दी जाती है तो स्कूलों में उनका नामांकन बढ़ जाता है। यही नहीं, ये योजनाएं उन लोगों को भी लोकतंत्र का हिस्सा बनाती हैं जो राजनीति से दूर रहते थे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जब लोगों को बुनियादी चीजें मुफ्त मिलती हैं तो उनके पास दूसरे कामों के लिए पैसा बचता है, जिससे उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। साथ ही यह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम करने और सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा और चिंताजनक पहलू भी है, जिसे हम इसके नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है सरकारी खजाने पर बढ़ता वित्तीय बोझ। जब सरकार मुफ्त चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पैदा करने वाले कामों के लिए पैसा कम पड़ जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा, जो वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.6% था, वो 2025 में बढ़कर 3.2% हो गया है। इसके अलावा मुफ्त की चीजों से लोगों में निर्भरता की संस्कृति पैदा होती है, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो सकती है। ये सतत विकास के लिए भी खतरा है। जैसे मुफ्त बिजली और पानी के कारण लोग इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जिससे भूजल का स्तर गिरता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा हो जाता है। यही नहीं, चुनाव के समय ऐसे वादे करने से सभी पार्टियों को एक समान अवसर नहीं मिल पाता, जो निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। मुफ्तखोरी की यह आदत हमारे बैंकों और बिजली वितरण कंपनियों जैसी संस्थाओं को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। तो अब सवाल आता है कि सुधार का रास्ता क्या है? सबसे पहले हमें नीतिगत सुधारों की जरूरत है। सरकारों को कोई भी योजना लाने से पहले उसके नफा नुकसान का सही विश्लेषण करना चाहिए। भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी का लाभ केवल सही हकदार को ही मिले। सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि राज्यों को गैर जरूरी चीजें मुफ्त बांटने के बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का सुझाव है कि हमें केवल नकद बांटने के बजाय लोगों की आय और उत्पादकता बढ़ाने वाले टिकाऊ उपाय करने चाहिए। हम मैक्सिको या ब्राजील जैसे देशों से सीख सकते हैं, जहां नकद पैसा तभी दिया जाता है जब बच्चे स्कूल जाएं या समय पर हेल्थ चेकअप कराएं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्रीबीज भले ही जनकल्याण का जरिया हो, लेकिन बिना आर्थिक सोच समझ के ये राज्यों को कर्ज में डुबो सकते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो अल्पकालिक लाभ के बजाय लंबी अवधि के विकास को प्राथमिकता दे। इसके लिए राजनीतिक दलों, सरकार और हम नागरिकों सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पीएम राहत। हाल ही में सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। इसका पूरा नाम रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता देना है, ताकि गोल्डन आवर यानी हादसे के शुरुआती महत्वपूर्ण समय में मरीज की जान बचाई जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत हर पीड़ित को हादसे की तारीख से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें चोटों की गंभीरता के आधार पर स्थिरीकरण उपचार का भी प्रावधान है, जो गैर जानलेवा चोटों के लिए 24 घंटे और जानलेवा चोटों के लिए 48 घंटे तक दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली दुर्घटना के शिकार सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। इस योजना के लिए पैसे यानी फंडिंग का इंतजाम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है। अस्पतालों को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से की जाएगी। अगर गाड़ी का बीमा है तो इसका भुगतान सामान्य बीमा कंपनियां करेंगी। वहीं अगर गाड़ी का बीमा नहीं है या हिट एंड रन का मामला है तो भारत सरकार अपने बजट से ये खर्च उठाएगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा अनुमोदित दावों का भुगतान 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। निगरानी के लिए इसमें 3 स्तर का ढांचा बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति नीतियों को लागू करेगी। राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी और जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति शिकायतों के निपटारे के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी। तकनीक की बात करें तो इसे 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ा गया है। कोई भी पीड़ित या मदद करने वाला व्यक्ति, जिसे राहवीर कहा गया है, 112 पर कॉल करके तुरंत नजदीकी अस्पताल या एम्बुलेंस की मदद ले सकता है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफॉर्म को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है, ताकि कागजी कार्यवाही आसान हो सके। निष्कर्ष के तौर पर पीएम राहत योजना ये सुनिश्चित करती है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी दुर्घटना पीड़ित को जीवन रक्षक इलाज से वंचित न रहना पड़े। ये भारत के आपातकालीन देखभाल तंत्र को मजबूत करने और अनमोल जिंदगियां बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। जैसा कि हमने पीएम राहत योजना के बारे में जाना, इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है जो भारत में सड़क सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दे रही है। संयुक्त राष्ट्र भारत में सड़क सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें केवल पैसा ही नहीं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और यूएन एस्केप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन तकनीकी सहायता भी दे रहे हैं। फिलहाल भारत के 4 राज्यों राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वहां सड़क सुरक्षा के मानकों को सुधारा जा सके। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष क्या है। इसकी स्थापना साल 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी धन जुटाना है, क्योंकि अक्सर इन देशों में संसाधनों की कमी के कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। ये फंड केवल अस्पतालों या एम्बुलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सबूतों पर आधारित नीतियां बनाने, सख्त कानून तैयार करने और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स में मदद करता है। इसके लिए ये फंड केवल सरकारों के साथ ही नहीं, बल्कि नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि सड़क सुरक्षा का एक सुरक्षित और मजबूत माहौल तैयार किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। हाल ही में साल 2025 की रिपोर्ट सामने आई है और भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है। 182 देशों और क्षेत्रों की सूची में भारत अब 91वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछली बार हम 96वें स्थान पर थे। भारत का इस बार का स्कोर 39 रहा है। अब समझते हैं कि ये इंडेक्स आखिर है क्या। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था हर साल जारी करती है। इसमें दुनिया के लगभग 180 देशों को इस आधार पर रैंक दी जाती है कि वहां के सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कितना है। इसे मापने के लिए 0 से 100 तक का स्केल इस्तेमाल होता है, जहां 0 का मतलब है बहुत ज्यादा भ्रष्ट और 100 का मतलब है बहुत साफ सुथरा या ईमानदार देश। ये इंडेक्स किसी एक सर्वे पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये कम से कम 3 और अधिकतम 13 अलग अलग सर्वेक्षणों और मूल्यांकनों का एक मिश्रण है, जिसे कई प्रतिष्ठित संस्थाएं तैयार करती हैं।
हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये इंडेक्स आम नागरिकों के भ्रष्टाचार के सीधे अनुभव, टैक्स धोखाधड़ी, काले धन का लेन देन या निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को शामिल नहीं करता है। ये केवल इस बात पर ध्यान देता है कि विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की नजर में सरकारी तंत्र में कितना भ्रष्टाचार है। साल 2025 की रिपोर्ट की मुख्य बातों पर नजर डालें तो डेनमार्क स्कोर 89 लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे ईमानदार देश बनकर पहले स्थान पर रहा है। दूसरी तरफ वे देश जो युद्ध से जूझ रहे हैं या जहां बहुत ज्यादा दमनकारी शासन है वे सबसे नीचे हैं। जैसे वेनेजुएला स्कोर 10 और सोमालिया व दक्षिण सूडान दोनों का स्कोर 9 इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। भ्रष्टाचार बढ़ने के पीछे कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि जब लोकतंत्र में जांच और संतुलन की कमी होती है, न्याय प्रणाली का राजनीतिकरण कर दिया जाता है या राजनीतिक प्रक्रियाओं पर गलत तरीके से प्रभाव डाला जाता है, तब भ्रष्टाचार तेजी से पनपता है। साथ ही जब लोगों के अपनी बात रखने की जगह यानी नागरिक क्षेत्र को सुरक्षित नहीं रखा जाता तो वहां भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल हो जाता है। वीकनिंग ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल लॉज। हाल के कुछ समय में भारत के पर्यावरण कानूनों में एक व्यवस्थित तरीके से कमजोरी या ढील देखी जा रही है, जिसे हम कानून की भाषा में वाटरिंग डाउन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो कानून पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त थे, अब उन्हें धीरे धीरे लचीला बनाया जा रहा है। ये बदलाव हमें अदालतों के उन फैसलों में दिखता है जहां पुराने प्रगतिशील फैसलों को वापस लिया गया है और अरावली पहाड़ियों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की परिभाषा को बहुत छोटा या संकुचित कर दिया गया है। पर्यावरण नियमों में इस गिरावट को हम कुछ बड़े उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया, जिसे हम EIA कहते हैं, उसे काफी कमजोर कर दिया गया है। 18 दिसंबर 2025 से गैर कोयला खनन परियोजनाओं के लिए ये नियम बना दिया गया है कि पर्यावरण की जांच होने से पहले ही जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब EIA की रिपोर्ट बिना सटीक लोकेशन या क्षेत्र की जानकारी के भी तैयार की जा सकती है, जो वाकई चिंताजनक है। अदालती फैसलों की बात करें तो वन शक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के फैसले को वापस लेना एक बड़ा उदाहरण है। पहले नियम ये था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद आप पिछली तारीख से मंजूरी नहीं ले सकते थे, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटाकर पर्यावरण समर्थक न्यायशास्त्र से कदम पीछे खींच लिए गए हैं। इसी तरह अरावली पहाड़ियों के मामले में अदालत ने केवल 100 मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को स्वीकार किया है, जिससे एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गया है। ये सीधा हमारे जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और पर्यावरण सुरक्षा के निर्देश यानी अनुच्छेद 48A को कमजोर करता है। तटीय इलाकों में मैंग्रोव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड जैसी परियोजनाओं के लिए मैंग्रोव को काटने की न्यायिक अनुमति दे दी गई है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि हम कहीं और पेड़ लगाकर इसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि एक पुराने प्राकृतिक इकोसिस्टम की जगह नए पौधे लेना नामुमकिन है। इसके अलावा सामरिक रक्षा और पर्यावरण के बीच भी एक टकराव देखा गया है। सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून मामले में अदालत ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को जानते हुए भी रक्षा जरूरतों के नाम पर चौड़ी सड़कों की अनुमति दी। संतुलन बनाने की इसी कोशिश का नतीजा हमने उत्तराखंड में अचानक आने वाली बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा है। ये पूरी स्थिति हमारे संवैधानिक ढांचे पर भी चोट करती है। इससे अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत और अनुच्छेद 51A में दी गई नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उन पर असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का उल्लंघन हो रहा है, जो 1996 KMC मेहता बनाम कमलनाथ केस में स्थापित हुआ था। ये सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक संसाधन राज्य की संपत्ति नहीं बल्कि जनता की अमानत है, जिन्हें किसी निजी फायदे के लिए बेचा या बर्बाद नहीं किया जा सकता। आज के न्यायिक रुझान कहीं न कहीं इस बुनियादी भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। जेंडर बजट। इस साल के केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी बढ़कर 9.37% हो गई है, जिसमें 53 मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी आवंटित राशि की जानकारी दी है। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेंडर बजट होता क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा तरीका या तंत्र है जिससे ये पता चलता है कि सरकार ने लैंगिक समानता के जो वादे किए हैं, क्या उनके लिए बजट में वाकई पैसा रखा गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं के लिए कोई अलग से बजट बनाया जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी बजट को ही जेंडर के नजरिए से देखना है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ सबको बराबर मिले। भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो हमने औपचारिक रूप से साल 2004-05 में जेंडर बजटिंग को अपनाया था। आज भारत ने इसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मजबूती से लागू कर दिया है। इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में विशेष जेंडर बजट सेल बनाए गए हैं। वर्तमान में यह मिशन शक्ति योजना के सामर्थ्य नाम के सब स्कीम के तहत काम करता है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालता है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में केंद्र और राज्य के सभी विभागों के साथ साथ गांवों और शहरों की नगर पालिकाओं में भी 100% जेंडर बजटिंग लागू हो जाए।
ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी इस दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। इस जेंडर बजट को समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है भाग ए, जिसमें ऐसी योजनाएं आती हैं जहां पूरा 100% पैसा सिर्फ महिलाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। दूसरा है भाग बी, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल होती हैं जहां कुल बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिलाओं के लिए आवंटित किया जाता है। इस तरह से बजट के जरिए समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उन्हें पद से हटाने के लिए एक संकल्प पेश किया है, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया काफी चर्चा में है। अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 94 इस पद को खाली करने, इस्तीफा देने और पद से हटाए जाने के नियमों के बारे में बताता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 94C में हटाने का नियम दिया गया है। इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को सदन के एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। अब जानते हैं कि इस संकल्प को लाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले सदन का कोई भी सदस्य लोकसभा के महासचिव को एक लिखित सूचना देता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। इसके बाद अध्यक्ष को हटाने के इरादे की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होती है। जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब अध्यक्ष द्वारा तय किए गए दिन पर इसे सदन की कार्यसूची में शामिल किया जाता है। जब सदन में अध्यक्ष को हटाने पर चर्चा चल रही होती है, तब उनकी स्थिति काफी बदल जाती है। उस समय वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। साथ ही अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग के दौरान वोट बराबर हो जाए तो वो निर्णायक वोट भी नहीं डाल सकते। हालांकि उनके पास कुछ अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पहली बार में अपना वोट डाल सकते हैं, जो वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो भारत में पहले भी ऐसे संकल्प लाए गए हैं। साल 1954 में जीवी मावलंकर, 1966 में सरदार हुकम सिंह और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पेश किए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संसदीय इतिहास में आज तक इनमें से किसी भी अध्यक्ष को इस प्रस्ताव की वजह से अपनी कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी है। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही और गरिमा के बीच कितना गहरा संतुलन बनाया गया है। मोशन ऑफ थैंक्स। हाल ही में लोकसभा में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव पर अपना जवाब नहीं दे पाए, जिसने इस विषय को चर्चा में ला दिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 87(1) को देखना होगा। ये नियम कहता है कि हर आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहला सत्र शुरू होता है और उसके बाद हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। इस संबोधन में राष्ट्रपति संसद को बुलाने के कारणों की जानकारी देते हैं और सरकार की नीतियों का विवरण पेश करते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर चर्चा कैसे होती है। लोकसभा के कामकाज के नियमों के नियम 17 के तहत राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर चर्चा के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इसे संसद का एक सदस्य पेश करता है और दूसरा सदस्य इसका समर्थन करता है। ये एक तरह से सरकार की नीतियों पर चर्चा करने का औपचारिक मंच होता है। इस प्रक्रिया की एक खास बात यह है कि इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। विपक्ष के सदस्यों को ये अधिकार होता है कि वे अपनी बात रखने के लिए संशोधन प्रस्ताव ला सकें। वे इस बात पर खेद जता सकते हैं कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया गया है या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह प्रस्ताव सरकार और विपक्ष के बीच संवाद का एक ऐसा जरिया है जिससे देश की दिशा और दशा पर बहस की जाती है। नोटा ऑप्शन इन इलेक्शंस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि नोटा को लागू हुए 1 दशक यानी 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन पर इसका बहुत कम असर पड़ा है। नोटा का सीधा सा मतलब ये है कि जब एक नागरिक को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो वो किसी को वोट देने के बजाय नोटा का बटन दबाकर अपनी असहमति जता सकता है। भारत में इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी, जब PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में नोटा का बटन शामिल किया जाए। इसका सबसे पहला इस्तेमाल भी साल 2013 में ही छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किया गया था। हालांकि नोटा सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिन सीटों पर कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया जाता है वहां मतदाताओं को नोटा दबाने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव के नतीजों पर इसका कोई वास्तविक कानूनी असर नहीं पड़ता। अगर किसी सीट पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएं तब भी उसे विजेता नहीं माना जाता, बल्कि उसके बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इसी वजह से राजनीतिक दल आज भी उम्मीदवारों की नैतिकता के बजाय केवल उनके चुनाव जीतने की क्षमता पर ध्यान देते हैं, जिससे राजनीति में अपराधीकरण कम नहीं हो पा रहा है। तो आखिर समाधान क्या है?
इसके लिए 50% जोड़ 1 वाले नियम का सुझाव दिया जाता है। इस नियम के तहत अगर नोटा को 51% या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए और दोबारा चुनाव होने चाहिए। साथ ही पुराने उम्मीदवारों को दोबारा चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, जैसा कि कोलंबिया जैसे देशों में होता है। भारत में भी कुछ राज्यों ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य चुनाव आयोगों ने नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार की तरह मानना शुरू किया है और यह आदेश दिया है कि अगर नोटा को बहुमत मिलता है तो वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। ये कदम भविष्य में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है। राइट टू रिकॉल। हाल ही में राज्यसभा के एक सांसद ने भारत के संसदीय लोकतंत्र में इस विचार को लागू करने का सुझाव दिया है, जिसने इस विषय पर एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि राइट टू रिकॉल आखिर है क्या। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा औजार है जिसके जरिए मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर जनता को लगता है कि उनका नेता सही काम नहीं कर रहा है तो वे उसे 5 साल पूरे होने का इंतजार किए बिना वापस बुला सकते हैं। भारत में अगर इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में ये केवल स्थानीय स्तर पर ही कुछ राज्यों में लागू है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में। दुनिया भर की बात करें तो अमेरिका के कुछ राज्यों और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में इसके प्रावधान मौजूद हैं। वैसे तो भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ और भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो जनता को सीधी शक्ति देते हैं। इनमें से एक है जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम कहते हैं। इसमें किसी प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के पास भेजा जाता है ताकि वे उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकें, यानी यहां फैसला सीधे मतदाता लेते हैं। एक और तरीका है पहल करना, जिसे इनिशिएटिव कहा जाता है। इसमें नागरिक खुद किसी कानून का प्रस्ताव तैयार करके विधायिका के पास भेज सकते हैं ताकि उसे लागू किया जा सके। यह प्रस्ताव की शुरुआत सीधे नागरिकों द्वारा की जाती है। अंत में एक और जरूरी माध्यम है जनमत संग्रह का ही एक रूप, जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं। ये मुख्य रूप से संप्रभुता, क्षेत्रीय विवादों या किसी क्षेत्र के राजनीतिक दर्जे से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की भावना होती है। ये सभी तरीके हमें बताते हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस तरह के बदलाव आखिर कैसे होते हैं, इसे समझने के लिए हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को जानना होगा। अनुच्छेद 3 संसद को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इसके तहत संसद किसी भी राज्य के टुकड़े करके एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ खास चरणों से होकर गुजरती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है, यानी ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि उनका नजरिया या राय जानी जा सके। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात यह है कि राज्य की विधानसभा चाहे जो भी राय दे, राष्ट्रपति या संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब है कि अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्र के पास ही रहता है। जब ये बिल संसद में आता है तो इसे केवल साधारण बहुमत से पास किया जाता है। इसका मतलब है कि सदन में मौजूद और वोट देने वाले आधे से ज्यादा सदस्यों की सहमति ही काफी है। एक और बड़ी बात यह है कि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में कोई औपचारिक बदलाव यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। ये अनुच्छेद 3 की अपनी शक्ति के जरिए ही संभव हो जाता है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब नागालैंड के पूर्वी हिस्से में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी FNTA का गठन किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि NPO क्या है। यह एक मुख्य संस्था है जो नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में रहने वाली 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें कोन्याक, संगतम, चांगखिया, मन्युंग, नईन, ख्युंगतिक, हिरफोम और सुमी जनजातियां शामिल हैं। FNTA के दायरे में मुख्य रूप से 6 जिले आएंगे जिनके नाम हैं तुएनसांग, मोन, किफिरेलोंग, लेंगनोकलाक और शामातोर। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि अब इन क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी और ताकत सीधे FNTA के पास होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रशासन से जुड़े 46 विषयों की शक्तियां FNTA को सौंप दी गई हैं, यानी अब स्थानीय मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार इन्हीं के पास होगा। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मिनी सचिवालय भी बनाया जाएगा, जिसकी कमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के हाथों में होगी। इस कदम का महत्व बहुत बड़ा है
क्योंकि इससे इन इलाकों को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, जिससे बजट और खर्च के फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। इससे पूर्वी नागालैंड के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास हो पाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस नए प्राधिकरण के बनने से नागालैंड के लिए संविधान में दिए गए विशेष प्रावधान यानी अनुच्छेद 371A पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पहले की तरह ही सुरक्षित रहेगा। टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रमुख ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आज दुनिया में जिस तरह से व्यापार हो रहा है उस पूरे सिस्टम में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि दुनिया भर में व्यापार करने का ये पूरा ढांचा आखिर बना कैसे और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए। इसे हम वैश्विक व्यापार प्रणाली का विकास कह सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1948 में, जब व्यापार पर सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता यानी गैट की स्थापना हुई थी। ये दुनिया का पहला बहुपक्षीय व्यापार ढांचा था जिसमें भारत सहित 23 संस्थापक देशों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार से जुड़े नियमों को बनाना और देशों के बीच लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को कम करना था। इसके बाद साल 1964 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया जब अंकटाड की स्थापना की गई। इस संस्था ने विकासशील देशों को एक समर्पित मंच दिया ताकि वे दुनिया के सामने अपनी बात रख सके और व्यापार की ऐसी शर्तें तय करवा सके जो सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण हों। समय बीतता गया और साल 1986 से साल 1994 के बीच उरुग्वे दौर की बातचीत हुई। ये गैट के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी बातचीत थी, जिसका नतीजा साल 1994 के मराकेश समझौते के रूप में निकला। इसी समझौते ने भविष्य के विश्व व्यापार संगठन की रूपरेखा तैयार की थी। यही वजह थी कि साल 1995 में विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। इसने पुराने गैट की जगह ली और उसके दायरे को और भी ज्यादा विस्तार दिया। भारत शुरू से ही इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। इसके बाद साल 2001 में दोहा विकास एजेंडा शुरू किया गया, जिसका मकसद व्यापार के नियमों को विकासशील देशों के लिए और भी बेहतर बनाना था। हालांकि यह बातचीत आज भी अधूरी है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो साल 2019 से ये पूरा सिस्टम एक बड़े संकट के दौर में प्रवेश कर गया है। WTO की जो अपीलीय संस्था विवादों का निपटारा करती थी वह अब काम नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका ने वहां नए जजों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से WTO का विवाद समाधान तंत्र एक गंभीर संकट में फंस गया है। व्यापार की ये पूरी विकास यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे हमने एक व्यवस्थित सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन आज वो सिस्टम कई नई चुनौतियों से घिरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुराने और चलते हुए सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई है। असल में आज का वैश्विक व्यापार सिस्टम 4 अलग अलग दिशाओं से भारी दबाव का सामना कर रहा है। इसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव भू राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से आया है। आपने संरक्षणवाद के बारे में सुना होगा, जैसे कि अमेरिका की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी नीतियां। इसमें देश दूसरे देशों के सामान पर भारी टैक्स या टैरिफ लगाते हैं। इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ जाता है। इसका सबसे बुरा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ता है, क्योंकि उनके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। आजकल व्यापार का तरीका भी बदल रहा है और ये टुकड़ों में बट गया है, यानी फ्रैगमेंटेड ट्रेड हो रहा है। पहले कंपनियां वहां से सामान खरीदती थीं जहां सबसे कम लागत आती थी, लेकिन अब उनका ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर ज्यादा है। इसीलिए अब न्यू शोरिंग का चलन बढ़ गया है। अब कंपनियां दुनिया भर में अपनी सप्लाई चेन फैलाने के बजाय केवल अपने मित्र देशों यानी फ्रेंड शोरिंग या अपने पड़ोसी देशों यानी नियर शोरिंग को प्राथमिकता दे रही हैं। दूसरा बड़ा कारण है हमारी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का कमजोर होना। पिछले कई दशकों से हम एफिशिएंसी यानी कुशलता के जाल में फंसे रहे। हमने जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया, जिसमें सामान तभी बनाया जाता था जब उसकी जरूरत हो। इसकी वजह से हमारे पास अचानक आने वाले संकटों या झटकों को झेलने के लिए कोई अतिरिक्त स्टॉक या बफर नहीं बचा। इसके साथ ही दुनिया के कुछ खास समुद्री रास्तों, जिन्हें चौक पॉइंट्स कहते हैं, वहां भी संकट बढ़ गया है। जैसे लाल सागर और होर्मुज जलमरु मध्य में चल रहे संघर्षों की वजह से जहाजों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। अब जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर आना पड़ता है, जिससे सामान पहुंचने में देरी हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। तीसरी चुनौती उभरती हुई ग्रीन और डिजिटल बाधाओं से जुड़ी है। इसे हम ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा नियम है जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक व्यापारिक दीवार की तरह काम कर रहा है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा को लेकर दुनिया भर में कोई एक समान नियम नहीं है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रीय समूहों के बढ़ने से पूरी दुनिया के लिए बना साझा सिस्टम कमजोर पड़ता जा रहा है। चौथा और सबसे गंभीर मुद्दा है संस्थागत लकवा यानी WTO का संकट।
WTO का जो विवाद निपटान तंत्र है वो लगभग ठप पड़ गया है। इसकी अपीलीय संस्था काम नहीं कर पा रही है क्योंकि अमेरिका ने लंबे समय से नए जजों की नियुक्ति को रोक रखा है। इसके अलावा WTO के भीतर समझौते करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दोहा विकास एजेंडा जो साल 2001 में शुरू हुआ था वो 25 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा है। WTO में निर्णय लेने का तरीका भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ सर्वसम्मति का नियम चलता है। इसका मतलब है कि अगर एक भी देश विरोध कर दे तो कोई भी वैश्विक फैसला नहीं लिया जा सकता। साथ ही विशेष और विभेदक उपचार को लेकर भी विकसित और विकासशील देशों के बीच बड़ा मतभेद है। अमीर देशों का मानना है कि भारत और चीन जैसे बड़े देशों को अब विकासशील देशों वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। अंत में खेती और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी एक बड़ी बाधा है। खेती पर दी जाने वाली सब्सिडी और बाजारों तक पहुंच को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है उसका कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। यही सब कारण है जिसकी वजह से आज वैश्विक व्यापार प्रणाली को पूरी तरह बदलने की मांग की जा रही है। अब हम बात करेंगे वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका और उसकी स्थिति के बारे में। भारत आज एक बहुत ही अनोखी स्थिति में खड़ा है। एक तरफ भारत को बहुपक्षीय व्यापार नियमों से बहुत लाभ मिलता है तो दूसरी तरफ वो इन नियमों में मौजूद कमियों या असमानताओं का शिकार भी बनता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज होने के नाते विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार के लिए भारत का जो एजेंडा है वह सीधे तौर पर हमारे विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पास मौजूद अवसरों की। दुनिया में आजकल China+1 की रणनीति चल रही है जिसमें कंपनियां चीन के अलावा किसी दूसरे देश में अपना बेस बनाना चाहती हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बेहतरीन मौके पैदा हो रहे हैं। हमारा सेवा क्षेत्र भी कमाल कर रहा है जिसका निर्यात $250 बिलियन से भी ज्यादा है। अगर डिजिटल व्यापार के लिए अच्छे वैश्विक नियम बनते हैं तो इसका सीधा फायदा हमारे सर्विस सेक्टर को होगा। WTO का व्यापार सुविधा समझौता हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए कस्टम लागत को कम कर रहा है। इसके साथ ही साल 2023 की G20 अध्यक्षता ने समावेशी व्यापार सुधारों के लिए भारत की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए भारत खुद को एक लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। भारत के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM भारत के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि इससे स्टील, एल्यूमीनियम, फर्टिलाइजर और सीमेंट जैसे हमारे उत्पादों के लगभग $8 बिलियन के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। WTO की अपीलीय संस्था के ठप होने का मतलब है कि अगर भारत अमेरिका या यूरोपीय संघ के खिलाफ कोई कानूनी जीत हासिल भी कर ले तो उसे लागू करवाना नामुमकिन सा हो गया है। इसके अलावा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे बड़े व्यापारिक गुट से बाहर रहने की वजह से भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक नुकसान होने का डर है। विशेष और विभेदक उपचार के नियमों में हो रही कमजोरी हमारे कृषि सहायता कार्यक्रमों जैसे MSP और खाद्य भंडार के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। साथ ही डेटा से जुड़े अलग अलग और बिखरे हुए नियमों के कारण हमारी IT कंपनियों की लागत बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए WTO की मेज पर भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट रहा है। भारत लगातार 4 मुख्य बातों की मांग कर रहा है। पहली ये कि अपीलीय संस्था को फिर से बहाल किया जाए ताकि विवादों का फैसला हो सके। दूसरी ये कि कृषि समझौते के तहत भारत को अपने लोगों के लिए सार्वजनिक खाद्य भंडारण रखने की पूरी आजादी मिले। तीसरी मांग ये है कि सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए ट्रिप्स नियमों में छूट बनी रहे ताकि गरीबों को इलाज मिल सके। चौथी मांग ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यानी इंटरनेट के जरिए होने वाले लेन देन पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी न लगाने का जो नियम है उसे फिलहाल जारी रखा जाए। भारत की ये पूरी कोशिश है कि वैश्विक व्यापार का ये सिस्टम सबके लिए बराबरी का और न्यायपूर्ण हो। अब बात करते हैं उन समाधानों की जिनसे हम वैश्विक व्यापार प्रणाली को फिर से मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला सुझाव है योग्यता आधारित बहुमत मतदान की व्यवस्था अपनाना। अभी तक WTO में हर फैसला सबकी सहमति से होता है जिसे बदलकर बहुमत के आधार पर वोटिंग शुरू करनी चाहिए। खासकर अपीलीय संस्था के सदस्यों की नियुक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है ताकि कोई एक देश पूरी प्रक्रिया को रोककर सिस्टम को ठप न कर सके। दूसरा जरूरी कदम है संरक्षणवादी उपायों को कम करना। दुनिया भर के देशों को चाहिए कि वे ऊंचे टैक्स या टैरिफ कोटा और सब्सिडी जैसी चीजों को सीमित करें क्योंकि ये व्यापार के स्वाभाविक बहाव को बिगाड़ते हैं। अगर हम WTO की संस्थागत क्षमता को बढ़ाते हैं तो एक तरफा टैरिफ लगाने से होने वाले व्यापार युद्धों का समाधान प्रभावी ढंग से निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही हमें व्यापार के नियमों और जलवायु परिवर्तन के बीच एक तालमेल बिठाने की जरूरत है। व्यापार नीतियों का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने के लिए तो होना चाहिए लेकिन इसका उपयोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे छिपे हुए व्यापारिक अवरोध बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे पर्यावरण भी बचे और व्यापार भी फलता फूलता रहे। आज के दौर में डिजिटल व्यापार के लिए नियम बनाना भी बहुत आवश्यक है। ई कॉमर्स एक देश से दूसरे देश में डेटा का जाना और डिजिटल टैक्स जैसे विषयों पर वैश्विक मानक तय होने चाहिए। जैसे कि WTO का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर समझौता इस दिशा में एक अच्छी पहल हो सकती है, जिससे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वैश्विक व्यापार प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की एक बहुत मजबूत बुनियाद है, लेकिन आज यह भू राजनीतिक तनाव और संरक्षणवाद की वजह से दबाव में है। विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना और बहुपक्षीय नियमों को मजबूत करना अब अनिवार्य हो गया है, ताकि व्यापार का एक निष्पक्ष और लचीला सिस्टम बना रहे। एक नए और सुधरे हुए ढांचे में विकास की जरूरत और डिजिटल गवर्नेंस और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन होना चाहिए, ताकि दुनिया के हर देश को समान रूप से तरक्की करने का मौका मिल सके। इंडिया फ्रांस रिलेशंस। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की एक आधिकारिक यात्रा की है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि अब हमारे रिश्तों के दर्जे को बढ़ाकर विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कर दिया गया है। इन रिश्तों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया है, जिसे वार्षिक विदेश मंत्रियों का व्यापक संवाद कहा जा रहा है। ये संवाद हमारे होराइजन 2047 रोड मैप की बारीकी से निगरानी करेगा। रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में इस बार कई ऐसी चीजें हुई हैं जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रही हैं। जैसे कि भारत में टाटा और एयरबस मिलकर देश की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर बनाने वाली यूनिट लगाएंगे, जहां H-125 हेलीकॉप्टरों की फाइनल असेंबली लाइन तैयार की जाएगी। इसके अलावा विमानों के इंजनों के लिए MRO हब बनाए जाएंगे, जो लीप और M88 इंजनों की मरम्मत और देखभाल करेंगे। भारत की BEL और फ्रांस की सफरान कंपनी मिलकर हैमर नाम के स्मार्ट हथियारों के लिए एक साझा उपक्रम शुरू करेंगी। साथ ही सैन्य तकनीक की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए एक जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप भी बनाया गया है। अर्थव्यवस्था और भविष्य के बुनियादी ढांचे को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भारत और फ्रांस ने अपने 1992 के दोहरे कराधान बचाव समझौते में बदलाव किया है, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसे नियमों को लागू किया जा सके। इसके साथ ही इसमें से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को भी हटा दिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों पर मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां हाई स्पीड रेल और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों पर दोनों देशों का साझा ध्यान होगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझा घोषणा की गई है। इसमें खनिजों की खोज, उनकी खुदाई, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग की तकनीकों पर मिलकर काम किया जाएगा। अंत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने मिलकर साल 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की शुरुआत साल 1947 में हुई थी, जिसे साल 1998 में एक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। साल 2008 में दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ और साल 2023 में होराइजन 2047 रोड मैप अपनाकर इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती दी गई। अगर हम रणनीतिक और बहुपक्षीय नजरिए से देखें तो भारत ने अब अपना ध्यान सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित न रखकर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया है। इसमें रियूनियन आइलैंड जैसे स्थानों से निगरानी बढ़ाने में फ्रांस भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत और फ्रांस मिलकर अफ्रीका में भी त्रिपक्षीय सहयोग कर रहे हैं, जिससे वहां विकास परियोजनाओं की लागत कम होगी और चीन के बढ़ते प्रभाव का एक बेहतर विकल्प तैयार हो सकेगा। वैश्विक स्तर पर भी फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करता है और वो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी एक मुख्य हिस्सा है। रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो फ्रांस आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है। साल 2024 का डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अब केवल सामान खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दोनों देश मिलकर हथियारों के डिजाइन और उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि AMC-A और हैमर मिसाइलें। हमारी नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही फ्रांस की 6 स्कॉर्पियन, पनडुब्बियां और राफेल विमानों की ताकत मौजूद है। दोनों देशों की सेनाएं वरुण, फ्रिंजेक्स ला पेरोस और ओरियन जैसे साझा युद्धाभ्यासों के जरिए अपनी ताकत को और निखार रही हैं। व्यापार और निवेश के मामले में फ्रांस यूरोपीय संघ के भीतर नीदरलैंड और जर्मनी के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। अंतरिक्ष और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES मिलकर तृष्णा सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं और फ्रांस हमारे गगनयान मिशन को भी पूरा समर्थन दे रहा है। डिजिटल क्षेत्र में तो भारत की UPI सेवा अब फ्रांस में भी शुरू हो चुकी है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं।
दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु ऊर्जा परियोजना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर नया शोध हमारे ऊर्जा सहयोग की नई मिसाल है। हालांकि इन रिश्तों के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार केवल 12.67 बिलियन यूरो रहा है, जो उम्मीद से कम है। इसके अलावा रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर दोनों की राय अलग है। जहां फ्रांस ने इसकी कड़ी निंदा की, वहीं भारत ने रणनीतिक संयम बनाए रखा। अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे बीच छात्रों की आवाजाही, पर्यटन और सांस्कृतिक मेलजोल भी अभी कम है। साथ ही यूरोपीय संघ के सख्त नियम जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारतीय निर्यात के लिए बाधा बन रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर भारत और फ्रांस के रिश्ते रणनीतिक स्वायत्तता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह रिश्ता दिखाता है कि कैसे भारत एक पश्चिमी शक्ति के साथ खास दोस्ती निभाते हुए भी वैश्विक संघर्षों पर अपना स्वतंत्र रुख रख सकता है। सुरक्षा से परे या नवाचार की साझेदारी है। यूपीआई और परमाणु रिएक्टरों के साझा विकास के जरिए फ्रांस भारत को तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने में मदद कर रहा है। यह सहयोग ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए ये पश्चिमी देशों की पूंजी और विकासशील देशों की ऊर्जा जरूरतों के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रहा है। आप इस कोर्सेस टैब से विजन आईएएस मैगजीन 2025 और 2026 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइन लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत अब अमेरिका में बिकने वाले मेड इन इंडिया उत्पादों पर लगने वाला पारस्परिक शुल्क, जो पहले 25% था, उसे घटाकर तुरंत प्रभाव से 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर लगने वाली 25% की अतिरिक्त ड्यूटी को भी पूरी तरह से हटा लिया है। यह समझना जरूरी है कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूसी तेल के आयात को लेकर भारत पर कुल 50% तक का भारी टैक्स लगा दिया था, जिसमें 25% का पारस्परिक शुल्क और 25% की अतिरिक्त ड्यूटी शामिल थी। लेकिन अब इस नए फैसले से भारतीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इस समझौते की एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भी अमेरिकी सामानों के आयात को बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत आने वाले समय में अमेरिका से लगभग $500 बिलियन से भी ज्यादा कीमत के ऊर्जा उत्पादक, तकनीकी उत्पाद और परमाणु उपकरण खरीदेगा। इसके साथ ही भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर लगने वाले टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को भी धीरे धीरे कम करेगा, ताकि व्यापार करना और भी आसान हो सके। इस समझौते को हम 5 मुख्य बिंदुओं के जरिए बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर ये हमारे और आपके लिए इतना खास क्यों है। सबसे पहली बात है आर्थिक विस्तार की। ये डील हमारे देश के किसानों, छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई, कुशल कामगारों और नए उद्यमियों के लिए अवसरों का एक नया पिटारा खोलती है। इसके जरिए भारतीय उत्पादों को दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी बाजार में बेहतर जगह मिलेगी, जिससे रोजगार के नए साधन बनेंगे। दूसरा बड़ा फायदा है तकनीकी पहुंच का। इस समझौते के बाद अब भारत को अमेरिका की उन उन्नत और आधुनिक तकनीकों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी, जो पहले हमारे लिए पाना थोड़ा मुश्किल था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है रणनीतिक सुधार। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर जो तनाव चल रहा था, वह अब काफी कम हो जाएगा। इससे भारत और अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों में भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही ये समझौता हमारी भू राजनीतिक मजबूती को भी बढ़ाता है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए किसी भरोसेमंद साथी की तलाश में है, तब ये डील भारत की भूमिका को और बड़ा करती है और किसी एक देश जैसे कि चीन के दबदबे को चुनौती देने में मदद करती है। ये डील हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी है। इससे देश में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ेगा, जिससे हमारे भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में यह समझौता विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर और बढ़ाएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बनेगी। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। अगर हम भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की बात करें, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। खास बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में फायदे की स्थिति यानी ट्रेड सरप्लस में रहता है, जिसका मुख्य कारण हमारी सेवाओं और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का निर्यात है। आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2024 में हमारा आपसी व्यापार $119.71 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर $132.2 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। निवेश के मामले में भी अमेरिका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2000 से 2025 के बीच अमेरिका भारत में $70.65 बिलियन के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को दवाएं, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न एवं आभूषण निर्यात करता है।
वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका से कच्चा तेल, LNG, विमान के पुर्जे और रक्षा उपकरण जैसी जरूरी चीजें खरीदता है। ये नया समझौता न केवल इन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी, जब साल 2004 में नई दिल्ली में भारत और GCC के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि भविष्य में मुक्त व्यापार की संभावनाओं को तलाशा जा सके। भारत के लिए इस समझौते के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे आर्थिक रिश्तों की पूरी क्षमता को उजागर करने का एक सुनहरा मौका है। GCC देशों की अर्थव्यवस्था आज के समय में लगभग $2.3 ट्रिलियन की है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है। मौजूदा समय में जब पूरी दुनिया में वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में ये समझौता लंबे समय तक आपूर्ति की सुरक्षा और व्यापार के विस्तार को मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा ये समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस के स्रोतों में विविधता लाने में भी काफी मदद करेगा। अगर हम व्यापार और निवेश के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का GCC देशों के साथ व्यापार $178.56 बिलियन तक पहुंच गया था, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15.42% हिस्सा है। निवेश के मामले में भी ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि सितंबर 2025 तक इन देशों से भारत में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $31.14 बिलियन से भी अधिक हो चुका है। आर्थिक रिश्तों के साथ साथ ये हमारे आपसी जनसंपर्क को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि खाड़ी देशों में लगभग 10 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। अब थोड़ा GCC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को 6 देशों के बीच एक सहयोग समझौते के माध्यम से हुई थी। इन 6 सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। इस संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तालमेल, एकीकरण और आपसी जुड़ाव को बढ़ाना है, ताकि वे आपस में एकता कायम कर सकें। इस संगठन को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 संस्थाएं काम करती हैं, जिनमें सुप्रीम काउंसिल और उससे जुड़ा विवाद निपटान आयोग, मंत्री स्तरीय परिषद और सचिवालय शामिल हैं। ये पूरा ढांचा मिलकर इन देशों के आर्थिक और राजनीतिक फैसलों को दिशा देता है। प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इजराइल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है, जहां दोनों देशों ने अपने आपसी सहयोग को और भी गहरा और मजबूत बनाने का फैसला किया है। इस यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि अब हमारे रिश्तों को एक नया नाम दिया गया है, जिसे विशेष रणनीतिक साझेदारी कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब दोनों देश शांति, नए आविष्कारों और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसे महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर एक नई पहल कहा जा रहा है। इसकी कमान दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के हाथों में होगी। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। AI को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं और भविष्य की चुनौतियों को पहले से भांपने के लिए एक विशेष तंत्र भी शुरू किया गया है। रोजगार और कामगारों के लिए भी इस यात्रा में एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अब अगले 5 सालों में लगभग 50,000 भारतीय श्रमिकों को इजराइल में काम करने का मौका मिल सकेगा, जिसे श्रम गतिशीलता कहा जाता है। साथ ही आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों देश मिलकर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और इसके तहत भारत में एक इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। खेती, किसानी और पानी की तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। एक नया नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, जिससे खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसके अलावा कृषि अनुसंधान के लिए 20 संयुक्त फेलोशिप की भी शुरुआत की गई है, ताकि वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर सकें। इतना ही नहीं, अब हम आने वाले समय में अपने UPI पेमेंट सिस्टम को इजराइल के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की संभावना पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वहां लेन देन करना बहुत आसान हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अकादमिक फोरम और दोनों देशों की संसदों के बीच बेहतर संवाद के लिए एक संसदीय मित्रता समूह बनाने पर भी सहमति बनी है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि भारत और इजराइल का भविष्य एक दूसरे के साथ कितना मजबूत होने वाला है। इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि भारत ने 1950 में ही इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी, लेकिन हमारे बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध साल 1992 में जाकर शुरू हुए। आज ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा हो चुका है। इजराइल आज एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगर हम हालिया आंकड़ों को देखें तो वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $3.75 बिलियन तक पहुंच गया है। इस व्यापार में मुख्य रूप से हीरे, रसायन और उन्नत तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
रक्षा के क्षेत्र में भी इजराइल भारत के लिए एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद हथियार आपूर्ति करता रहा है, जो हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही तकनीक और पानी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। भारत और इजराइल ने मिलकर एक विशेष फंड बनाया है, जिसे इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। इजराइल अपनी जल प्रबंधन तकनीकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और भारत उनके साथ मिलकर ड्रिप सिंचाई, खारे पानी को मीठा बनाने वाली डिसैलिनेशन तकनीक और जल प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, ताकि खेती और पीने के पानी की समस्या को सुलझाया जा सके। अंत में अगर हम क्षेत्रीय संपर्क की बात करें तो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साथ खड़े नजर आते हैं। भारत और इजराइल I2U2 जैसे समूहों में मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे IMEC कहा जाता है, उसमें भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भविष्य में व्यापार के रास्तों को पूरी तरह बदल देगा। इस तरह भारत और इजराइल की ये साझेदारी आज के समय में हर क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मलेशिया। हाल ही में प्रधानमंत्री की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और तकनीक के तालमेल को लेकर अपनी साझा प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में ही भारत और मलेशिया के राजनयिक संबंधों को बढ़ाकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दे दिया गया था, जो ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक और रक्षा सहयोग को लेकर कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक रणनीतिक मामले कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच तकनीकी और रख रखाव में सहयोग बढ़ाने के लिए 130 फोरम की भी स्थापना की गई है। रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत को परखने के लिए दोनों सेनाओं ने नेहरीमऊ शक्ति नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण भी सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। मलेशिया की कंपनियां अब भारत में हरित ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दोनों देश मिलकर कुशल कामगारों को तैयार करने यानी वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा और कृषि की बात करें तो मलेशिया ने भारत को एक भरोसेमंद पाम ऑयल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपना समर्थन फिर से दोहराया है। पाम ऑयल हमारी रसोई और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होता है और मलेशिया की ये प्रतिबद्धता भारत की जरूरतों को पूरा करने में बहुत सहायक होगी। अगर हम व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसका मतलब है कि हमारे बाजारों और सामानों का लेन देन इस देश के साथ बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ पैसों और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे खूबसूरत पहलू है लोगों का आपसी जुड़ाव। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में लोगों की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर होती है। वहां लगभग 2.75 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम कुल भारतीय प्रवासियों की बात करें तो मलेशिया में लगभग 2.9 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया भर में तीसरे स्थान पर आता है। ये आपसी जुड़ाव हमारी संस्कृति और सॉफ्ट पावर में भी साफ झलकता है। मलेशिया की धरती पर लगभग 20,000 हिंदू मंदिर और कई गुरुद्वारे मौजूद हैं, जो वहां की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। वहां न केवल भारतीय धर्मों का सम्मान है, बल्कि कई भारतीय भाषाएं भी बड़े चाव से बोली और सुनी जाती हैं। इस तरह व्यापार, परिवार और संस्कृति के धागों से बुना यह रिश्ता भारत और मलेशिया को एक अटूट बंधन में बांधता है। प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स विजिट टू इंडिया। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला क्षेत्रीय सहयोग को लेकर हुआ है, जहां अब सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बनने जा रहा है। ये एक ऐसा सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के सामने आने वाले साझा खतरों और सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करना है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी सेशेल्स ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने पर सहमति जताई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि अब सेशेल्स भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देगा, जो कि दवाओं के मानकों की एक किताब है। इससे सेशेल्स को भारत से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां खरीदने में आसानी होगी। आज के डिजिटल युग को देखते हुए भारत ने सेशेल्स में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरी मदद करने का वादा किया है। इसके साथ ही समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए भारत की सहायता से सेशेल्स एक हाइड्रोग्राफिक यूनिट भी स्थापित करेगा, जो समुद्र के नक्शे और गहराई मापने में मदद करेगी। इन सब विकास कार्यों और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सेशेल्स को $175 मिलियन के एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। अब ये समझना जरूरी है कि सेशेल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
भारत की एक बहुत बड़ी सोच है जिसे सागर और महासागर विजन कहा जाता है, जिसका मतलब है क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। सेशल्स इस विजन का एक बहुत ही केंद्रीय स्तंभ है। अगर हम इसके भौगोलिक स्थान को देखें तो ये समुद्र के उन रास्तों के करीब है जहां से दुनिया का बड़ा व्यापारिक जहाज गुजरता है, जैसे कि मोजाम्बिक चैनल। इसीलिए भारत सेशल्स के जम्पशन आइलैंड को विकसित करना चाहता है ताकि वहां से समुद्री निगरानी बढ़ाई जा सके। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी सेशल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने सेशल्स में तटीय निगरानी रडार प्रणाली तैनात की है। इसके अलावा सेशल्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है और दोनों देश मिलकर लामिये नाम का संयुक्त समुद्री अभ्यास भी करते हैं, जो हमारी रक्षा दोस्ती को और मजबूत बनाता है। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील विजिट टू इंडिया। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि दोनों देशों ने अपने आपसी व्यापार के लक्ष्य को संशोधित किया है। पहले ये लक्ष्य $20 बिलियन था, जिसे अब बढ़ाकर साल 2030 तक $30 बिलियन कर दिया गया है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष, अक्षय ऊर्जा और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही भविष्य के लिए एक डिजिटल साझेदारी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र और कार्य योजना को भी अपनाया गया है, ताकि तकनीकी क्षेत्र में दोनों देश कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अगर हम भारत और ब्राजील के ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो हमारे बीच राजनयिक संबंध साल 1948 में ही स्थापित हो गए थे, जिन्हें साल 2006 में अपग्रेड करके रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। भारत और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत करीब हैं और वे ब्रिक्स, बेसिक G20, G4 और इप्सा जैसे कई महत्वपूर्ण मंचों पर साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी बड़ी संस्थाओं में भी दोनों देशों के विचार अक्सर एक जैसे होते हैं। व्यापार के मोर्चे पर भी अच्छी प्रगति देखने को मिली है। साल 2025 में हमारा आपसी व्यापार 25% से भी अधिक की बढ़त के साथ $15.21 बिलियन तक पहुंच गया है। ये व्यापार मुख्य रूप से भारत और मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत संचालित होता है, जो दक्षिण अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक ब्लॉक है। पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी ब्राजील भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है। ब्राजील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सह संस्थापक सदस्य बना है, जो जैविक ईंधन को बढ़ावा देने की एक बड़ी वैश्विक पहल है। इसके साथ ही ब्राजील ने साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की भी पुष्टि की थी, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और ब्राजील की साझेदारी और भी गहरी हो गई है। ये यात्रा दिखाती है कि आने वाले समय में दक्षिण अमेरिका के इस सबसे बड़े देश के साथ भारत के रिश्ते विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। पावर गैप इंडेक्स। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस इंडेक्स का जिक्र किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि भारत फिलहाल अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से थोड़ा नीचे काम कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे पास जितनी ताकत और संसाधन है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका उतना प्रभाव अभी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये पावर गैप इंडेक्स असल मिनेशिया पावर इंडेक्स से निकला हुआ एक विश्लेषण है। इस मुख्य इंडेक्स को ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट हर साल तैयार करता है। इस इंडेक्स का काम ये मापना है कि एशिया के अलग अलग देशों के पास कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों के जरिए वे दूसरे देशों पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। इसके आधार पर देशों की सापेक्ष शक्ति यानी रिलेटिव पावर की रैंकिंग तय की जाती है। ये इंडेक्स कुल 27 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। इसके लिए 131 अलग अलग संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें 8 मुख्य विषयों में बांटा गया है। इनमें किसी देश की सैन्य क्षमता और उसके रक्षा नेटवर्क, आर्थिक क्षमता और व्यापारिक रिश्ते, राजनयिक और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ उस देश की लचीलापन यानी रेजिलियंस और भविष्य के संसाधनों को गहराई से परखा जाता है। अगर हम इसके 2025 के संस्करण की बात करें तो भारत का पावर गैप स्कोर -4.0 रहा है। ये स्कोर हमें बताता है कि भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता के मुकाबले कम प्रभाव डाल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक महाशक्ति बनने की राह में हमारे पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने एक बड़े प्रभाव या असर में बदलने के लिए हमें अभी और भी ज्यादा मेहनत और बेहतर नीतियों की जरूरत है। ये इंडेक्स हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें अपनी वैश्विक स्थिति सुधारने के लिए किन क्षेत्रों पर और काम करना होगा। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। अब हम एक बहुत ही गर्व की बात करेंगे, क्योंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS की अध्यक्षता संभाल ली है। यह हमारे देश और हमारी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये IONS क्या है, तो आपको बता दें कि ये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक और समावेशी बहुपक्षीय मंच है। इसमें कुल 25 देश शामिल हैं।
इस मंच की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत साल 2008 में खुद भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी, ताकि इस क्षेत्र के सभी देश समुद्र से जुड़ी चुनौतियों पर एक साथ आ सकें। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां अलग अलग देशों की नौसेनाएं आपस में रचनात्मक जुड़ाव कर सकती हैं। इससे सभी नौसेनाओं को अपनी साझा चुनौतियों जैसे कि समुद्री डकैती सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर चर्चा करने का मौका मिलता है, जिससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता में बड़ा योगदान मिलता है। भारत की अध्यक्षता में अब ये उम्मीद और भी बढ़ गई है कि हिंद महासागर का ये क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सहयोगी बनेगा। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है। ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी सीएमएफ के तहत काम करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि अब भारतीय नेतृत्व इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशिक्षण और सुरक्षा की दिशा तय करेगा। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है। ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है, जिसे हम इच्छुक देशों का गठबंधन भी कह सकते हैं। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना और उसे मजबूती देना है। सरल शब्दों में कहें तो ये संगठन ये सुनिश्चित करता है कि समुद्र में व्यापार और आवाजाही के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उनका पालन सही तरीके से होता रहे। अगर इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें भारत सहित कुल 47 देश शामिल हैं। इस गठबंधन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें देशों का योगदान स्वैच्छिक और लचीला होता है। इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य देश अपनी क्षमता और संसाधनों के हिसाब से इसमें हिस्सा ले सकता है। यहाँ किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं होती। इस संगठन का मुख्य कार्य या जनादेश बहुत ही स्पष्ट है। इसका लक्ष्य उन अवैध गैर राज्य तत्वों को रोकना है जो समुद्र में अशांति फैलाते हैं, जैसे कि समुद्री लुटेरे या तस्कर। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा मकसद समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है, ताकि वैश्विक वाणिज्य यानी दुनिया भर का समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से चलता रहे। भारत का इस टास्क फोर्स की कमान संभालना ये दिखाता है कि दुनिया अब समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के अनुभव और शक्ति पर कितना भरोसा करती है। फॉर्ज इनिशिएटिव। हाल ही में अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित पहली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के दौरान इस नए मंच को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस बैठक में भारत सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और उसमें विविधता लाना है, ताकि भविष्य में इनकी कमी ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोर्ज पहल आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि फोर्ज का पूरा नाम फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट है। इसे पहले से चल रहे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया है। एमएसपी का काम भी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करना था, ताकि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, और अब फोर्ज उसी काम को एक नए और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बहुत ही खास है। फोर्ज से जुड़े सभी भागीदार देश नीतिगत स्तर पर और बड़े प्रोजेक्ट्स के स्तर पर मिलकर काम करेंगे। वे ऐसी कोशिशों को बढ़ावा देंगे जिससे महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन न केवल विविध और सुरक्षित बने, बल्कि इतनी लचीली भी हो कि किसी भी वैश्विक संकट के समय वो टूटे नहीं। आज के दौर में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां और आधुनिक तकनीक तेजी से बढ़ रही है, तब लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए ये फोर्ज पहल पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। प्रोजेक्ट वॉल्ट। अब हम एक बेहद नई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल के बारे में बात करेंगे, जिसे अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट का नाम दिया है। ये पहल मुख्य रूप से वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का एक मजबूत भंडार खड़ा करने के लिए शुरू की गई है। सरल शब्दों में समझें तो प्रोजेक्ट वॉल्ट अमेरिका का एक रणनीतिक क्रिटिकल मिनरल रिजर्व बनाने का अभियान है। इसे आप अमेरिका के उस मशहूर तेल भंडार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की तरह समझ सकते हैं, जिसे आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया था। फर्क बस इतना है कि यहाँ तेल की जगह उन आधुनिक खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जमा किया जाएगा जो आज के स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेमीकंडक्टर्स और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये एक स्वतंत्र रूप से संचालित सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसका मतलब है कि इसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी। ये संस्था बाजार से इन महत्वपूर्ण खनिजों को खरीदेगी और उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि भविष्य में अगर कभी युद्ध या किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण इन खनिजों की सप्लाई रुक जाए तो अमेरिकी उद्योगों और रक्षा क्षेत्र के पास अपना खुद का एक बड़ा भंडार हो। ये कदम खास तौर पर चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि फिलहाल दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पर उन्हीं का कब्जा है। प्रोजेक्ट वॉल्ट के जरिए अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके भविष्य की तकनीक और सुरक्षा किसी बाहरी देश के फैसलों की मोहताज न रहे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी।
हाल ही में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस संधि के खत्म होने से दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु भंडारों यानी अमेरिका और रूस पर लगा आखिरी कानूनी अंकुश भी हट जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अब तक एक कानून था जो इन दोनों देशों को बहुत ज्यादा परमाणु हथियार रखने से रोकता था, लेकिन अब वो सुरक्षा कवच खत्म होने की कगार पर है। इस संधि को आधिकारिक तौर पर न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कहा जाता है। इसे साल 2010 में साइन किया गया था और ये 2011 में लागू हुई थी। इस संधि का सबसे मुख्य काम परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। इसके तहत अमेरिका और रूस दोनों के लिए ये तय किया गया था कि वे 1550 से ज्यादा तैनात रणनीतिक परमाणु हथियार नहीं रख सकते। ये एक ऐसी सीमा थी जिसने दुनिया को एक बड़े परमाणु युद्ध के खतरे से बचाए रखा। हथियारों के साथ साथ ये संधि उन जरियों पर भी रोक लगाती थी जिनसे ये परमाणु हमले किए जा सकते हैं। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें और भारी बमवर्षक विमानों की संख्या को सीमित रखा गया था, ताकि कोई भी देश अपनी सैन्य शक्ति को बेतहाशा न बढ़ा सके। ये संधि केवल एक समझौता नहीं थी, बल्कि हथियारों के नियंत्रण को मजबूत करने वाली दुनिया की आखिरी कानूनी रूप से बाध्यकारी द्विपक्षीय संधि थी। इसने दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले वैश्विक मानदंडों को मजबूती दी थी। यूएस डिपार्चर फ्रॉम इंटरनेशनल रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपनी वैश्विक विकिरण सुरक्षा नियमावली से अलारा दर्शन को पूरी तरह हटा दिया है। ये बदलाव सुनने में शायद तकनीकी लगे, लेकिन इसका असर परमाणु क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा पर गहरा पड़ सकता है। अभी तक अमेरिका और पूरी दुनिया में विकिरण से बचने के लिए जिस सिद्धांत का पालन होता था, उसे अलारा यानी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल कहा जाता है। इसका सरल मतलब यह है कि विकिरण के संपर्क में आने के स्तर को उतना कम रखा जाए जितना व्यावहारिक रूप से संभव हो सके। लेकिन अब अमेरिका एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जिसे रिस्क इन्फॉर्म्ड अप्रोच कहा जाता है। इस नई नीति में सुरक्षा से ज्यादा काम करने की कार्यकुशलता और लागत की बचत को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बदलाव के साथ एक बड़ा जोखिम ये जुड़ा है कि अब कर्मचारियों के विकिरण के संपर्क में आने का खतरा बढ़ सकता है। पहले कानूनन ये अनिवार्य था कि विकिरण की मात्रा को कानूनी सीमा से भी काफी नीचे रखा जाए, लेकिन अब वो सख्त नियम हट जाने से सुरक्षा के मानकों में ढील आ सकती है। अगर हम विकिरण सुरक्षा के आधार को समझें तो पूरी दुनिया का ढांचा दो मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। इसमें पहला स्तंभ वही अलारा सिद्धांत है जो ये सिखाता है कि हमें सामाजिक और आर्थिक कारकों का संतुलन बनाते हुए विकिरण को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिए। वहीं दूसरा स्तंभ एलएनटी यानी लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल है। ये एक वैज्ञानिक मॉडल है जो ये मानकर चलता है कि विकिरण की कोई भी मात्रा, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना हो, उसमें कैंसर का खतरा बना रहता है। इसी वैज्ञानिक सोच की वजह से दुनिया भर में परमाणु केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। अमेरिका का इस स्थापित मानक से पीछे हटना आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा नियमों के लिए एक नई बहस छेड़ सकता है। आर्कटिक सेंट्री। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम आर्कटिक सेंट्री रखा गया है। ये मिशन मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस महत्वपूर्ण मिशन का नेतृत्व संयुक्त बल कमान नॉरफोक कर रहा है। ये कमान नाटो के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक सेतु या पुल की तरह काम करती है और समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आर्कटिक सेंट्री को शुरू करने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य नाटो के सदस्य देशों की रक्षा करना, उनके क्षेत्रों को सुरक्षित रखना और मुश्किल परिस्थितियों में भी वहां स्थिरता बनाए रखना है। दरअसल पिछले कुछ समय में रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दिलचस्पी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्कटिक सेंट्री के जरिए नाटो अब इस बर्फीले इलाके में अपनी चौकसी और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी टकराव की स्थिति को टाला जा सके। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं गजा के रफा क्रॉसिंग की, जो हाल ही में आंशिक रूप से दोबारा खोला गया है। यह स्थान गजा से बाहर निकलने का सबसे दक्षिणी रास्ता है, जिसकी सीमा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से मिलती है। आपको बता दें कि गजा पट्टी में आने जाने के लिए रफा के अलावा सिर्फ दो और बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, जिनका नाम एरेज और कैरेम शालोम है। अब रुख करते हैं पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र की तरफ। ये इलाका डोनबास के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जबकि दूसरा क्षेत्र लुहांस्क है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो डोनेट्स्क के दक्षिण में अजोव सागर स्थित है, जो कर्च जलड मरुमध्य के जरिए काला सागर से जुड़ा हुआ है, और इसके पूर्व में रूस की सीमा लगती है। इसके बाद चर्चा करते हैं चागोस द्वीप समूह की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से आग्रह किया है कि वो इसे मॉरिशस को न सौंपे। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया हैजेस का उपयोग ब्रिटेन और अमेरिका एक संयुक्त सैन्य अड्डे के रूप में करते हैं।
ये हिंद महासागर में मॉरिशस के उत्तर पूर्व में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 2019 के फैसले और बढ़ते वैश्विक दबाव के बाद ब्रिटेन ने 2025 में मॉरिशस के साथ एक समझौता किया था ताकि चागोस को लौटाया जा सके, लेकिन डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को 99 साल की लीज पर अपने पास रखने की शर्त रखी थी। अंत में बात करते हैं सूडान के एल फाशर शहर की, जहां एक अर्धसैनिक समूह द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान नरसंहार के संकेत मिले हैं। सूडान के इस संघर्ष से कई प्रमुख इलाके प्रभावित हुए हैं, जिनमें राजधानी खार्तूम और पश्चिमी सूडान का दारफुर क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा एल गेनेना जमजम विस्थापन शिविर, कोर्डोफान क्षेत्र और ब्लू नाइल राज्य भी इस हिंसा की चपेट में है। इस पूरे संकट से मसालेट्स, गावा और फुर जैसे समुदायों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 3. इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की सुगमता को आर्थिक विकास का एक मुख्य आधार बनाया गया है। सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे छोटे बड़े सभी व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सामान की आवाजाही की। कार्गो क्लियरेंस के लिए अब एक सिंगल डिजिटल विंडो बनाई जाएगी, जिससे मंजूरी लेना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही अगर किसी सामान में नियमों का थोड़ा उल्लंघन होता है तो उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ड्यूटी चुकाकर तुरंत क्लियर कराया जा सकेगा। बंदरगाहों यानी पोर्ट्स पर चेकिंग को आसान बनाने के लिए एआई आधारित स्कैनिंग की सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे सामान को बिना खोले ही जांचा जा सकेगा। अगले 2 सालों में एक पूरा कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम भी लागू कर दिया जाएगा। निवेश और टैक्स के मोर्चे पर भी बड़े सुधार हुए हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अब भारतीय लिस्टेड कंपनियों में ज्यादा इक्विटी निवेश करने की अनुमति दी गई है। शेयर धारकों के लिए टैक्स बायबैक को अब कैपिटल गेन्स की तरह देखा जाएगा। एक और बड़ी राहत यह है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट को अब फाइनल टैक्स बनाने का प्रस्ताव है और इसकी दर को घटाकर 14% कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स असेसमेंट और जुर्माने की कार्यवाही अब एक ही कॉमन ऑर्डर के जरिए पूरी की जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है। अगर किसी से रिपोर्टिंग में कोई गलती हो जाती है तो उसे जुर्माने और कानूनी कार्यवाही से बचाने के लिए एक सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। साथ ही अगर किसी के पास 20 लाख रुपए से कम की विदेशी अचल संपत्ति है जिसे वो घोषित नहीं कर पाया था, तो उसे भी कानूनी कार्यवाही से छूट दी गई है। अकाउंट की किताबें या दस्तावेज पेश न कर पाने जैसे छोटे मामलों को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को कैश फ्लो में मदद करने के लिए ड्यूटी डेफरल की अवधि को भी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, इसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी देश में व्यापार करना कितना आसान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के नियम और सरकारी संस्थाएं कितनी अच्छी हैं, जिससे कोई भी इंसान बिना किसी रुकावट के अपना काम शुरू कर सके, उसे चला सके और जरूरत पड़ने पर उसे बंद भी कर सके। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया था, जिसका मतलब है कि केवल 5 सालों में हमने 79 रैंक का सुधार किया है। इसी का नतीजा है कि भारत में व्यापार का पंजीकरण तेजी से बढ़ा है। साल 2020-21 से 2025-26 के बीच इसमें लगभग 27% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो ये बताती है कि लोग अब अपना काम शुरू करने के लिए ज्यादा उत्साहित हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जब नियम साफ और स्थिर होते हैं तो विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार बढ़ता है। जैसे कि सरकार की पीएलआई स्कीम ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया है और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों के बड़े निर्यातक बन गए हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए भी बहुत जरूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन और टीआरईडीएस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कागजी कार्यवाही को कम किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को आसानी से पहचान और नकदी का प्रवाह मिल जाता है। इतना ही नहीं, सुशासन लाने में भी मदद करता है। फेसलेस टैक्स असेसमेंट और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जैसी चीजों ने इंसान का दखल कम कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। जब बिजनेस शुरू करना आसान होता है तो स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों से नए उद्यमी सामने आते हैं और भारत की इस विशाल युवा आबादी के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होती हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति जैसे मास्टर प्लान से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है, जिससे कंपनियां अपना पैसा फालतू के कागजी कामों के बजाय रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा पाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या हमारा धीमा कानूनी सिस्टम है। आज भी करीब 4.6 करोड़ केस अदालतों में लंबित हैं और लगभग 25 लाख करोड़ रुपए व्यापारिक विवादों में फंसे हुए हैं, जो निवेशकों को डराता है। इसके अलावा व्यापार में हुए सुधारों का ज्यादा फायदा बड़े कॉरपोरेट्स को मिला है, क्योंकि उनके पास जीएसटी और ई इनवॉइसिंग जैसी नई प्रणालियों को अपनाने के संसाधन है। एक और बड़ी समस्या ये है कि सभी राज्यों में बदलाव की रफ्तार एक जैसी नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने सुधारों को तेजी से अपनाया है, वहीं कुछ राज्य पीछे छूट गए
हैं, जिससे विदेशी निवेश सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों तक ही सीमित रह जाता है। अंत में जमीन और श्रम से जुड़ी मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जमीन के रिकॉर्ड आज भी डिजिटल नहीं है और स्पष्ट नहीं है। साथ ही हमारी वर्कफोर्स में कौशल की कमी है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सही हुनरमंद लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इन चुनौतियों को सुलझाकर ही हम भारत को सही मायने में व्यापार का स्वर्ग बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन खास कदमों और सुधारों की जो भारत में व्यापार को और भी आसान बनाने के लिए उठाए गए हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जिसे साल 2014 में DPIIT विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद नियमों को सरल बनाना और डिजिटल समाधानों के जरिए व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाना है। इसी कड़ी में साल 2020 में रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन पहल शुरू की गई, ताकि केंद्र और राज्य सरकारें खुद उन नियमों की पहचान कर सकें जो व्यापार और नागरिकों के लिए बोझ बन रहे थे। इसका बड़ा असर ये हुआ कि पिछले 5 सालों में लगभग 47,000 फालतू नियमों या कंप्लायंस को कम कर दिया गया है। कानूनी सुधारों के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2023 के जरिए 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के तहत आने वाले 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यानी छोटी गलतियों पर अब जेल नहीं होगी। इसी तरह सबका बीमा सबका रक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से इंश्योरेंस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं, ताकि पॉलिसी धारकों को बेहतर सुरक्षा मिले और देश के कोने कोने तक बीमा की पहुंच बढ़ सके। आज का युग डिजिटल है, इसलिए सरकार ने कई डिजिटल पहल भी की हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस को अपनी मंजूरियों और क्लियरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ता। वहीं MCA 21 वर्जन 3 एक AI संचालित सिस्टम है जो रजिस्ट्रेशन और जांच परख के काम को पूरी तरह डिजिटल बनाता है। कंपनियों के पंजीकरण के लिए अब स्पाइस प्लस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जो पैंटान और GST जैसी 10 अलग अलग प्रक्रियाओं को एक ही फॉर्म में समेट देता है। लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के खर्च को कम करने के लिए PM गति शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डेटा के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी प्लान करता है। साथ ही यूलिप प्लेटफॉर्म के जरिए 35 से ज्यादा सरकारी सिस्टम्स को जोड़ दिया गया है, ताकि कार्गो की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। छोटे उद्योगों यानी MSME के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लाया गया है, जो डिजिटल डेटा के आधार पर लोन की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक और आसान बना देता है। मजदूरों और काम करने के नियमों को लेकर भी बड़े सुधार हुए हैं। सरकार ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 लेबर कोड बना दिए हैं, जिससे कंपनियों को काम करने में लचीलापन मिलता है और कागजी कार्यवाही कम होती है। टैक्स के मोर्चे पर GST 2.0 ने टैक्स स्लैब को सरल बनाकर और दरों को कम करके भारतीय सामान को बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए स्टार्टअप इंडियाटल इनोवेशन मिशन और निधि जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बिना किसी गारंटी के लोन दिलाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जैसे कि CGTMSE और CGSS काम कर रही हैं, ताकि पैसे की कमी किसी के सपने के आड़े न आए। आगे की राह पर बात करते हुए ये समझना जरूरी है कि हमें अभी और क्या सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपनी न्यायिक कुशलता बढ़ानी होगी। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष कमर्शियल कोर्ट बनाने की जरूरत है, ताकि व्यापारिक विवादों को सुलझाने में लगने वाला समय, जो अभी लगभग 1400 दिन है, उसे घटाकर वैश्विक औसत 400 दिन के करीब लाया जा सके। साथ ही कोर्ट जाने से पहले विवादों को आपसी बातचीत या मध्यस्थता से सुलझाने को अनिवार्य बनाना चाहिए, जिससे अदालतों पर बोझ कम हो और अनुबंधों को लागू करने की लागत भी घटे। सुधारों का अगला पड़ाव राज्य की राजधानियों से निकलकर नगर पालिकाओं और जिलों तक पहुंचना चाहिए, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान कहते हैं। हमारे शहरी स्थानीय निकायों को डिजिटल रूप से इतना मजबूत बनाना होगा कि निर्माण परमिट और बिजली पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन मिल सकें। जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए यूपिन योजना को पूरे देश में तेजी से लागू करना होगा। इसे आप जमीन का आधार समझ सकते हैं, जिससे हर जमीन के टुकड़े की एक विशिष्ट पहचान होगी। इससे कागजी गड़बड़ियां दूर होंगी, विवाद खत्म होंगे और उद्योगों के लिए जमीन खरीदना सुरक्षित और आसान हो जाएगा। हमें भरोसे पर आधारित शासन की ओर बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि छोटी मोटी प्रशासनिक गलतियों के लिए जेल भेजने का डर खत्म कर देना चाहिए। खासकर सूक्ष्म उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल अपनाना चाहिए, जहां व्यापारी खुद नियमों के पालन की घोषणा करें और सरकार केवल जोखिम के आधार पर कभी कभी उनकी जांच करे। भविष्य की तैयारी के लिए भारत को वर्ल्ड बैंक के नए बी रेडी इंडेक्स के मानकों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। इसमें हमें पर्यावरण, समाज और बेहतर गवर्नेंस यानी ESG रिपोर्टिंग को शामिल करना होगा। साथ ही अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत का इस्तेमाल करके पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाना होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कागजी रैंकिंग सुधारने का खेल नहीं है, बल्कि ये देश की क्षमता बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है। इससे निवेश बढ़ता है, नए उद्योग पनपते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है।
भारत के संदर्भ में बेहतर कारोबारी माहौल से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती है, छोटे उद्योगों के टिके रहने की संभावना बढ़ती है और सरकार व नागरिकों के बीच की दूरी कम होती है। इसकी असली सफलता तभी है जब हम एक ऐसा पारदर्शी और कुशल तंत्र बनाएं जहां एक आम इंसान के लिए बिजनेस करना आसान हो और ये सब मजदूरों के कल्याण या पर्यावरण की सुरक्षा से समझौता किए बिना हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने एक बहुत ही खास रणनीति अपनाई है। सरकार अब दो रास्तों पर एक साथ चल रही है। पहला उन क्षेत्रों को मजबूत करना जहां आधुनिक तकनीक की जरूरत है और दूसरा उन उद्योगों को बढ़ावा देना जहां बहुत सारे लोगों को काम मिल सके। बजट की कुछ बड़ी घोषणाओं पर नजर डालें तो सरकार ने भविष्य की तकनीक के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि दवाइयों और बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सके। इसी तरह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारे देश में ही चिप बनाई और पैक की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पुर्जे बनाने की योजना का बजट भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो मोबाइल और कारों जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नए केमिकल पार्क और भारी मशीनों के निर्माण के लिए CIE योजना शुरू की जा रही है। सिर्फ हाईटेक ही नहीं, उन उद्योगों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है जहां पारंपरिक रूप से लाखों भारतीय काम करते हैं। कपड़ा उद्योग के लिए एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जो फाइबर उत्पादन से लेकर खादी और हथकरघा को मजबूत करने तक हर पहलू पर ध्यान देता है। खेलों के सामान बनाने और पुरानी औद्योगिक बस्तियों यानी लेगेसी क्लस्टर्स को नई तकनीक से सुधारने के लिए भी खास योजनाएं लाई गई हैं ताकि हमारे पुराने हुनर को नया जीवन मिल सके। हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए भी इस बजट में बड़ी राहत है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक SME ग्रोथ फंड बनाया है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाली कंपनियों की मदद करेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड में भी 2,000 करोड़ रुपए और जोड़े गए हैं। छोटे व्यापारियों को समय पर पैसा मिल सके, इसके लिए अब सरकारी कंपनियों को TREDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा, जिससे उनके भुगतान में देरी नहीं होगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैक्स और कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किए गए हैं। माइक्रोवेव ओवन और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है ताकि उन्हें भारत में बनाना सस्ता पड़े। साथ ही व्यापार को डिजिटल बनाने के लिए सिंगल डिजिटल विंडो और कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम पेश किया गया है। ये सभी कदम मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रणनीति में आए इस बड़े बदलाव के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो यह 2 ट्रैक रणनीति अपनाई है वह वास्तव में एक दोहरा रास्ता है। एक तरफ हम सेमीकंडक्टर और बायोलॉजिक्स जैसे हाईटेक क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कपड़ा और खेल उपकरणों जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति का असली मकसद भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना नहीं है बल्कि दुनिया के लिए अनिवार्य बनाना है। यानी भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक ऐसा अटूट हिस्सा बन जाए जिसके बिना दुनिया का काम न चल सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे स्माइलिंग कर्व कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मुस्कुराहट की तरह एक कर्व है। इसके दोनों कोनों पर सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, शुरुआत में रिसर्च और डिजाइन में और अंत में ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। बीच का हिस्सा जहां सिर्फ सामान को असेंबल किया जाता है वहां मुनाफा सबसे कम होता है। भारत अब इसी निचले हिस्से से ऊपर उठकर डिजाइन और पुर्जे बनाने जैसे ज्यादा मुनाफे वाले कामों की ओर बढ़ना चाहता है। इस रणनीति को हम अनुशासित स्वदेशी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम हर चीज का आयात बंद नहीं कर रहे क्योंकि वो संभव नहीं है, बल्कि हम उन क्षेत्रों में खुद को मजबूत कर रहे हैं जहां से हमें भविष्य में खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट और दवाइयों के लिए बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाएं हमें बाहरी देशों के दबाव से बचाएंगी और हमारी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखेंगी। ये विकास केवल बड़े शहरों या हाईटेक हब तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार देश के 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स को फिर से जीवित कर रही है ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बराबरी का मौका मिले। MSME को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तकनीक और आसान नियमों का सहारा भी दिया जा रहा है ताकि वे भविष्य के ग्लोबल चैंपियंस बन सकें। इसके साथ साथ बेहतर सड़कों और लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे ने इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को रफ्तार दी है। अंत में हमें यह समझना होगा कि आज की बदलती दुनिया में आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ अपना सामान खुद बनाना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम आयात पर निर्भरता भी कम करें, अपनी सप्लाई को सुरक्षित रखें और दुनिया के लीडर बनकर उभरें। जब हमारी नीयत और उसे लागू करने का तरीका एक साथ मिल जाएगा तब भारत दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव का एक बड़ा स्रोत बन जाएगा। स्ट्रैटेजिक इंडिजनाइजेशन यानी रणनीतिक स्वदेशीकरण।
इसका सीधा सा मतलब है कि भारत कैसे आयात पर अपनी निर्भरता कम करके खुद को आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बना सकता है। इसके लिए एक खास ढांचा यानी टियर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो अलग अलग क्षेत्रों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर बांटता है। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां स्वदेशीकरण की बहुत अधिक तात्कालिकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला है टियर एक नॉन नेगोशिएबल, जहां हम बहुत जल्द अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है। इसमें खाने का तेल, दालें, उर्वरक, दवाओं के लिए जरूरी एपीआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम उपकरण जैसे उत्पाद शामिल हैं। यहां सरकार का रुख मांग का आश्वासन देने और समयबद्ध सहायता प्रदान करने का है। इसी उच्च प्राथमिकता वाले वर्ग में दूसरा हिस्सा है टियर एक स्ट्रैटेजिक कोर। यहां स्वदेशीकरण करना थोड़ा कठिन है और इसमें लंबे समय की मेहनत लगेगी। यहां हमारा मकसद पूरी तरह आयात बंद करना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी या निर्भरता को कम करना है। इसमें मैग्नेट्स, बैटरी सेल, सोलर वेफर्स और सेल्स जैसे उत्पाद आते हैं। यहां सरकार साझेदारी और विविधता लाने पर जोर दे रही है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां तात्कालिकता मध्यम है और जिनका संबंध विकास और क्षमता निर्माण से है। इसमें टियर 2 सिलेक्टिव डीपनिंग आता है, जहां हम आसानी से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य धीरे धीरे स्थानीयकरण को बढ़ावा देना है। इसमें क्रेन, औद्योगिक मशीनें, इलेक्ट्रिक वाहनों के ड्राइव ट्रेन और गैर जरूरी मेडिकल डिवाइस शामिल हैं। अंत में आता है टियर 2/3 लॉन्ग हॉरिजॉन कैपेबिलिटी। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां भविष्य का इकोसिस्टम और टैलेंट तैयार करना जरूरी है। इसमें टनल बोरिंग मशीन, रेलवे, सिग्नलिंग, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसे जटिल उत्पाद शामिल हैं। यहां सरकार का ध्यान तुरंत स्थानीयकरण पर नहीं, बल्कि सीखने, टेस्ट बेड्स तैयार करने और को इंजीनियरिंग पर है। ये पूरा ढांचा भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर किसी भी संकट का सामना करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार भी करेगा। आप इस कोर्सेज टैब से विजन IAS मैगजीन 2025 और 2026 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। बायोफार्मा शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयां कैसे बनती हैं और भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कैसे कर सकता है? हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने एक नई और क्रांतिकारी योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है बायोफार्मा शक्ति। इसका पूरा नाम हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को दुनिया में बायो मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल केंद्र बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायोफार्मा शक्ति योजना आखिर है क्या? दरअसल इसका लक्ष्य भारत में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। जब हम बायोलॉजिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसी दवाइयों से है जो प्राकृतिक और जीवित स्रोतों जैसे जानवरों और पौधों की कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि वैक्सीन, खून और खून के घटक, सोमैटिक कोशिकाएं, जीन थेरेपी और प्रोटीन्स। ये दवाइयां सामान्य रासायनिक दवाइयों से काफी अलग और जटिल होती हैं। वहीं दूसरी ओर बायोसिमिलर्स इन बायोलॉजिक्स की ही नकल होती हैं। ये मूल उत्पाद के इतने करीब होती हैं कि क्लिनिकल तौर पर इनमें और असली दवा में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। इस पूरी योजना को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही सटीक रणनीति बनाई गई है। इसके तहत देश में 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खोले जाएंगे और पहले से मौजूद 7 संस्थानों को और भी बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार पूरे देश में 1000 से भी ज्यादा प्रमाणित क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक जाल बिछाएगी, ताकि नई दवाइयों का परीक्षण आसानी से हो सके। अंत में हमारी दवाइयों की जांच करने वाली संस्था यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम तैयार की जाएगी, ताकि दवाइयों को मंजूरी देने की प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार तेज और सटीक हो सके। भारत का ये कदम आने वाले समय में न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को सस्ती और बेहतर दवाइयां भी उपलब्ध कराएगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोफार्मा और बायो इकोनॉमी असल में क्या होते हैं। बायोफार्मा का सीधा सा मतलब है ऐसी दवाइयां या थेरेपी बनाना जिन्हें हम जीवित जीवों जैसे इंसानी कोशिकाओं, फफूंद या सूक्ष्म जीवों के जरिए तैयार करते हैं। आज के दौर की कई आधुनिक दवाइयां इसी का हिस्सा हैं, जैसे कि वैक्सीन, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, सेल इम्प्लांट्स, आधुनिक इंसुलिन और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ड्रग्स। असल में बायोफार्मा वो दवाइयां हैं जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये बायोफार्मा क्षेत्र एक बहुत बड़े आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे हम बायो इकोनॉमी कहते हैं। बायो इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक सामान तैयार करती है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी बायो इकोनॉमी ने बहुत लंबी छलांग लगाई है।
साल 2014 में ये केवल $10 बिलियन की थी, जो 2024 तक बढ़कर $165.7 बिलियन हो गई है, और हमारा लक्ष्य साल 2030 तक इसे $300 बिलियन तक ले जाना है। वर्तमान में यह हमारे देश की जीडीपी में 4.25% का योगदान देती है। भारत की ये बायो इकोनॉमी मुख्य रूप से 4 हिस्सों पर टिकी है, जिसमें बायो इंडस्ट्रियल का हिस्सा 47%, बायो फार्मा का 35%, बायो एग्री का 8% और बायो रिसर्च का 9% योगदान है। अब हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की। सरल भाषा में कहें तो ये जीवित प्रणालियों या जीवों का उपयोग करके ऐसी दवाएं और तकनीकें बनाने का विज्ञान है जो मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा उपयोग थेरेप्यूटिक्स यानी उपचार में होता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही आज रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाना संभव हो पाया है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए जीवनदान है। इसी तरह एनीमिया के लिए एरिथ्रोपोइटिन और कैंसर के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसी उन्नत दवाएं इसी तकनीक की देन है। टीकाकरण यानी वैक्सीन्स के क्षेत्र में भी इसने क्रांति ला दी है। आपने कोविड-19 के दौरान दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन ZY-CoV-D के बारे में सुना होगा, जिसे बायोटेक्नोलॉजी से ही तैयार किया गया था। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के इलाज में भी ये तकनीक बहुत कारगर साबित हुई है। भविष्य की चिकित्सा अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हर मरीज का इलाज उसके जेनेटिक प्रोफाइल यानी उसके शरीर की आनुवंशिक बनावट के आधार पर किया जाएगा। ये तकनीक HIV, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए सटीक इलाज ढूंढने में मदद कर रही है। जीन और सेल थेरेपी के जरिए अब उन बीमारियों का इलाज भी मुमकिन हो रहा है जो हमें विरासत में मिलती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से शरीर की खराब कोशिकाओं को फिर से ठीक किया जा रहा है। साथ ही मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के जरिए बीमारियों की पहचान बहुत तेजी से होने लगी है। PCR और एलिसा जैसी तकनीकों से हम शरीर के अंदर छिपे वायरस या जेनेटिक म्यूटेशन का बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। आज 1000 से भी अधिक जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध है जो बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ लेते हैं। अंत में एक और अद्भुत क्षेत्र है जिसे टिश्यू इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ प्रयोगशाला में कृत्रिम ऊतक यानी टिश्यू और अंग विकसित किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी डोनर का इंतजार न करना पड़े। साथ ही बायोकम्पैटिबल इम्प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं जो मानव शरीर के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। वाकई बायोटेक्नोलॉजी भविष्य की चिकित्सा का वो आधार है जो इंसान को लंबी और स्वस्थ जिंदगी देने का वादा करता है। इतनी संभावनाओं के बावजूद इस उद्योग के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या जटिल नियामक बाधाएं हैं, क्योंकि इस उद्योग को CDSCO और राज्यों की कई अलग अलग एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसके अलावा अमेरिकी FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है। दूसरी बड़ी चुनौती रिसर्च और डेवलपमेंट की भारी लागत है, क्योंकि भारत में एक नई दवा विकसित करने में $800 मिलियन तक का खर्च आ सकता है और इसमें 8 से 10 साल का समय लगता है। एक और गंभीर समस्या सप्लाई चेन की कमजोरी है, क्योंकि हमारी दवाइयों के लिए जरूरी कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मुख्य रूप से चीन से आते हैं, जिससे वैश्विक संकट के समय खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पेटेंट को लेकर भी अक्सर विवाद होते रहते हैं, खासकर एवरग्रीनिंग की प्रक्रिया को लेकर। एवरग्रीनिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें बड़ी कंपनियां अपनी दवा का पेटेंट खत्म होने से पहले उसमें मामूली बदलाव करके उसे फिर से नया बता देती हैं, ताकि उनका एकाधिकार बना रहे, और इससे कानूनी लड़ाइयां लंबी खिंचती हैं। अंत में सरकार द्वारा जरूरी दवाओं पर लगाए गए दाम नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नियमों के कारण कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है, जिसका सीधा असर नई रिसर्च पर पड़ता है। इन चुनौतियों को समझकर ही हम भारत को इस क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली बना पाएंगे। भारत को बायोफार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन की, जिसे इनोवेट इन इंडिया भी कहा जाता है। इसे विश्व बैंक और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत बिराक द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य जोर नई वैक्सीन, बायोथेरेप्यूटिक्स और बीमारियों की जांच के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को विकसित करने पर है। इसके साथ ही सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की है, जो घरेलू स्तर पर दवाइयों के कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण को बढ़ावा देती है। ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की मदद से गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 3 विश्व स्तरीय बल्क ड्रग पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। साल 2023 में PRIP नाम की एक योजना भी शुरू की गई है, जो बायोसिमिलर्स जैसे क्षेत्रों में शुरुआती और उन्नत स्तर की रिसर्च के लिए फंड मुहैया कराती है। इतना ही नहीं, बायो E3 नीति के जरिए बायो AI हब और बायो फाउंड्री बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना किया जा सके। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने FDI के नियमों को भी आसान बना दिया है,
जिसके तहत नए प्रोजेक्ट्स यानी ग्रीन फील्ड में 100% और पुराने प्रोजेक्ट्स यानी ब्राउन फील्ड में 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। भविष्य की राह की बात करें तो भारत को अब कुछ खास तरह की थेरेपी पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि दुर्लभ बीमारियां और ऐसी दवाइयां जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक क्षमताओं का सहारा ले सकते हैं। हमें ब्राजील और चिली जैसे देशों की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी बड़ी रिसर्च लैब खोलने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और आरडीआई फंड का उपयोग किया जा सकता है, ताकि रिसर्च को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में बदला जा सके। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम वियतनाम के डिक्री 19 जैसे नियमों से सीख ले सकते हैं, जो हाईटेक उद्योगों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देते हैं। अंत में हमें ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर्स जैसे साझा बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि छोटे और बड़े सभी वैज्ञानिकों को एक जैसी सुविधाएं मिल सके और भारत दुनिया का फार्मा हब बन सके। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को सच करने के लिए इन छोटे उद्योगों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2026-2027 में सरकार ने चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए एक 3 तरफा दृष्टिकोण यानी 3 pronged अप्रोच का ऐलान किया है। इसका मकसद इन उद्योगों की रफ्तार को बढ़ाना और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है। इस रणनीति का पहला हिस्सा है इक्विटी सहायता, जिसका मतलब है इन कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष एसएमई ग्रोथ फंड बनाया है, जो खास मानदंडों के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही 2021 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत फंड में भी 2,000 करोड़ रुपए और जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि छोटे सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है लिक्विडिटी सहायता, यानी ये सुनिश्चित करना कि इन उद्योगों के पास नकदी या कैश की कमी न हो। इसके लिए सरकार ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म को 4 खास तरीकों से और भी दमदार बनाएगी। अब सरकारी कंपनियों के लिए एमएसएमई से की गई खरीदारी का भुगतान ट्रेड्स के जरिए करना अनिवार्य होगा। साथ ही सीजीटीएमएसई के जरिए क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, ताकि बैंकों का जोखिम कम हो और छोटे उद्योगों को बिना किसी गारंटी के आसानी से कर्ज मिल सके। इसके अलावा सरकारी खरीद पोर्टल जेम को ट्रेड से जोड़ा जाएगा, ताकि फाइनेंस करने वालों को सरकारी खरीद का डेटा मिल सके और वे सस्ते में लोन दे सकें। साथ ही ट्रेड्स के बिलों को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बाजार में नकदी बढ़ेगी। तीसरा और आखिरी हिस्सा है पेशेवर सहायता, क्योंकि छोटे उद्योगों के लिए सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सरकार ने कॉर्पोरेट मित्र की एक नई श्रेणी बनाई है। ये मान्यता प्राप्त पेशेवर लोग होंगे, जो बहुत कम खर्च में एमएसएमई को कानूनी और सरकारी नियमों को पूरा करने में मदद करेंगे। आईसीएआई और आईसीएसआई जैसे बड़े पेशेवर संस्थान छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इन कॉर्पोरेट मित्रों को प्रशिक्षित करने के लिए छोटे कोर्स भी तैयार करेंगे। इस तरह से भारत के छोटे उद्योग अब न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि पेशेवर तरीके से दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। अब हम उस जादुई सिस्टम को गहराई से समझेंगे जो इन उद्योगों के पैसों की किल्लत को दूर करता है। इस सिस्टम का नाम है ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018 में की थी। सरल शब्दों में कहें तो ट्रेड्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके सामान की बिक्री के बदले मिलने वाले बिलों या पेमेंट पर तुरंत पैसा मिल जाता है। मान लीजिए एक छोटे उद्यमी ने किसी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग को सामान बेचा। अब उस पैसे को मिलने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर कई सारे फाइनेंस करने वाले लोग मौजूद होते हैं, जो उस बिल को देखते हैं और उद्यमी को उसका पैसा तुरंत दे देते हैं। इस पूरे सिस्टम में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहले है विक्रेता, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि केवल एमएसएमई ही इस प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के तौर पर जुड़ सकते हैं। दूसरे हैं खरीदार, जिनमें बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल होते हैं। तीसरे हैं फाइनेंसर, जो मुख्य रूप से बैंक, एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं। ये प्लेटफॉर्म इन तीनों को एक जगह लाकर छोटे व्यापारियों की नकदी की समस्या का समाधान करता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये एमएसएमई होते क्या हैं और सरकार इन्हें कैसे पहचानती है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत दी गई है, जिसे साल 2020 में संशोधित किया गया था। इनकी पहचान 2 मुख्य चीजों से होती है। पहली ये कि उन्होंने अपने प्लांट मशीनरी या उपकरणों में कितना निवेश किया है, और दूसरा ये कि उनका सालाना टर्नओवर कितना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इन सीमाओं को बदल दिया गया है।
1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब और भी बहुत सी कंपनियां इस दायरे में आ सकेंगी और सरकार की इन बेहतरीन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। भारत के छोटे उद्योगों को बड़ा बनाने की दिशा में ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। अब हम बात करेंगे कि क्यों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत कहा जाता है। हाल ही में आए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के आंकड़े हमें बताते हैं कि कृषि के बाद एमएसएमई देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। हमारे देश में 7.47 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनमें 32.82 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र समावेशी विकास का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि इन्हें शुरू करने के लिए कम पूंजी की जरूरत होती है। इससे ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने और महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद मिलती है। आर्थिक उत्पादन के मामले में भी ये सेक्टर एक विशाल इंजन की तरह काम कर रहा है। भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान लगभग 31.1% है। इतना ही नहीं, ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देश के कुल विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई की हिस्सेदारी लगभग 35.4% है। जब बात निर्यात की आती है तो भारत से बाहर जाने वाले कुल सामान में इनका योगदान 48.58% तक पहुंच जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उद्योग केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की 51% एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जो गांव के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ गंभीर चुनौतियां भी छिपी हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार लगभग 21.5% उद्योगों के लिए पैसा जुटाना या फाइनेंस हासिल करना सबसे बड़ी बाधा है। बैंक अक्सर छोटे उद्योगों को कर्ज देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जोखिम ज्यादा है और छोटे व्यापारियों के पास गारंटी देने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। एक और बड़ी समस्या है जिसे मिसिंग मिडल कहा जाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे सूक्ष्म उद्योग बड़े होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े होते ही उन पर सरकारी नियमों और कागजी कार्रवाई का बोझ बढ़ जाएगा। यही कारण है कि नवंबर 2023 तक रजिस्टर्ड उद्योगों में से 97.92% केवल सूक्ष्म थे और सिर्फ 0.01% ही मध्यम स्तर तक पहुंच पाए। इनके अलावा नवाचार या इनोवेशन की कमी भी एक बड़ी चिंता है। भारत के केवल 5.8% एमएसएमई ही नए उत्पाद या सेवाएं लाते हैं, जबकि दुनिया भर में ये औसत 36% है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा जैसे कि खराब सड़कें, बिजली की समस्या और डिजिटल सुविधाओं की कमी उनके काम में रुकावट डालती है। बाजार तक पहुंच की बात करें तो हालांकि निर्यात में इनका बड़ा हिस्सा है, लेकिन उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में से केवल 1.1% ही वास्तव में निर्यात गतिविधियों में शामिल है। अगर हम इन समस्याओं को सुलझा सकें तो भारत के ये छोटे उद्योग पूरी दुनिया के बाजार पर राज कर सकते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार इन छोटे उद्योगों को पंख देने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, जिसे साल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाता है। ये पूरी तरह से मुफ्त, कागज रहित और डिजिटल है, ताकि व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसी कड़ी में साल 2023 में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पोर्टल भी लाया गया। इसका मकसद उन अनौपचारिक छोटे उद्योगों को मुख्य धारा में लाना है जो अब तक किसी रिकॉर्ड में नहीं थे, ताकि उन्हें भी बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर कर्ज मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 2025 तक इन पोर्टल्स पर 7.30 करोड़ से भी ज्यादा उद्यम अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं चल रही हैं, जो बैंक लोन पर सब्सिडी देकर नए उद्यमियों की मदद करती हैं। वहीं साल 2023 में शुरू हुई पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो अपने हाथों और औजारों से 18 अलग अलग तरह के पारंपरिक काम करते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक की मदद से रैंप योजना चलाई जा रही है, जो एमएसएमई को बाजार पैसा और नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच दिलाने में मदद करती है। सरकार ने इन छोटे उद्योगों के लिए बाजार भी सुरक्षित किया है। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए ये अनिवार्य है कि वे अपनी कुल सालाना खरीद का कम से कम 25% हिस्सा छोटे उद्योगों से ही खरीदें। साथ ही एमएसएमई चैंपियन स्कीम के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उद्योगों को चुनकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। जेड जो टिकाऊपन पर ध्यान देता, हलीन जो कार्य कुशलता बढ़ाता है और इनोवेटिव जो नए आइडिया और डिजाइन को बढ़ावा देता है। भविष्य की राह की अगर बात करें तो हमें एक समग्र रणनीति की जरूरत है। सीडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से कर्ज की सुविधाओं को और विस्तार देना होगा। हमें अपने छोटे उद्योगों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना होगा, ताकि उनके उत्पाद दुनिया भर में बिकें।
इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, साझा रिसर्च सेंटर और बेहतर मार्केट एक्सेस के जरिए हम अपने एमएसएमई को इतना सक्षम बना सकते हैं कि वे न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करें बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सबसे आगे रहें। सही कौशल और बुनियादी ढांचे के साथ छोटे उद्योग ही भारत की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बनेंगे। स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क। स्टार्टअप्स किसी भी देश की प्रगति का इंजन होते हैं और हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं। इसका मकसद स्टार्टअप्स को और भी अधिक समावेशी बनाना है ताकि नए आइडिया और नवाचार पर आधारित बिजनेस तेजी से आगे बढ़ सकें। अब सवाल यह है कि सरकार की नजर में कौन सा बिजनेस एक स्टार्टअप कहलाने का हकदार है। नए नियमों के अनुसार किसी भी स्टार्टअप को भारत में ही निगमित या रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर एक पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे खास बात यह है कि इस बार सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और राज्यों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इसमें शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब सहकारी समितियां भी स्टार्टअप का दर्जा पा सकेंगी। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल नया हो, यानी इसे किसी पुराने बिजनेस को तोड़कर या पुनर्गठित करके न बनाया गया हो। इसकी उम्र यानी इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक का समय 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा बदलाव इसके टर्नओवर की सीमा में किया गया है। पहले ये सीमा 100 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अब 200 करोड़ रुपए तक की कमाई वाले बिजनेस भी स्टार्टअप के रूप में सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि उस स्टार्टअप का काम क्या होना चाहिए। सरकार केवल उन्हीं बिजनेस को मान्यता देती है जो नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास पर काम कर रहे हों। इसके अलावा वो बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, यानी जिसमें रोजगार पैदा करने और धन सृजन की अपार संभावनाएं हों। स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण श्रेणी उभर कर आई है, जिसे हम डीप टेक स्टार्टअप कहते हैं। सरकार ने इनके लिए पात्रता के बिल्कुल नए और अलग मानदंड तय किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीप टेक स्टार्टअप आखिर होते क्या है। सरल भाषा में कहें तो ये ऐसे स्टार्टअप हैं जो विज्ञान या इंजीनियरिंग के बिल्कुल नए और विकसित होते ज्ञान पर आधारित समाधान तैयार करते हैं। इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च उनकी कमाई या फंडिंग की तुलना में बहुत अधिक होता है। इन स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अपनी खुद की नई बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने और उसे बाजार में लाने पर काम करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जटिल तकनीक पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें सफल होने में काफी लंबा समय लगता है। इनके विकास की समय सीमा लंबी होती है, इन्हें बहुत अधिक पूंजी और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है और इनमें तकनीकी या वैज्ञानिक जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से सरकार ने इनके लिए उम्र की सीमा 20 साल और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने इनके निवेश को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं। इन स्टार्टअप्स को मिलने वाला फंड मुख्य रूप से उनके मुख्य व्यवसाय, इनोवेशन, रिसर्च या कंपनी को बड़ा बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हें कुछ खास संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि वो उनके मुख्य व्यवसाय का हिस्सा न हो। इन सभी स्टार्टअप्स को मान्यता देने की जिम्मेदारी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT को सौंपी गई है। इसी दिशा में एक और बड़ी खबर है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत। इसे 10,000 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना है। ये फंड विशेष रूप से डीप टेक और तकनीक आधारित मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देगा। ये उन संस्थापकों की मदद करेगा जो अपने शुरुआती विकास के चरण में हैं और जहां जोखिम बहुत ज्यादा होने के कारण आसानी से पैसा नहीं मिलता, वहां ये फंड पूंजी की कमी को दूर करेगा। इस कदम से भारत का घरेलू निवेश आधार भी मजबूत होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्टार्टअप मान्यता के इन नए नियमों ने न केवल स्टार्टअप के दायरे को बढ़ाया है, बल्कि डीप टेक जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल साधारण बिजनेस ही नहीं बल्कि इनोवेशन और बड़े बदलाव लाने वाले उद्योगों को भी पूरा समर्थन दे रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में हमारी वित्त मंत्री जी ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का मानना है कि यह क्षेत्र न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि नवाचार और निर्यात के जरिए दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करेगा। बजट में सबसे बड़ा ऐलान AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए किया गया है। सरकार ने मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है ताकि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार साल 2030 तक भारत के इस AVGC सेक्टर को 20 लाख पेशेवर लोगों की जरूरत होगी। साथ ही देश में डिजाइनर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत के पूर्वी हिस्से में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
वर्तमान में भारत में 7 NID हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे ऑरेंज इकोनॉमी ही क्यों कहते हैं। इस शब्द की शुरुआत साल 2013 में कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके मार्केज और पूर्व संस्कृति मंत्री फिलिप बुइट्रेगो ने अपनी किताबत ऑरेंज इकोनॉमी एन इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी में की थी। उन्होंने नारंगी रंग को इसलिए चुना क्योंकि ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से यह रंग संस्कृति, रचनात्मकता और पहचान से जुड़ा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ऑरेंज इकोनॉमी उन गतिविधियों का समूह है जहां विचारों को सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं में बदला जाता है। यहाँ किसी भी चीज की असली कीमत उसकी बौद्धिक संपदा यानी कलाकार की सोच और हुनर से तय होती है। इसमें वो सभी उद्योग आते हैं जो रचनात्मकता और बौद्धिक पूंजी का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिल्में बनाना, टीवी, रेडियो, संगीत, कला प्रदर्शन, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन और हस्तशिल्प। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर रिसर्च और डिजिटल संचार भी इसी का हिस्सा है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और ये हमारे देश की किस्मत कैसे बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कमाई की। साल 2023-24 में भारत के रचनात्मक निर्यात में 20% की भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे देश को $11 बिलियन से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। यह क्षेत्र पूरी तरह से टैलेंट पर आधारित है और वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका का सहारा बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक विरासत है और ऑरेंज इकोनॉमी इसी विरासत को पैसों में बदलने का एक जरिया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो केवल 5 दिनों का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देता है। इतना ही नहीं है, हमारी स्मार्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। आज भारतीय OTT कंटेंट को देखने वाले कुल दर्शकों में से लगभग 25% विदेशी हैं, जो 7 समंदर पार भारत के साथ एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहे हैं। ये सेक्टर युवाओं और महिलाओं के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसके 23% कर्मचारी 15 से 29 साल के युवा हैं और 45% पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं। भारत का एक और बड़ा फायदा है उसकी कम लागत। एनिमेशन और VFX सेवाओं में भारत 40 से 60% तक सस्ता है। इसी वजह से भारत अब केवल आउटसोर्सिंग का केंद्र नहीं रहा, बल्कि अवतार और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए एक पसंदीदा हब बन गया है। हालांकि इस रास्ते में कुछ बड़ी बाधाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या बौद्धिक संपदा यानी IP का उल्लंघन है। डिजिटल दुनिया में कंटेंट को कॉपी करना और बांटना बहुत आसान हो गया है, जिससे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा बाजार पर कुछ बड़ी टेक कंपनियों का कब्जा है। उदाहरण के लिए पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कमाई का 90% हिस्सा पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ले जाते हैं, जबकि असली कलाकार या क्रिएटर के पास केवल 10% ही बचता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बिना किसी अनुमति या मुआवजे के कलाकारों के काम का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा कम होती है। काम प्रोजेक्ट आधारित होता है, जिससे उन्हें बीमारी की छुट्टी या मैटरनिटी लीव जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। अंत में एक बड़ी समस्या असमानता की भी है, जहां महिलाओं को लीडरशिप रोल में कम जगह मिलती है और ज्यादातर रचनात्मक काम केवल बड़े शहरों तक ही सिमटे हुए हैं, जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं पीछे छूट जाती हैं। अगर हम इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ लें तो भारत की रचनात्मकता पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम दुनिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके अलावा 2018 का बाली एजेंडा और ब्रिजटाउन कोवेनेंट जैसे वैश्विक समझौतों ने ये साफ कर दिया है कि अब व्यापार, तकनीक और आर्थिक विकास के केंद्र में संस्कृति और रचनात्मकता को रखना अनिवार्य है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। साल 2024 में महाराष्ट्र के मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की गई, जो एनिमेशन और गेमिंग के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। फिल्म जगत को पायरेसी या चोरी से बचाने के लिए सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 2023 लागू किया है, जिसमें डिजिटल कंटेंट की चोरी करने वालों के लिए जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। फिल्मों की शूटिंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने इंडिया सिने हब नाम का एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ एक ही जगह पर शूटिंग की अनुमति और प्रोडक्शन से जुड़ी छूट मिल जाती है। साथ ही एक नई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर भी काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को आधुनिक और समावेशी बनाना है, ताकि इसमें निवेश और विविधता बढ़ सके। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स ने फिल्मों, टीटी, गेमिंग और VFX से जुड़े दिग्गजों और निवेशकों को एक मंच पर लाकर भारत की रचनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी भारत में रोजगार और विकास का एक नया महासागर है।
अगर हम अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को और मजबूत करें, डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुधारें और युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दें तो भारत न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेगा। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करेंगे जिसे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में प्रमुखता से उठाया गया है। भारत अब एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट यानी एक उद्यमी राज्य बनने की ओर कदम बढ़ाने की बात कर रहा है। ये शब्द मशहूर अर्थशास्त्री मारियाना माज़ुकाटो से लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था न रहे बल्कि खुद जोखिम उठाए और नई तकनीकों में निवेश करे। सर्वे के अनुसार भारत को स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हासिल करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का अर्थ है कि हम अपनी क्षमताएं इतनी मजबूत कर लें कि पूरी दुनिया अपनी जरूरतों के लिए हम पर निर्भर हो जाए। हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट का हिस्सा न रहें बल्कि स्थिरता और वैल्यू देने वाले एक मुख्य केंद्र बन जाएं। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट यानी उद्यमशील राज्य। अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन या नई खोजें सिर्फ निजी कंपनियां ही करती हैं, लेकिन ये विचार बताता है कि सरकार भी एक उद्यमी की तरह जोखिम उठा सकती है और बड़े बदलाव ला सकती है। सरल शब्दों में कहें तो एक उद्यमशील राज्य वो है जो अनिश्चितता के माहौल में भी साहसिक कदम उठाता है और जोखिमों को व्यवस्थित करता है। ये प्रयोगों के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से सीखता है, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये क्या नहीं है। ये कोई स्टेट कैपिटलिज्म नहीं है ही इसका मकसद केवल मुनाफा कमाना या निजी हितों को बढ़ावा देना है। ये बाजारों की जगह नहीं लेता बल्कि उन्हें नई दिशा देता है। इस उद्यमशील राज्य की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे पारंपरिक सरकारों से अलग बनाती हैं। पहली है अनिश्चितता के बीच नीति निर्धारण। इसमें सरकार ऐसे क्षेत्रों में निवेश करती है जहां भविष्य के परिणाम निश्चित नहीं होते, जैसे कि भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां भविष्य के दबदबे को लेकर आज भी अनिश्चितता है फिर भी सरकार निवेश कर रही है। दूसरी विशेषता है जोखिम का प्रबंधन। सरकार उन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स को पैसा देती है जिनसे निजी क्षेत्र पीछे हट जाता है। इसके बेहतरीन उदाहरण इसरो जीपीएस और इंटरनेट इंजन की शुरुआत सरकारी दूरदर्शिता और फंडिंग से हुई थी। तीसरी बात यह है कि ऐसा राज्य प्रयोगों से सीखता है। इसमें नीतियों को बार बार आजमाया जाता है और फीडबैक के आधार पर सुधारा जाता है, जैसा कि हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संस्थागत क्षमा। इसका मतलब है कि अगर नेक नियत से किया गया कोई प्रयोग विफल हो जाता है तो उसे स्वीकार किया जाता है। यहाँ अच्छी नियत वाली गलती और भ्रष्टाचार के बीच फर्क किया जाता है ताकि अधिकारी नए प्रयोग करने से न डरें। अंत में ऐसा राज्य बड़े और साहसी मिशन चुनता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ना। यह फैसलों का आकलन केवल नतीजों से नहीं बल्कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई कोशिश से होता है। संक्षेप में एक उद्यमशील राज्य वो है जो केवल नियम नहीं बनाता बल्कि भविष्य के रास्ते खुद बनाता है। लेकिन एक उद्यमी राज्य बनने के रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे सिस्टम में अक्सर काम करने वालों को सजा मिलती है और कुछ न करने वाले सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई अधिकारी कुछ नया और अलग करने की कोशिश करता है तो उसे पुरानी प्रक्रियाओं को न मानने के लिए घेरा जाता है, जबकि पुरानी लकीर पीटते रहने वालों पर कोई सवाल नहीं उठता। इसके साथ ही हमारे यहाँ इरिवर्सिबिलिटी क्रीप की भी समस्या है। इसका मतलब है कि जो राहत कार्य या सब्सिडी अस्थायी तौर पर शुरू की जाती हैं, वे बाद में स्थायी राजनीतिक वादे बन जाते हैं जिससे नए प्रयोग करने की जगह ही नहीं बचती। एक और बड़ी चुनौती है रेट्रोस्पेक्टिव स्क्रूटनी, यानी बीते हुए समय के फैसलों की आज के हिसाब से जांच करना। जब कोई अधिकारी मुश्किल समय में पूरी ईमानदारी से कोई फैसला लेता है तो बाद में ऑडिट और जुडिशियल रिव्यू के दौरान उस समय की अनिश्चितता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका उदाहरण हमें 2G स्पेक्ट्रम मामले में देखने को मिला था, जहां लाइसेंस रद्द होने और लंबी जांच के बाद आरोपी तो बरी हो गए, लेकिन सिस्टम में एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतिगत अपंगता आ गई। इसके अलावा राजनेताओं का लोक लुभावन दबाव और नौकरशाही का डर अक्सर आपसी तालमेल की कमी पैदा करता है, जिससे बड़े फैसले रुक जाते हैं। आजकल सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट के भी कुछ अनचाहे परिणाम सामने आ रहे हैं। फाइल पर होने वाली हर बातचीत के सार्वजनिक होने के डर से अधिकारी अब खुलकर अपनी राय देने या जोखिम लेने से कतराते हैं, जिससे फैसले बहुत ही रक्षात्मक और साधारण हो जाते हैं। अगर हमें वाकई अपनी गवर्नेंस को बदलना है तो हमें रटी रटाई प्रक्रियाओं से बाहर निकलकर डायनामिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की संस्कृति अपनानी होगी। हमें जापान के फेयर अकाउंटेबिलिटी मॉडल से सीखना चाहिए, जो इस बात पर जोर देता है कि फैसला सही सोच के साथ लिया गया है या नहीं, न कि सिर्फ इस बात पर कि परिणाम 100% सही रहा। इसी तरह दक्षिण कोरिया की तरह सुरक्षित स्पेस बनाने होंगे, जहां अधिकारियों के प्रयोगों को उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर आंका जाए, न कि भविष्य के नतीजों के आधार पर। तभी हमारा प्रशासन जोखिम लेने और देश को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बन पाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन।
भारत सरकार के वित्त मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 या एनएमपी 2.0 कहा जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो एसेट मोनेटाइजेशन का अर्थ है सरकार की उन संपत्तियों से पैसा कमाना जो पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस सफर की शुरुआत एनएमपी 1.0 के साथ 2021 में हुई थी, जिसे विभिन्न ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के मोनेटाइजेशन के लिए एक जरूरी रोड मैप के रूप में पेश किया गया था। यहाँ ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उन पुरानी या मौजूदा परियोजनाओं से है जिन्हें अपग्रेड या पुनर्विकसित किया जाना है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें नई जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बाजार में एंट्री तेजी से होती है और शुरुआती लागत भी कम आती है। हालांकि इसमें पुरानी सीमाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने एनएमपी 1.0 के तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक की 4 साल की अवधि के लिए कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। खुशी की बात यह है कि एनएमपी 1.0 ने अपने इस बड़े लक्ष्य का लगभग 89% हिस्सा हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो एनएमपी 1.0 के दायरे में कुल 13 क्षेत्र शामिल थे। इसमें से सबसे ज्यादा जोर हाई वायरल वे बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम पर दिया गया था। अकेले इन 5 क्षेत्रों ने ही कुल लक्ष्य का 72% हिस्सा कवर किया था। इनके अलावा वेयर हाउसिंग, कोयला खनन, एविएशन, शहरी रियल एस्टेट, बंदरगाह और स्टेडियम जैसे बाकी क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया था, ताकि देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सके। अब हम एक बहुत ही स्मार्ट आर्थिक रणनीति के बारे में बात करेंगे, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन साइकिल कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए पुराने निवेश से नया निवेश पैदा करने का एक पहिया है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा चक्र कैसे काम करता है। इस चक्र की शुरुआत होती है एग्जिस्टिंग एसेट बेस से। इसका मतलब है सरकार के पास पहले से मौजूद वो संपत्ति जो बनकर तैयार है और काम कर रही है, जैसे कि बने हुए नेशनल हाई रेलवे लाइन, पावर ग्रिड या हवाई अड्डे। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें सरकार का पैसा पहले ही लग चुका है। अगला कदम है मोनेटाइज एग्जिस्टिंग एसेट्स। यहां सरकार इन बनी बनाई संपत्तियों को एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर दे देती है। ध्यान रहे, यहां मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है, बस उन्हें चलाने और मैनेज करने का अधिकार निजी कंपनियों को दे दिया जाता है। इसके बदले में सरकार को निजी क्षेत्र से भारी मात्रा में पैसा मिलता है। इसके बाद आता है प्रोसीड्स फ्रॉम मोनेटाइजेशन। एसेट्स को लीज पर देने से जो पैसा सरकार के पास आता है उसे प्रोसीड्स यानी कमाई कहा जाता है। ये पैसा सरकार के खजाने में एक नई ताकत बनकर जुड़ता है, जिसे बजट के अलावा अतिरिक्त संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चक्र का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। मोनेटाइजेशन से मिली इस बड़ी रकम को सरकार फिर से नए बुनियादी ढांचे बनाने में लगा देती है, जैसे नए एक्सप्रेस वे, आधुनिक अस्पताल या स्कूल। जब ये नए प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं तो ये फिर से पहले कदम यानी एसेट बेस का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह ये एक निरंतर चलने वाला चक्र बन जाता है। इससे सरकार को नए प्रोजेक्ट्स के लिए बार बार कर्ज नहीं लेना पड़ता और देश में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से होता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने एक पुराने मकान को किराए पर चढ़ाएं और उस किराए के पैसे से एक नया प्लॉट खरीद लें। यही वो तरीका है जिससे भारत अपनी संपत्तियों का सही इस्तेमाल करके आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसके अगले और बड़े पड़ाव यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के बारे में। इसे नीति आयोग ने तैयार किया है और इसका आधार बजट 2025-26 में घोषित एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 को बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्ति के मालिकों को एक मध्यम अवधि का रोड मैप देना है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को ये दिखाना है कि निवेश के लिए कौन कौन सी संपत्तियां उपलब्ध हैं। एनएमपी 2.0 में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। इससे कैपिटल रिसाइकलिंग के जरिए सरकारी कर्ज कम करने और निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलती है। अगर हम इसके लक्ष्यों की बात करें तो इस बार सरकार ने 5 साल की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए कुल 16.72 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसमें 5.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश सीधे निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है। इस योजना में कुल 12 सेक्टर शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हाईवे की है जो 26% है। इसके बाद बिजली 17%, रेलवे 16% और बंदरगाह यानी पोर्ट्स का हिस्सा 16% है। साथ ही कोयला, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन, वेयर हाउसिंग, शहरी बुनियादी ढांचा, दान, टेलीकॉम और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी इसमें जगह दी गई है। इस प्रक्रिया से जो पैसा आएगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा सीधे निवेश पीएसयू आवंटन और राज्यों के फंड में जाएगा। संपत्तियों को चुनने के लिए कुछ खास सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।
NMP 2.0 मुख्य रूप से कोर एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करता है जो सरकार की मुख्य सेवाओं के लिए जरूरी है। हालांकि गैर कोर एसेट्स जैसे जमीन या बिल्डिंग को भी तब शामिल किया जाता है जब उनके जरिए आगे विकास की संभावना हो। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर जैसे मॉडल अपनाए जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एसेट मोनेटाइजेशन है क्या? ये सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें राजकोषीय घाटा बढ़ाए बिना निजी भागीदारी के जरिए कम इस्तेमाल हो रही सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व कमाया जाता है। इस विचार का सुझाव सबसे पहले 2012 में विजय केलकर समिति ने दिया था। इसे अक्सर कैपिटल रिसाइकलिंग कहा जाता है क्योंकि यहां से जो पैसा निकलता है उसे नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगा दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें सरकार अपनी किसी संपत्ति का लाइसेंस या लीज एक निश्चित समय के लिए किसी निजी कंपनी को दे देती है। ये पूरा लेन देन एक कंसेशन एग्रीमेंट के तहत होता है जो एक तरह का कानूनी अनुबंध है। ये एग्रीमेंट ये सुनिश्चित करता है कि जोखिम का बंटवारा सरकार और निजी कंपनी के बीच संतुलित तरीके से हो। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पुराने बुनियादी ढांचे से पैसा निकालकर विकास की नई ऊर्जा देता है। ये सिस्टम में सुधार लाता है और सार्वजनिक संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। सरकार ने इस दिशा में नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं भी बनाई हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी तैयार किया है। अब हम एसेट मोनेटाइजेशन के उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल सरकार पैसा जुटाने के लिए करती है। मुख्य रूप से इसके दो बड़े मॉडल या दृष्टिकोण हैं। पहला है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल, जिसे हम ब्राउनफील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसमें सरकार और निजी कंपनी के बीच सीधा समझौता होता है। इस मॉडल के अंदर भी कई तरीके हैं, जैसे ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर, जिसे शॉर्ट में OMT कहते हैं। इसमें निजी कंपनी एक निश्चित समय के लिए किसी संपत्ति की देखभाल और उसे चलाने की जिम्मेदारी लेती है, जैसा कि हम अक्सर सड़कों के रखरखाव में देखते हैं। दूसरा है टोल ऑपरेट ट्रांसफर या टॉट। इसमें सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों या हाईवे को बोली के लिए रखा जाता है। निवेशक सरकार को एक बार में बड़ी रकम दे देते हैं और बदले में उन्हें 15 से 30 साल तक टोल वसूलने का अधिकार मिल जाता है। एक और तरीका है ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट या OMD, जिसमें निजी क्षेत्र मौजूदा संपत्ति की मजबूती के आधार पर पैसा जुटाता है। वहीं रिहैबिलिटेट, ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर मॉडल में किसी पुरानी संपत्ति को पहले सुधारना या अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके बाद ही उसे चलाकर कमाई शुरू की जा सकती है। दूसरा बड़ा दृष्टिकोण है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स। इसमें इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शामिल हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, जहां बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे सीधे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाया जाता है। इसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स होते हैं, जहां इकट्ठा किया गया पैसा रियल एस्टेट यानी जमीन और इमारतों के प्रबंधन में निवेश किया जाता है। हालांकि ये योजना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है एसेट वैल्यूएशन यानी संपत्ति की सही कीमत तय करना। किसी पुरानी संपत्ति का बाजार भाव सही आंकना बहुत मुश्किल काम है और इसमें गलती होने पर संपत्ति की कीमत बहुत कम या बहुत ज्यादा लग सकती है। एक और समस्या ये है कि सभी क्षेत्रों में एक जैसा प्रदर्शन नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर रेलवे मंत्रालय अपने संशोधित लक्ष्यों का केवल 30% ही पूरा कर सका है। इसके पीछे कुछ ऑपरेशनल बाधाएं भी हैं, जैसे रेलवे में ट्रेनों का संचालन आज भी भारतीय रेलवे ही करती है, जिससे निजी कंपनियों के पास काम करने की आजादी बहुत कम रह जाती है और उनके लिए पैसेंजर ट्रेनों से मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा विवादों का निपटारा भी एक बड़ा सिरदर्द है। अगर सरकार और निजी कंपनी के बीच कोई अनबन हो जाए तो प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा कम होता है। अंत में एक बड़ी समस्या जनता की सोच भी है। बहुत से लोग एसेट मोनेटाइजेशन को निजीकरण समझ लेते हैं, जिससे राजनीतिक विरोध और जनता के बीच असंतोष पैदा होता है, जबकि असल में ये संपत्ति बेचना नहीं बल्कि उसे किराए पर देकर विकास के लिए पैसा जुटाना है। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए ताकि ये योजना पूरी तरह सफल हो सके। सबसे पहले पारदर्शी मूल्यांकन और बोली की प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी है। सरकार को संपत्ति की कीमत तय करने के लिए एक जैसा और मानक तरीका बनाना चाहिए ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। हमारे राज्यों के पास ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जिनका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर केंद्र सरकार राज्यों को रिस्क गारंटी जैसी मदद दे या केंद्र और राज्य की संपत्तियों को एक साथ जोड़कर पेश करे तो निवेशक इनमें अधिक रुचि दिखाएंगे। साथ ही हमें अपनी नीतियों और नियमों को और भी स्पष्ट और स्थिर बनाना होगा, खासकर विवादों को सुलझाने और काम करने के तरीकों को लेकर, ताकि निजी क्षेत्र बिना किसी डर के निवेश कर सके। फंडिंग के मामले में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और नाबार्ड जैसे संस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
ये संस्थान नए तरह के बॉन्ड्स और निवेश के आधुनिक तरीके विकसित कर सकते हैं जिससे निवेशकों का दायरा बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही सरकार, निजी क्षेत्र और आम समाज के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि फैसले लेने की प्रक्रिया में सभी की आवाज शामिल हो और किसी भी विरोध को कम किया जा सके। हमें लगातार मूल्यांकन की आदत भी डालनी होगी। समय समय पर यह जांचना जरूरी है कि मोनेटाइजेशन का असर कैसा हो रहा है और फीडबैक के आधार पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मजबूत तालमेल और संस्थागत क्षमता को बढ़ाकर भारत अपनी बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को विकास के इंजन में बदल सकता है। अगर मोनेटाइजेशन से मिलने वाले पैसे को कुशलता से नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगाया जाए तो एनएमपी 2.0 सिर्फ पैसा जुटाने का साधन मात्र नहीं रहेगा, बल्कि ये एक ऐसा ढांचागत सुधार बन जाएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। हालिया इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार अगर भारत को अपनी जीडीपी ग्रोथ को ऊंचा रखना है तो साल 2050 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाकर लगभग 55% तक ले जाना होगा। ये बात इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 2 स्थान फिसलकर 131वें नंबर पर आ गया है और आर्थिक भागीदारी के मामले में हम दुनिया के सबसे निचले 5 देशों में शामिल हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत में महिला रोजगार के मौजूदा रुझानों की, जिसका जिक्र हाल ही में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में किया गया है। सबसे पहली और बड़ी खबर महिला श्रम बल भागीदारी दर में बढ़ोतरी को लेकर है। साल 2017-18 में ये दर केवल 23.3% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करने की इच्छुक हैं और कार्यबल का हिस्सा बन रही हैं। हालांकि अगर हम वियतनाम और चीन जैसे देशों से तुलना करें तो हमें अभी और लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ये बढ़त एक शानदार शुरुआत है। दूसरी अहम बात है बेरोजगारी दर में गिरावट। साल 2017-18 में महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर 5.6% थी, जो 2023-24 में घटकर मात्र 3.2% रह गई है। ये आंकड़ा केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि समाज अब महिलाओं के प्रति अधिक समावेशी हो रहा है और उनका आर्थिक सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ नौकरी ही नहीं, महिलाएं अब मालिक की भूमिका में भी आगे आ रही हैं। महिला प्रधान प्रोप्राइटरी प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है, जहां 2021-2022 में इनकी संख्या 24.2% थी, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 26.2% हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 58.4% दर्ज की गई है। ये आंकड़े गवाह हैं कि भारत की बेटियां अब सिर्फ अर्थव्यवस्था में हाथ ही नहीं बटा रही हैं, बल्कि उद्योगों का नेतृत्व भी कर रही हैं। महिलाओं के काम से कम जुड़ने के पीछे कई गहरे कारण हैं। साल 2023 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली क्लॉडिया गोल्डन का यू कर्व मॉडल बताता है कि महिलाओं की भागीदारी सामाजिक मानदंडों, कानूनों, माता पिता बनने के प्रभाव और तकनीकी बदलावों से प्रभावित होती है। इस थ्योरी के अनुसार औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में महिलाएं खेती छोड़ देती हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट्रियों के लिए जरूरी स्किल या सामाजिक अनुमति नहीं होती, जिससे भागीदारी गिर जाती है। ये ग्राफ तब दोबारा ऊपर बढ़ता है जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है और सर्विस सेक्टर में नौकरियों के मौके बढ़ते हैं। भारत में एक बड़ी विडंबना ये है कि विज्ञान और तकनीक यानी स्टेम विषयों में 43% ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं, लेकिन वर्कफोर्स यानी काम करने वाली महिलाओं में इनका हिस्सा सिर्फ 27% ही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है, फिर भी कई बाधाएं अब भी खड़ी हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 31% महिलाएं घर से दफ्तर तक आने जाने यानी कम्यूटिंग को एक बड़ी बाधा मानती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी एक बड़ा कारण है। करीब 13% महिलाएं बच्चों की देखभाल और 19% घरेलू कामों के कारण घर से बाहर काम पर नहीं जा पाती। आंकड़े बताते हैं कि 15 से 59 साल की 41% महिलाएं परिवार की देखभाल में लगी हैं, जबकि पुरुषों के लिए ये आंकड़ा केवल 21.4% है। महिलाएं दिन के लगभग 363 मिनट बिना भुगतान वाले कामों जैसे घर की साफ सफाई और खाना बनाने में बिताती हैं, जबकि पुरुष इन कामों में सिर्फ 123 मिनट देते हैं। इसके अलावा काम के घंटों में लचीलापन न होना भी महिलाओं को करियर से दूर करता है। आजकल की नई गिग इकोनॉमी यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आधारित नौकरियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 28% है, क्योंकि वहां सुरक्षा की कमी, मैटरनिटी लीव का न होना और जेंडर सेगमेंटेशन जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।
साथ ही किफायती आवास की कमी, वर्क प्लेस पर भेदभाव, यौन उत्पीड़न और परिवार से सहयोग न मिलना भी महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना मुश्किल बना देता है। अब अच्छी खबर की बात करते हैं। सरकार ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। नए लेबर कोड के तहत अब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा मां बनने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते की सवैतनिक मैटरनिटी लीव दी जा रही है, जबकि गोद लेने वाली माताओं के लिए भी 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। सरकार ने मजदूरी और काम की शर्तों में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही जहां 6 साल से छोटे बच्चे हैं, वहां क्रैच यानी शिशु गृह की सुविधाएं देने और महिलाओं को खतरनाक कामों में लगाने से पहले उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स जैसी पहल शुरू की है, जो 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून को सख्ती से लागू करने में मदद करती है। बजट 2026-27 में शी मार्ट पहल की भी घोषणा की गई है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। रोजगार के मौकों को बढ़ाने के लिए अब 17 राज्यों ने महिलाओं को उन उद्योगों में भी काम करने की अनुमति दे दी है जिन्हें पहले खतरनाक माना जाता था। लगभग 22 राज्यों ने फैक्ट्रियों में और 33 राज्यों ने कमर्शियल संस्थानों में महिलाओं को रात के समय काम करने की छूट दी है, बशर्ते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे का रास्ता ये है कि हमें सुरक्षा ढांचे और किफायती परिवहन पर और काम करना होगा। कोच्चि की वुमेन पुलिस कंट्रोल रूम वैन और हैदराबाद की शी टीम्स जैसे उदाहरणों को पूरे देश में अपनाना चाहिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी विजिबिलिटी बढ़े। चेन्नई की तर्ज पर सड़कों को पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित और रोशन बनाना होगा। साथ ही तमिलनाडु के थोजी हॉस्टल की तरह कामकाजी महिलाओं के लिए किफायती हॉस्टल बनाने होंगे, ताकि रहने की समस्या हल हो सके। महिलाओं पर पड़ने वाले घरेलू कामों के बोझ को कम करने के लिए हमें बैक टू वर्क और रिटर्नशिप प्रोग्राम चलाने होंगे, ताकि जो महिलाएं ब्रेक के बाद दोबारा काम पर आना चाहती हैं, उन्हें आसानी हो। नए लेबर कोड में मैटरनिटी बेनिफिट के बाद घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेलंगाना कावी हब जैसे मॉडल पीपीपी के जरिए महिलाओं को स्टार्टअप और निवेशकों से जोड़ रहे हैं। अंत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करने का रास्ता भी है। जब महिलाएं काम करेंगी तो न केवल परिवारों का कल्याण होगा, बल्कि भारत 2047 तक एक विकसित और समावेशी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। लखपति दीदी। हाल ही में सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मार्च 2027 का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे 1 साल पहले ही देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मील का पत्थर पार कर लिया गया है। इस शानदार सफलता को देखते हुए सरकार ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया और बड़ा लक्ष्य तय किया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये लखपति दीदी पहल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को इतना सक्षम बनाना है कि उनके परिवार की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाए। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहा है और इसे साल 2023 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। एक महिला को लखपति दीदी तब कहा जाता है जब वो अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। यहाँ खास बात यह है कि ये कमाई स्थायी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनकी औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए और ये सिलसिला कम से कम 4 कृषि सत्रों या बिजनेस साइकिल तक लगातार बना रहना चाहिए। सरकार ने लखपति दीदी की पहचान करने के लिए कुछ कड़े और स्पष्ट मानक तय किए हैं। सबसे पहले वह महिला कम से कम 2 साल से किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए और उसने सामुदायिक निवेश कोष यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का लाभ उठाया हो। इसके साथ ही वह इस मिशन के जरिए आजीविका से जुड़ी कम से कम 2 अलग-अलग गतिविधियों या कामों में सक्रिय रूप से जुड़ी होनी चाहिए। इस तरह ये योजना केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई तरह की वित्तीय सहायता और फंड प्रदान करती है। इन फंड्स का मकसद महिलाओं को छोटे मोटे खर्चों से लेकर बड़े बिजनेस खड़ा करने तक में मदद करना है। सबसे पहले आता है रिवॉल्विंग फंड, जिसे हम RF भी कहते हैं। इसमें प्रति योग्य स्वयं सहायता समूह को 20,000 से 30,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समूह के भीतर ही लेन देन को बढ़ावा देना और सदस्यों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना है। इसके बाद आता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या CIF, जिसमें हर समूह को 2.5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। ये फंड महिलाओं की साख यानी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने और उनके वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है।
सरकार कैपिटलाइजेशन सपोर्ट के जरिए भी बड़ी मदद करती है। इसके तहत समूहों को 20 लाख रुपए तक के बिना गारंटी वाले लोन ब्याज में छूट और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर 3 लाख रुपए तक के लोन पर केवल 7% ब्याज लगता है और जनधन खाता रखने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। जो महिलाएं बड़े स्तर पर काम करना चाहती हैं उनके लिए वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड बनाया गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए और सामूहिक रूप से 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी और सहायता दी जाती है। साथ ही कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड के जरिए व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर किसी बिजनेस को शुरुआत में चलाने में दिक्कत आ रही है तो वायबिलिटी गैप फंड उसके खर्चों को तब तक संभालता है जब तक वो बिजनेस आत्मनिर्भर न हो जाए। ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और ब्लॉक स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर यानी वन स्टॉप फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग और बिजनेस डेवलपमेंट की सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही गैर कृषि उद्योगों के लिए माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट और क्लस्टर प्रमोशन के जरिए महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ा जाता है। अंत में गांव के भीतर ही यातायात की सुविधा बेहतर करने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना चलाई जा रही है। इसके तहत महिलाओं को ग्रामीण परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए रियायती लोन दिए जाते हैं। इस तरह छोटे फंड से लेकर बड़े निवेश और ट्रेनिंग तक सरकार हर मोर्चे पर ग्रामीण महिलाओं का हाथ थाम रही है ताकि वे गर्व से खुद को लखपति दीदी कह सकें। लखपति दीदी इनिशिएटिव। इस पहल के महत्व और प्रभावों की बात करें तो ये महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दे रही है। यहाँ स्वयं सहायता समूह केवल बचत का माध्यम नहीं बल्कि बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 65 ग्रामीण एसएचजी सदस्यों की आय में सुधार हुआ है। जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उनकी मोलभाव करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे वे वित्तीय फैसलों और संपत्ति के मालिकाना हक में अपनी भागीदारी दर्ज करा पाती हैं। ये समूह सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का जरिया भी बन रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले की मिशन रागी इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां आदिवासी महिलाओं ने खेती से लेकर मार्केटिंग तक का पूरा जिम्मा संभाला और कुपोषण से लड़ते हुए अपनी आय भी बढ़ाई। जब एक दीदी सफल होती है तो वो समाज के लिए रोल मॉडल बन जाती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन आता है। साथ ही यह पहल महिलाओं को खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आजीविका के विकल्प भी दे रही है। हालांकि इस राह में कुछ चुनौतियां और बाधाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या कौशल और क्षमता की कमी है, क्योंकि कई महिलाओं के पास बिजनेस मैनेजमेंट और डिजिटल साक्षरता की कमी होती है। हमारे समाज की पुरानी सोच और पितृसत्ता भी महिलाओं की तरक्की में रोड़ा अटकाती है। कई बार समूहों के अंदरूनी तालमेल में भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कर्ज के बंटवारे या मुनाफे को लेकर विवाद जो समूह को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा की निगरानी करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल जानकारी की कमी के कारण आजीविका रजिस्टर को अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद लखपति दीदी योजना ग्रामीण भारत की महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। लखपति दीदी योजना की सफलता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें भविष्य की जरूरतों पर ध्यान देना होगा, जिसे हम वे अहेड कह सकते हैं। सबसे पहले हमें वित्त तक पहुंच यानी एक्सेस टू फाइनेंस को और मजबूत करना होगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के विस्तार ने बैंकिंग सेवाओं को महिलाओं के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इससे न केवल स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज लेना आसान हुआ है, बल्कि लोन न चुका पाने की दर यानी एनपीए भी घटकर लगभग 1.76% रह गई है। संस्थागत सहायता को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल बिठाना होगा, ताकि योजना का संचालन और भी सुचारू रूप से हो सके। आज के दौर में तकनीकी प्रगति के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। नाबार्ड का प्रोजेक्ट ई शक्ति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो स्वयं सहायता समूहों के कामकाज में डिजिटल साक्षरता और तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। एक और क्रांतिकारी कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल। एआई आधारित टूल्स की मदद से अब स्वयं सहायता समूहों को हाथ से रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तकनीक समूहों की बचत और लोन चुकाने के पैटर्न का विश्लेषण करके ये बता सकती है कि भविष्य में उन्हें कितने कर्ज की जरूरत होगी और कौन सी सदस्य बड़े बिजनेस लोन लेने के लिए तैयार हैं। अंत में उन इलाकों पर विशेष ध्यान देना होगा जो पिछड़े हैं या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना होगा, ताकि विकास की मुख्य धारा से कोई भी महिला पीछे न छूट जाए। इसी सोच के साथ हम भारत की हर दीदी को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। दरअसल हाल ही में सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है और इस बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे बनाने की योजना के लिए बजट की राशि को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भारत दुनिया के नक्शे पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक बड़ा केंद्र बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ECMS योजना क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ऐसा आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां मोबाइल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के छोटे छोटे पुर्जे हमारे अपने देश में ही तैयार हों। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि हमें इन पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिसका मतलब है कि भारत में बनी चीजें पूरी दुनिया के बाजारों में बिकेंगी। इस पूरी योजना की देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है, जिसे हम संक्षिप्त में मेटी भी कहते हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार कंपनियों को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन यानी आर्थिक मदद दे रही है। ये मदद इस आधार पर दी जाएगी कि कोई कंपनी कितना व्यापार या टर्नओवर कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी डिस्प्ले मॉड्यूल या कैमरा मॉड्यूल जैसे पुर्जे बनाती है तो उसे 6 वर्षों के लिए टर्नओवर से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इसमें लचीलापन भी रखा है, जिसमें कंपनियां 1 साल की तैयारी की अवधि का विकल्प भी चुन सकती हैं। टर्नओवर के साथ साथ सरकार पूंजीगत व्यय यानी फैक्ट्री लगाने या मशीनें खरीदने में होने वाले खर्च पर भी 5 साल तक प्रोत्साहन देगी। कुछ विशेष मामलों में हाइब्रिड प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है, जहां टर्नओवर और निवेश दोनों को ध्यान में रखकर मदद दी जाती है। इस योजना का मुख्य ध्यान मोबाइल की स्क्रीन यानी डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरे के छोटे पुर्जे, सर्किट बोर्ड और लिथियम सेल रखने वाले बक्सों जैसे जरूरी सामानों पर है। जब ये सब भारत में बनेंगे तो न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में हमारी पकड़ और भी मजबूत होगी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इस क्षेत्र की जबरदस्त तरक्की के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला है टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिसे हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। आज भारत AI, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए अपने उत्पादन को और अधिक कुशल बना रहा है। दूसरा कारण है हमारा बढ़ता हुआ घरेलू बाजार। देश में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मांग लगातार बढ़ रही है और लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ी है। तीसरा बड़ा कारण है पर्यावरण और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ता फोकस। इको फ्रेंडली समाधानों और EV प्रोडक्शन की वजह से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स की मांग बढ़ गई है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है China+1 की वैश्विक रणनीति। दुनिया भर के निर्माता अब चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर देख रहे हैं, ताकि उनकी सप्लाई चेन सुरक्षित रहे और उत्पादन कभी न रुके। अगर हम मौजूदा स्थिति के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ दिखता है। साल 2014-15 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 6 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। घरेलू बाजार की बात करें तो ये 8 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ से 3.26 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का 70% से ज्यादा हिस्सा मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर टिका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्रांति ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। पिछले 1 दशक में अकेले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा हुई है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल दुनिया का बाजार ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक नया लीडर बनने की राह पर है। अब हम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सामने आने वाली उन बड़ी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। पहली और सबसे बड़ी समस्या है आयात पर भारी निर्भरता, जिसका मतलब है कि हम आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। भारत आज भी एक शुद्ध आयातक बना हुआ है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान बाहर से मंगाते हैं। मुख्य रूप से हम चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इंटीग्रेटेड सर्किट मंगाते हैं। इस निर्भरता का असर ये होता है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ जाता है और हमारी आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरी आ जाती है। जैसे अगर कभी देशों के बीच तनाव बढ़ जाए तो इन पुर्जों की कमी से हमारा उत्पादन रुक सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है लागत की प्रतिस्पर्धा का अंतर, जो हमारे देश में व्यापार करने को थोड़ा कठिन बनाता है। भारत में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाना चीन, वियतनाम या मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले 10 से 20% अधिक महंगा पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे बाहर से आने वाले कच्चे माल पर लगने वाला भारी आयात शुल्क, महंगे रॉ मटेरियल और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का अधिक लॉजिस्टिक्स खर्च। साथ ही हमारे यहाँ बड़ी घरेलू कंपनियों की कमी है, जिससे हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ नहीं मिल पाता। एक और गंभीर मुद्दा यह है कि भारत में स्वदेशी अनुसंधान और विकास की कमी है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में केवल पुर्जों को जोड़ने यानी असेंबली पर केंद्रित है, न कि नए डिजाइन बनाने पर। रिसर्च और विकास का ढांचा कमजोर होने की वजह से हम ऊंचे मूल्य वाले उन्नत पुर्जों का डिजाइन अपने देश में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमें ई कचरा संकट पर भी ध्यान देना होगा, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया में 82 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा जमा हो जाएगा, जिसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 5 मिलियन मीट्रिक टन होने की आशंका है। हमारे पास इस कचरे को सही तरीके से पुनर्चक्रित करने के लिए औपचारिक ढांचे की कमी है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इन चुनौतियों को समझकर ही हम भविष्य में एक बेहतर और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने बहुत ही सोच समझकर कदम उठाए हैं। सरकार ने प्लग एंड प्ले और इंसेंटिव लिंक्ड यानी प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनियों को बनी बनाई सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे आएं और सीधे अपना काम शुरू कर दें। सरकार का लक्ष्य भारत को ESDM यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाना है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल है उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, जिसे हम PLI योजना कहते हैं। यह योजना मोबाइल फोन और IT हार्डवेयर जैसे 14 अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि देश से निर्यात बढ़े और हम आधुनिक तकनीक अपना सकें। इसी तरह स्पेक्स नाम की एक योजना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को उनके निवेश पर 25% की वित्तीय सहायता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को केवल पुर्जे जोड़ने वाले देश से निकालकर ऊंचे मूल्य वाले पुर्जे बनाने वाले देश के रूप में पहचान दिलाना है। कंपनियों को बेहतर माहौल देने के लिए EMC 2.0 जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और साझा सुविधा केंद्र बनाने में आर्थिक मदद देती हैं। इसके अलावा 2021 में शुरू किया गया सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह प्रोग्राम सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री ऑन डिस्प्ले यूनिट्स और डिजाइन से जुड़े कामों के लिए भारी वित्तीय सहायता दे रहा है ताकि भारत का अपना सेमीकंडक्टर उद्योग खड़ा हो सके। नीतियों के स्तर पर भी काफी सुधार किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाने का रास्ता दिखाती है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, जिसके जरिए साल 2020-21 के बाद से अब तक $4 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश भारत आ चुका है। ताजा बजट 2026-27 में भी कई बड़े टैक्स सुधार किए गए हैं। सरकार ने माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजों के पुर्जों पर लगने वाले सीमा शुल्क में छूट दी है। साथ ही खिलौने बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगने वाले सामाजिक कल्याण अधिभार को भी हटा दिया गया है ताकि देश में ही खिलौनों का निर्माण बढ़ सके। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत आयात पर निर्भरता कम करने, उत्पादन लागत घटाने और नए विचारों को बढ़ावा देने पर बहुत बारीकी से काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $300 बिलियन तक पहुंच जाए। अपनी बेहतरीन नीतियों और कुशल कामगारों के दम पर भारत अब पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बाजार में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर यानी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। सरल भाषा में कहें तो ये ऐसी मशीनें, औजार या उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी चीजों को बनाने या सेवाएं देने के लिए किया जाता है, जैसे कि कारखाने में लगी बड़ी मशीनें या बिजली बनाने वाले प्लांट। ये सामान सीधे हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं होते, बल्कि भविष्य में उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के काम आते हैं। इसमें मशीनों को आधुनिक बनाना और पुरानी मशीनों को बदलना भी शामिल है। सरकार ने इस बार पब्लिक केपेक्स यानी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 9% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने CIE स्कीम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े उपकरणों जैसे कि लिफ्ट आग बुझाने वाले यंत्र और सुरंग खोदने वाली मशीनों का निर्माण अपने ही देश में बढ़ाना है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो विदेशी कंपनियां भारत के बॉन्डेड जोन्स में काम करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी मशीनें और औजार सप्लाई करेंगी, उन्हें 5 साल तक इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए लिथियम आयन सेल बनाने वाली मशीनों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी हटा दिया गया है ताकि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा मिले। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकारी कंपनियां अब 2 अत्याधुनिक हाईटेक टूल रूम्स भी बनाएंगी, जहां बारीक पुर्जों की डिजाइनिंग और टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही कंटेनर बनाने के लिए भी अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। अगर हम भारत में इस सेक्टर की स्थिति देखें तो आज इसका बाजार लगभग $92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में इस अकेले क्षेत्र का योगदान करीब 12% है। ये कोई नई सोच नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस मॉडल से हुई थी, जिसका मकसद भारी उद्योगों को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। आज भी सरकार उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि हमारा देश उत्पादन के मामले में दुनिया का केंद्र बन सके।
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र यानी कैपिटल गुड्स सेक्टर की संभावनाओं के बीच हमें उन चुनौतियों को भी समझना होगा जिनसे ये क्षेत्र आज जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या आधुनिक मशीनों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता है। हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट यानी शोध कार्य काफी कमजोर है, जिसके कारण आज भी लगभग 40% कैपिटल गुड्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। इस क्षेत्र में होने वाला कुल निवेश हमारी जीडीपी का मात्र 0.9% ही है, जबकि नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी का लक्ष्य इसे 2.8% तक ले जाने का था। अगली बड़ी बाधा बुनियादी ढांचे की कमी और पूंजी का बोझ है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों की वजह से यहां के निर्माताओं को वैश्विक प्रतियोगियों के मुकाबले लगभग 5% अधिक लागत का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे यहां उच्च परिशुद्धता वाले विनिर्माण के लिए जरूरी घरेलू क्षमता की भारी कमी है, जिसे हम प्रिसिजन इकोसिस्टम डेफिसिट कहते हैं। टैक्स और ड्यूटी के मामले में भी काफी विसंगतियां हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स होने की वजह से और अलग अलग राज्यों के टैक्सों के कारण भारतीय निर्माताओं को करीब 24% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही हमारे कार्यबल के कौशल में भी बड़ी खाई देखी गई है। काम करने की उम्र वाले लगभग 60% लोगों के पास कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं है, जिसकी वजह से उद्योगों को तैयार लेबर मिलने में भारी दिक्कत आती है। इस क्षेत्र का बिखराव भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में छोटे और मध्यम उद्योगों का दबदबा है। छोटे स्तर पर काम होने की वजह से ये कंपनियां नई तकनीक अपनाने या नए उत्पाद बनाने में सक्षम नहीं हो पाती। अंत में निर्यात की राह में भी कई रोड़े हैं। लंबे समय के लिए कर्ज न मिल पाना और व्यापारिक प्रोत्साहन की कमी की वजह से हम अपनी निर्यात क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। भारत सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 की, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की विनिर्माण हिस्सेदारी को 12% से बढ़ाकर साल 2025 तक 20% करना था। हालांकि ये नीति अपने लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए अब सरकार ने इसे और बेहतर बनाने के लिए ड्राफ्ट नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2025 तैयार की है। इस पूरे विकास में डीपीआईआईटी विभाग की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि ये विभाग नई तकनीकों में निवेश को आसान बनाता है और विदेशी निवेश यानी एफडीआई को बढ़ावा देकर उद्योगों का संतुलित विकास करता है। इसके साथ ही सरकार की पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें ऑटोमोबाइल और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज जैसी योजनाएं शामिल हैं। एक और खास पहल भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना है, जो उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल बिठाती है, जहां प्रोजेक्ट सीधे उद्योगों द्वारा सरकार को फंडिंग के लिए दिए जाते हैं। बुनियादी ढांचे को जोड़ने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन चलाया जा रहा है, जो 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर औद्योगिक विकास को रफ्तार दे रहा है। सरकार ने नियमों को भी काफी सरल बनाया है, जिसे हम लिबरल पॉलिसी कहते हैं। अब इंजीनियरिंग क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और पड़ोसी देशों को छोड़कर अन्य देशों से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। साथ ही तकनीक के ट्रांसफर और आयात निर्यात पर भी कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल बनाई गई है, जो युवाओं को इस क्षेत्र के लिए तैयार करती है। भारत अब वॉशिंगटन अकॉर्ड का भी स्थायी सदस्य है, जिससे हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री और इंजीनियरों की साख पूरी दुनिया में बढ़ गई है। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए भी सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करना और तकनीक को उन्नत बनाना है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की वो बुनियाद है, जो भले ही जीडीपी में 1.9% का योगदान देती हो, लेकिन पूरे विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती इसी पर टिकी है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है, उससे ये सेक्टर आने वाले समय में देश की प्रगति का इंजन साबित होगा। टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें बुनकरों और कारीगरों की मदद, निर्यात को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी को देखें तो यह देश की कुल जीडीपी में लगभग 2% का योगदान देता है। लेकिन जब हम विनिर्माण की बात करते हैं तो भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 11% जैसी बड़ी संख्या तक पहुंच जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान में कपड़े का कितना बड़ा महत्व है। वैश्विक स्तर पर भी भारत का डंका बज रहा है। भारत दुनिया में टेक्सटाइल और अपैरल यानी कपड़े और बने बनाए पहनावे का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। खास बात यह है कि हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 47% अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में जाता है। रोजगार के मामले में तो यह क्षेत्र कमाल का है,
खेती के बाद यह हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, जिससे करोड़ों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारा कपड़ा उद्योग छोटे और मध्यम उद्योगों की ताकत पर टिका है। इस पूरे उद्योग की लगभग 80% उत्पादन क्षमता इन्हीं एमएसएमई इकाइयों में फैली हुई है, जो हमारे देश के आर्थिक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करती हैं। बजट 2026-27 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वह है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। इस बड़े प्रोग्राम को 5 खास हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नेशनल फाइबर स्कीम, जिसका लक्ष्य फाइबर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम पारंपरिक क्लस्टरों को आधुनिक बनाने और रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है। तीसरा नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम हमारे कारीगरों को मिलने वाली मदद को एक जगह लाता है। चौथा टेक्स इको इनिशिएटिव पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देता है। और पांचवां स्मर्थ 2.0 प्रोग्राम युवाओं को इस क्षेत्र के लिए जरूरी हुनर सिखाने का काम करेगा। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भी बड़ा दांव लगाया है। इन पार्कों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा ताकि एक ही जगह पर सारा बुनियादी ढांचा और बड़ी सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों से जोड़ने, काम करने के तरीकों को आधुनिक बनाने और एक जिला एक उत्पाद पहल को मजबूत करने का काम करेगा। निर्यात को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। इससे उन निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी जो बिना ड्यूटी वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके जूते, कपड़े या चमड़े का सामान बनाते हैं। साथ ही छोटे उद्योगों के पास पैसों की कमी न हो, इसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया है। अब सरकारी कंपनियों के लिए इसका उपयोग करना अनिवार्य होगा और सरकार इसके जरिए बिल डिस्काउंटिंग पर क्रेडिट गारंटी भी देगी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भी ट्रेड से जोड़ दिया गया है। छोटे उद्यमों को भविष्य का बड़ा खिलाड़ी या चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड भी बनाया गया है। इसके अलावा सरकार की कई पुरानी और महत्वपूर्ण योजनाएं भी इस सेक्टर को सहारा दे रही हैं, जैसे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम और पीएम मित्रा पार्क्स। एमएसएमई उद्योगों को नई मशीनें खरीदने में मदद के लिए एटीयूएफएस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन और सिल्क समग्र जैसी योजनाएं तकनीकी कपड़ों और रेशम उत्पादन में भारत की ताकत बढ़ा रही हैं। टेक्स रैम्स जैसी पहल रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है ताकि हमारा कपड़ा उद्योग भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। इतनी सारी खूबियों के बाद भी हमारे कपड़ा उद्योग को कुछ कड़वी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल को लेकर है। कपास की खराब गुणवत्ता और बदलते मौसम के कारण कम होती पैदावार ने चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर यानी मानव निर्मित रेशों के लिए हमें आज भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मुकाबला बहुत कड़ा है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश हमें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन से आने वाला सस्ता मैन मेड फाइबर हमारे बाजार में डंप किया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित होता है। हालिया भू राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया भारी 50% टैरिफ यानी सीमा शुल्क, जो हमारे सामान को वहां महंगा बना देता है। एक और बड़ी कमी ऑटोमेशन यानी मशीनीकरण की है। आज भी हमारा बहुत सारा काम हाथों से होता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश रहती है और उत्पादन की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसके साथ ही स्किल्ड लेबर यानी कुशल कारीगरों की कमी है और ये पूरा सेक्टर बहुत बिखरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुनाई से जुड़ी 90% से ज्यादा इकाइयां आज भी असंगठित क्षेत्र में आती हैं। जटिल सरकारी नियम, जीएसटी की अलग अलग दरें और महंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी इस क्षेत्र की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। इन समस्याओं से निपटने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड काफी स्पष्ट है। हमें उन्नत ऑटोमेशन अपनाना होगा, जिसमें स्मार्ट लूम्स और एआई का इस्तेमाल करके मांग का पहले से अनुमान लगाया जा सके। हमें बड़े टेक्सटाइल पार्क्स और रिसर्च पर निवेश करना होगा ताकि एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल सकें। भविष्य की जरूरत को देखते हुए हमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी विशेष कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही नेशनल फाइबर स्कीम के जरिए देश में ही मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। कपास की सप्लाई चेन को सुधारने के लिए पास किसान ऐप जैसे डिजिटल टूल्स और कस्तूरी कॉटन भारत जैसी ब्रांडिंग का सहारा लेना चाहिए। विदेशी बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी मुफ्त व्यापार समझौतों का पूरा फायदा उठाना होगा। इसके साथ ही समर्थ 2.0 जैसे कार्यक्रमों के जरिए वर्कफोर्स को प्रशिक्षित करना और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से पारंपरिक कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना बहुत जरूरी है। अंत में एमएसएमई के लिए ऐसे फाइनेंसिंग मॉडल लाने चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उद्योगों को विशेष लाभ दें। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया। हाल ही में सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मिलने वाले कर्ज के लक्ष्य को दोगुना करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे किसानों द्वारा उगाया गया अनाज सुरक्षित रहे और बर्बाद न हो। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024-25 के अनुमानों के मुताबिक भारत ने 353.96 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इतने बड़े स्तर पर पैदा हुए अनाज को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती है। भारत में अनाज के भंडारण के लिए मुख्य रूप से दो तरह की प्रणालियां काम करती हैं। पहली है केंद्रीकृत भंडारण व्यवस्था। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई या राज्य सरकार की एजेंसियां सीधे किसानों से अनाज खरीदती हैं और उसे सेंट्रल पूल में जमा करती हैं। ये खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके और देश में अनाज का एक बफर स्टॉक बना रहे। जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास अनाज रखने की कुल क्षमता लगभग 917.83 लाख मीट्रिक टन थी। दूसरी व्यवस्था है विकेंद्रीकृत भंडारण। ये गांवों के स्तर पर बने गोदामों, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और किसानों द्वारा खुद के स्तर पर किए जाने वाले भंडारण से जुड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पैदा होने वाले कुल अनाज का लगभग 60 से 70% हिस्सा आज भी घरेलू स्तर पर पारंपरिक तरीकों से स्टोर किया जाता है। अशोक दलवई कमेटेजिस ने किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप तैयार किया था। उसने भी सलाह दी थी कि पैक्स के माध्यम से गांवों में ही भंडारण की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपना अनाज औने पौने दामों पर न बेचना पड़े। भारत में अनाज के भंडारण को मजबूत करने के लिए सरकार कई बड़ी योजनाएं चला रही है। इनमें सबसे प्रमुख है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे साल 2020 में शुरू किया गया था। ये योजना गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, अनाज की छटाई और ग्रेडिंग यूनिट्स के साथ साथ लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए आर्थिक मदद देती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण और पुराने गोदामों की मरम्मत के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना काम कर रही है। ये योजना इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई जा रही है, जो खेत से लेकर बाजार तक एक सुचारू सप्लाई चेन बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण पहल है सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। इसका लक्ष्य एआईएफ और एएमआई जैसी योजनाओं को एक साथ जोड़कर ग्रामीण स्तर पर पैक्स के जरिए विशाल भंडारण क्षमता विकसित करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें बेहतर भंडारण की जरूरत क्यों है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सही भंडारण न होने की वजह से जितना अनाज और खराब होने वाली चीजें बर्बाद हो जाती हैं, उससे भारत की 1/3 गरीब आबादी का पेट भरा जा सकता है। ये बर्बादी रोकना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेहतर भंडारण से बाजार में कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। जब अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने स्टॉक से अनाज निकालकर कीमतों को बढ़ने से रोक सकती है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए करोड़ों लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए भी एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी भंडारण सुविधा होने से हमारे किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी। वे अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे और सही दाम मिलने पर बेचकर अपनी आय दोगुनी कर सकेंगे। भारत में अनाज भंडारण की व्यवस्था को लेकर कई गंभीर चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। सबसे पहली समस्या भंडारण में क्षेत्रीय असंतुलन की है। आज हमारे ज्यादातर बड़े गोदाम और सुविधाएं पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिमटी हुई हैं, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अनाज रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। इस वजह से अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी समय और पैसा बर्बाद होता है। दूसरी बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे के निर्माण में होने वाली देरी है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी जैसी योजनाओं के तहत गोदाम बनाने के प्रोजेक्ट्स में अक्सर बहुत देरी होती है। उदाहरण के तौर पर कई बार तो गोदामों के निर्माण के ठेके ही देर से मिलते हैं और उनका काम पूरा होने में 2 से 7 साल तक का लंबा वक्त लग जाता है। जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा खतरा है। बढ़ता तापमान और नमी अनाज में फफूंद और सड़न पैदा कर देते हैं। वहीं ग्रामीण स्तर पर हमारे किसानों के पास आज भी भंडारण के लिए मिट्टी, बांस और पत्थरों से बने पारंपरिक ढांचे ही मौजूद हैं। ये ढांचे न तो चूहों से अनाज को बचा पाते हैं और न ही कीटों और फफूंद के हमलों को रोक सकते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। सीएजी की 2023 की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि हमें वैज्ञानिक भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सरकार को नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के तहत अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करना होगा। साथ ही खुले में अनाज रखने की पुरानी पद्धति यानी सीएपी स्टोरेज को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह आधुनिक बंद गोदाम बनाने होंगे। शांता कुमार कमेटी ने भी कुछ बहुत जरूरी बातें कही थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि भंडारण प्रबंधन का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए ताकि अनाज की खरीद से लेकर वितरण तक हर जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो। कमेटी ने यह भी कहा कि एफसीआई के पुराने गोदामों को निजी क्षेत्र की मदद से आधुनिक साइलो में बदला जाना चाहिए।
इसके अलावा निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके तहत किसान अपना अनाज रजिस्टर्ड गोदामों में रखकर एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं और उस रसीद के आधार पर बैंक से आसानी से कर्ज ले सकते हैं। इससे किसानों को फसल कटते ही उसे बेचने का दबाव नहीं रहेगा और वे बेहतर कीमत का इंतजार कर सकेंगे। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस हाल ही में इन सूचकांकों को संशोधित यानी रिवाइज किया गया है ताकि ये भारत के बदलते व्यापारिक ढांचे और वैश्विक व्यापार के नए पैटर्नों को बेहतर ढंग से दिखा सकें। सरल शब्दों में कहें तो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस का मुख्य उद्देश्य समय के साथ भारत के निर्यात और आयात की कीमतों यानी यूनिट वैल्यू और उनकी मात्रा में होने वाले बदलावों को मापना है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। एक बड़ा बदलाव इनके आधार वर्ष में किया गया है। अब गणना के लिए पुराने आधार वर्ष 2012-13 के बजाय नए वित्तीय वर्ष 2022-23 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बदलाव से हमें आज के दौर के व्यापार की ज्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके तहत कई तरह के सूचकांक तैयार किए जाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्स और इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्स। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यापार की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसे समझने के लिए 3 मुख्य श्रेणियों को देखा जाता है। सबसे पहले है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो हमें निर्यात की कीमतों और आयात की कीमतों के बीच का अनुपात बताता है। इसके बाद आता है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो आयात की गई भौतिक मात्रा और निर्यात की गई भौतिक मात्रा के अनुपात को दर्शाता है। अंत में आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड को निर्यात की कुल मात्रा से गुणा किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था सरकार को ये समझने में मदद करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का व्यापार कितना फायदेमंद है और हमें अपनी आर्थिक नीतियों में कहां सुधार करने की जरूरत है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने इस एग्रीमेंट से जुड़े नियमों को काफी आसान और तर्कसंगत बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब निवेश करने वालों के लिए और भी बेहतर और सरल टैक्स व्यवस्था तैयार कर रहा है। विशेष रूप से आईटी सेक्टर के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले आईटी सेवाओं के अलग अलग हिस्से होते थे, लेकिन अब सरकार ने इन सभी को मिलाकर एक ही श्रेणी बना दी है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कहा जाएगा। इसके साथ ही एक समान सेफ हार्बर मार्जिन भी तय किया गया है ताकि टैक्स को लेकर होने वाले विवादों और कानूनी लड़ाइयों को कम किया जा सके। सरकार ने इसकी पात्रता की सीमा यानी थ्रेशोल्ड को भी 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 2000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी और नियमों के आधार पर इसे तुरंत मंजूरी मिल सकेगी। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। लक्ष्य ये है कि ये काम 2 साल के भीतर पूरा हो जाए और जरूरत पड़ने पर इसे सिर्फ 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये टैक्स भरने वाले और टैक्स अधिकारियों के बीच पहले से किया गया एक समझौता है। इसमें कुछ खास लेन देन के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का तरीका पहले ही तय कर लिया जाता है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और टैक्स को लेकर स्पष्टता बनी रहे। यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग को समझना भी जरूरी है। जब एक ही ग्रुप की 2 कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं तो उनके बीच होने वाले लेन देन की एक सही कीमत तय की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनियां अपने मुनाफे को एक जगह से दूसरी जगह न भेज सकें और टैक्स चोरी को रोका जा सके। सरकार की इन कोशिशों से विदेशी कंपनियों का भरोसा भारत पर और बढ़ेगा और व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो। अब हम एक बहुत ही जरूरी आर्थिक विषय पर बात करेंगे, जिसे कर्ज और जीडीपी का अनुपात यानी डेट टू जीडीपी रेशियो कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि देश की कुल कमाई के मुकाबले उस पर कितना कर्ज है। भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हम 2030-31 तक इस अनुपात को 50 जोड़ या घटाव 1% के स्तर पर लाने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो बजट अनुमान 2026-27 में इसके 55.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि सरकार अब राजकोषीय घाटे के बजाय इस कर्ज और जीडीपी के अनुपात को अपनी नीति का मुख्य लक्ष्य मान रही है। पहले फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत घाटे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब इस अनुपात को प्राथमिकता दी जा रही है। इस एफआरबीएम एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की राजकोषीय नीति एक टिकाऊ और सही रास्ते पर चले। जब सरकार का कर्ज उसके नियंत्रण में रहता है और उसकी कमाई के साथ तालमेल बिठाकर चलता है तो इससे देश में आर्थिक स्थिरता आती है। यह अनुशासन न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के बीच भारत की साख को भी बढ़ाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो इसे निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। डेट टू जीडीपी रेशियो निकालने के लिए हम देश की कुल सार्वजनिक कर्ज को देश की कुल कमाई यानी ग्रॉस जीडीपी से भाग देते हैं और फिर उसे 100 से गुणा कर देते हैं।
ये अनुपात हमें ये बताता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कितना कर्जदार है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर ये अनुपात यानी रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि देश पर उसकी कमाई की तुलना में कर्ज का बोझ बहुत अधिक है। जब कर्ज का ये स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है तो उस देश की कर्ज वापस करने की क्षमता कम होने लगती है। इसका सीधा असर देश की साख पर पड़ता है और अंत में अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो डिफॉल्ट होने का खतरा यानी कर्ज न चुका पाने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं कि वे अपनी जीडीपी को बढ़ाएं और कर्ज को एक सुरक्षित सीमा के भीतर रखें ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। हाल ही में यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब विदेश में पढ़ाई करने यानी एजुकेशन और इलाज यानी मेडिकल खर्चों के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस की दर को घटा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीसीएस क्या होता है। इसका पूरा नाम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 206C के तहत जब आप कोई खास सामान या सेवा खरीदते हैं तो विक्रेता आपसे एक अतिरिक्त टैक्स वसूलता है जिसे बाद में सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। बजट के इस नए फैसले से उन परिवारों का बोझ कम होगा जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो विदेश में इलाज करा रहे हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आखिर है क्या। इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साल 2004 में शुरू किया गया था। इसके तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें नाबालिग यानी बच्चे भी शामिल हैं, एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की रकम आसानी से विदेश भेज सकता है। ये पैसा आप अपनी जरूरत की चीजों जैसे यात्रा या पढ़ाई के लिए या फिर विदेश में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुविधा सिर्फ व्यक्तिगत लोगों के लिए है। बड़ी कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। साथ ही इस पैसे के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां भी हैं। आप इस योजना के तहत भेजे गए पैसे का इस्तेमाल जुआ खेलने, लॉटरी खरीदने या शेयर बाजार में सट्टेबाजी और ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सरकार का मकसद इस योजना के जरिए आम नागरिकों को कानूनी तरीके से और आसानी से विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल की आजादी देना है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल के भीतर देश की हर पंचायत और हर गांव में नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां बनाई जाएं। सरल शब्दों में कहें तो पैक्स जमीन स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं जो अल्पकालिक ऋण देने का ढांचा तैयार करती हैं। ये कर्ज लेने वाले किसानों और बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरबीआई और नाबार्ड के बीच आखिरी कड़ी के रूप में काम करती हैं ताकि बैंकिंग सुविधाएं सीधे खेत तक पहुंच सकें। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक 79,630 पैक्स को मंजूरी दी जा चुकी है और 32,802 नए पैक्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। आधुनिक दौर के साथ चलते हुए 61,478 पैक्स का डिजिटलीकरण भी किया जा चुका है। इनके संचालन और नियमों को समझना भी दिलचस्प है। जो पैक्स एक से ज्यादा राज्यों में काम करते हैं उन्हें मल्टी स्टेट पैक्स कहते हैं और ये संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 के तहत आते हैं। इनका प्रशासन केंद्र सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पैक्स केवल एक ही राज्य में काम करते हैं वे राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रशासन संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। अब हम ग्रामीण भारत की तरक्की के सबसे बड़े स्तंभ यानी पैक्स के महत्व के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एनहांसमेंट की। पैक्स के जरिए खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत अब गांवों में ही गोदाम और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान अब अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे और उन्हें कटाई के बाद होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव डेयरी सेक्टर में आ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में दूध की खरीद यानी मिल्क प्रोक्योरमेंट को 50% तक बढ़ाया जाए। इसके लिए 21,000 से भी ज्यादा नई डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की जा रही हैं। इससे पशुपालकों को सीधे बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनकी आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। अंत में यह मछली पालन यानी फिशरीज सेक्टर के लिए भी क्रांतिकारी साबित हो रहा है। लगभग 1,000 मछली पालन सहकारी समितियों को अब फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FFPO में बदला जा रहा है। इससे मछुआरों को बेहतर मार्केट लिंकेज मिलेंगे और उनके उत्पादों की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह पैक्स ग्रामीण भारत के हर घर तक समृद्धि पहुंचाने का एक शक्तिशाली जरिया बन रहे हैं। पैक्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के तहत सभी पैक्स को एक साझा नेशनल सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है ताकि कामकाज पारदर्शी हो सके। साथ ही नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025 के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाया जाए और उन्हें नेतृत्व की भूमिका दी जाए। अब पैक्स को सिर्फ बैंक की तरह ही नहीं बल्कि बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसका मतलब है कि अब ये केंद्र पीएम किसान समृद्धि केंद्र गोदाम यानी वेयरहाउसिंग और प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी काम कर सकेंगे, जिससे किसानों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाएं। शासन व्यवस्था को और भी बेहतर और समावेशी बनाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया है। इसके तहत सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, छोटे और सीमांत किसानों और आदिवासी समुदायों को भी इस व्यवस्था से जोड़कर सरकार गांव-गांव तक खुशहाली पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे छोटे किसानों के लिए इस खास सिस्टम को विकसित करें। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लगभग 89.4% किसान छोटे स्तर के हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। एकीकृत कृषि प्रणाली असल में एक ऐसा तरीका है जहां एक ही खेत पर कई तरह के काम एक साथ किए जाते हैं। इसमें सिर्फ फसल उगाना ही नहीं, बल्कि पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक क्षेत्र का कचरा दूसरे के लिए खाद या चारे का काम करता है, जिससे किसान की लागत कम होती है और कमाई बढ़ती है। अब इसके महत्व को हम 4 मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है आय की सुरक्षा। जब एक किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहता है तो फसल खराब होने या बाजार में दाम गिरने पर उसे भारी नुकसान होता है। लेकिन इस सिस्टम में कमाई के कई जरिए यानी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। अगर फसल खराब भी हो जाए तो पशुपालन या मुर्गी पालन से होने वाली आय किसान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। दूसरा पहलू है पोषण संबंधी सुरक्षा। इस प्रणाली के तहत किसान के अपने ही खेत से दूध, अंडे और ताजी सब्जियां उपलब्ध होती हैं। इससे न केवल किसान के परिवार को एक संतुलित आहार मिलता है, बल्कि ये ग्रामीण इलाकों में कुपोषण यानी मॉलर न्यूट्रिशन से लड़ने में भी मदद करता है। इसके बाद आता है संसाधनों का सही उपयोग यानी रिसोर्स एफिशिएंसी। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें खेत के कचरे और पोषक तत्वों को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए पशुओं के गोबर से खाद बनती है जो फसलों के काम आती है और फसल का अवशेष चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे बाहर से खरीदे जाने वाले उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और चारे की लागत काफी कम हो जाती है। अंत में यह पारिस्थितिक विविधता को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक तरीके जैसे इंटरक्रॉपिंग और मिक्स रोटेशन अपनाने से जैव विविधता बढ़ती है। इससे पौधों और जीवों के बीच पानी, पोषण और जगह के लिए होने वाली होड़ कम हो जाती है, जिससे पूरे खेत की उत्पादकता बढ़ती है। सरल शब्दों में कहें तो आईएफएस तकनीक छोटे किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सबसे सटीक रास्ता है। हालांकि इस सिस्टम को अपनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें शुरुआत में काफी ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं के लिए शेड बनाना या मछली के लिए तालाब खोदना महंगा पड़ता है। दूसरी समस्या जानकारी का अभाव है, क्योंकि पारंपरिक किसानों के लिए इन सभी अलग अलग तकनीकी कामों को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इस काम में मेहनत और मजदूरों की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो इलाकों के हिसाब से खेती के मॉडल तैयार करता है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को बुनियादी ढांचा बनाने के लिए फंड देती है। परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए पशुओं और फसलों के बीच पोषक तत्वों के प्राकृतिक चक्र को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि खेती जैविक बनी रहे। खेती की नई तकनीकों को लैब से सीधे खेत तक पहुंचाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है, जहां वैज्ञानिक खुद किसानों को जाकर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक विशेष प्रोजेक्ट 25 राज्यों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से खेती के मॉडल तैयार कर रहा है। इन कोशिशों का मकसद यही है कि हमारे छोटे किसानों की आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। भारत के प्रधानमंत्री ने देश के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन किया है। ये रेल पर आधारित एक सेमी हाई स्पीड सिस्टम है, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच रोजाना सफर करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये मेट्रो से कैसे अलग है। मेट्रो आमतौर पर एक ही शहर के भीतर चलती है और उसके स्टॉप बहुत पास होते हैं, लेकिन RRTS लंबी दूरी के सफर के लिए है, जिसमें स्टेशन थोड़े दूर होते हैं ताकि ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ सके। वहीं अगर हम इसकी तुलना आम ट्रेनों से करें तो RRTS कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक समर्पित रास्ते पर चलती है और बहुत कम समय के अंतराल पर उपलब्ध होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। RRTS का महत्व हमारे बढ़ते शहरों के लिए बहुत ज्यादा है।
अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की 40% से ज्यादा आबादी शहरों में रहने लगेगी, जिससे सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी। RRTS इसी भीड़ को कम करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर जो पहले 3 घंटे लेता था, अब वो सिर्फ 60 मिनट में पूरा हो सकेगा। जब लोगों का समय बचेगा तो उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इसका एक और बड़ा फायदा संतुलित क्षेत्रीय विकास है। जब तेज रफ्तार ट्रेन की सुविधा होगी तो लोग मुख्य शहर के बजाय दूर दराज के इलाकों या उपनगरों में रहना पसंद करेंगे, जिससे शहरों का विकास केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा। पर्यावरण के लिहाज से भी ये बहुत टिकाऊ है, क्योंकि ये बिजली से चलती है और इसके आने से लोग अपनी प्राइवेट कारों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे प्रदूषण घटेगा। सबसे खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट नारी शक्ति के लिए एक मिसाल बन गया है। इस ट्रेन को चलाने वाले ऑपरेटर्स और स्टेशन कंट्रोल स्टाफ में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो सामाजिक सशक्तिकरण की एक बेहतरीन तस्वीर है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि नमो भारत RRTS न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि ये शहरों की भीड़ कम करने और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला एक बड़ा बदलाव साबित होगा। बेहतर तालमेल और आधुनिक सुविधाओं के साथ ये भारत में शहरी विकास की भविष्य की तस्वीर बदल सकता है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाने की घोषणा की है। इन गलियारों का मुख्य काम दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की माइनिंग यानी खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और उनसे बनने वाले रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यानी REPM का निर्माण करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये REPM आखिर क्या है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबकों में से एक होते हैं, जिनकी चुंबकीय शक्ति और स्थिरता बहुत अधिक होती है। इनका इस्तेमाल एडवांस इंजीनियरिंग में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर और पवन चक्कियों यानी विंड टर्बाइन के जनरेटर बनाने में। इनकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2030 तक दुनिया भर में इनकी मांग दोगुनी होने की उम्मीद है। भारत के लिए ये कदम सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत बड़ा है। फिलहाल हम इन चुंबकों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर हैं, खास तौर पर चीन पर। आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 से 2025 के बीच भारत ने अपनी जरूरत के लगभग 85 से 90% REPM चीन से मंगवाए हैं। अपना खुद का कॉरिडोर होने से हमारी ये निर्भरता कम होगी। इसके अलावा हमारे जलवायु लक्ष्यों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये चुंबक स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो 2070 के सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये अहम है, क्योंकि रक्षा उपकरणों और सेंसर के लिए हमें एक भरोसेमंद घरेलू सप्लाई चेन की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7,280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि 6,000 मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाला एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इसके साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किया गया है, ताकि दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन शुरू से अंत तक भारत में ही विकसित हो सके। कानूनी तौर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम में 2023 और 2025 में संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों के जरिए रणनीतिक खनिजों की एक अलग सूची बनाई गई है, उनकी नीलामी की प्रक्रिया को आसान किया गया है और खनिज एक्सचेंज की स्थापना की गई है। ये सभी प्रयास भारत को तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बनाने की ओर बढ़ते कदम है। केमिकल पार्क्स। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने देश में 3 नए केमिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले दृष्टिकोण के जरिए भारत को रसायनों के उत्पादन में वैश्विक केंद्र बनाना है। अगर हम भारत में केमिकल इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति को देखें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की कुल GDP में 7% का योगदान देती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुल वैल्यू में इसकी हिस्सेदारी 8.1% है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया का छठा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा केमिकल उत्पादक देश है। इतनी मजबूती के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली समस्या आयात पर निर्भरता है, जिसकी वजह से साल 2023 में हमारा व्यापार घाटा 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्लस्टर पुराने हो चुके हैं और लॉजिस्टिक्स यानी सामान को यहां वहां भेजने की लागत बहुत ज्यादा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद महंगे हो जाते हैं। एक और बड़ी कमी यह है कि हम अब भी कच्चे माल या भारी उत्पादन पर ही ध्यान दे रहे। हैंसबकी दुनिया हाई वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ चुकी है। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हमारा निवेश वैश्विक औसत 2.3% के मुकाबले सिर्फ 0.7% ही है। इन चुनौतियों के साथ साथ पर्यावरण मंजूरी की जटिल प्रक्रिया और स्किल्ड लोगों की भारी कमी भी एक बड़ी बाधा है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में लगभग 30% कुशल पेशेवरों की कमी है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए पहले से ही कई और योजनाओं पर काम कर रही है।
जैसे प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं और दवाओं के कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनने के लिए बल्क ड्रग पार्क्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए PCPIR जैसे बड़े निवेश क्षेत्र तैयार किए गए हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम भी चलाई जा रही है ताकि भारत दवाओं और रसायनों के मामले में पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। ये नए केमिकल पार्क इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। फॉर सिक्योरिटी, प्रहार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रहार नाम से एक नई नीति पेश की है। ये भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो हमारे देश को आतंकवाद से बचाने के लिए बनाया गया है। अब हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी विषय पर बात करेंगे जिसे हम आतंकवाद कहते हैं। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी किसी राजनीतिक या सामाजिक बात को मनवाने के लिए मासूम लोगों या सरकारी संपत्तियों के खिलाफ हिंसा और डर का गैर कानूनी इस्तेमाल करता है तो उसे ही आतंकवाद कहा जाता है। भारत के इतिहास में हमने ऐसी कई दुखद घटनाएं देखी हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैसे सन 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 2019 में पुलवामा का हमला। हाल ही में साल 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुआ बम धमाका भी हमें याद दिलाता है कि ये खतरा अब भी बना हुआ है। आतंकवाद भी कई अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि साइबर आतंकवाद जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए हमारे जरूरी डिजिटल सिस्टम पर हमले किए जाते हैं। इसके अलावा विचारधारा से जुड़ा आतंकवाद भी होता है, जहां लोग अपनी वामपंथी या दक्षिणपंथी सोच को थोपने के लिए हिंसा का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग अपनी जातीय या क्षेत्रीय पहचान के नाम पर लड़ते हैं, तो कुछ लोग ड्रग्स के व्यापार से पैसा कमाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सबसे खतरनाक रूप परमाणु और जैविक आतंकवाद है, जहां रेडिएशन या खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। आज के समय में हमारे सामने कुछ नई और उभरती हुई चुनौतियां भी खड़ी हैं। अल कायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकी नेटवर्क भारत के भीतर अपने स्लीपर सेल्स के जरिए सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही तकनीक का गलत इस्तेमाल भी बढ़ा है। अब आतंकी एक दूसरे से तालमेल बिठाने के लिए डार्क वेब एनक्रिप्टेड ऐप्स और क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले रहे हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन आतंकियों को रसायनों-जैविक हथियारों और परमाणु सामग्री तक पहुंचने से रोकना है। इन सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत पैसा है, जो हवाला नेटवर्क और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से आता है। इन खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। हमारे पास UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसा मजबूत कानून है। साल 2019 में इसमें संशोधन किया गया ताकि सरकार किसी संगठन के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित कर सके। इसी तरह 2008 के हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA बनाई गई, जो पूरे देश में कहीं भी आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर सकती है। आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक खास सेल काम करता है जो हवाला और ड्रग्स के पैसे पर नजर रखता है। साथ ही एक समर्पित विभाग भी बनाया गया है जो इंटरनेट पर फैल रहे कट्टरपंथ और डिजिटल दुनिया में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करता है। बचाव के साथ साथ भारत ने जवाबी कार्रवाई में भी कड़ा रुख अपनाया है, जैसे 2016 में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में साल 2025 में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकी बुनियादी ढांचे पर सटीक प्रहार किए गए। इन सब कोशिशों का एक ही मकसद है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। प्रहार मुख्य रूप से 7 स्तंभों यानी 7 बुनियादी बातों पर टिका है, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। इसका पहला हिस्सा है हमलों को रोकना। सरकार का मानना है कि हमला होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि उसे होने ही न दिया जाए। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो खुफिया जानकारी पर आधारित हो। इसके लिए मल्टी एजेंसी सेंटर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के भीतर काम करने वाली जॉइंट टास्क फोर्स मिलकर काम करेंगे ताकि पल पल की जानकारी साझा की जा सके। साथ ही हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली सेनाओं और पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक दी जाएगी ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। इसके अलावा हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों जैसे रेलवे, बिजली, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को भी सुरक्षा दी जाएगी ताकि कोई बाहरी ताकत इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। दूसरा स्तंभ है खतरों का तेजी से जवाब देना। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। उनकी मदद के लिए विशेष राज्य और केंद्रीय बल तैयार रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को इस काम के लिए मुख्य राष्ट्रीय बल बनाया गया है, जो बड़े हमलों के समय राज्यों की मदद करता है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कुछ खास नियम यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाए हैं ताकि जानकारी मिलने से लेकर कार्रवाई करने तक का काम बिना किसी देरी के हो सके। तीसरा बड़ा कदम है पूरी सरकार की ताकत को एक साथ लाना।
इसका मतलब है कि देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां और कानून लागू करने वाले विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। सरकार इन एजेंसियों को आधुनिक हथियारों और नई तकनीक से लैस कर रही है। साथ ही इन जवानों को BPRND और NSG जैसे संस्थानों में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे हर चुनौती के लिए तैयार रहें। चौथा स्तंभ है मानवाधिकार और कानून का पालन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ आतंकवाद से लड़ते समय भी कानून की प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है। अगर कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला आता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास UAPA 1967 और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून जैसे कड़े हथियार भी मौजूद हैं ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। अंत में सरकार का ध्यान उन कारणों को जड़ से खत्म करने पर है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकी गुटों की साजिशों को नाकाम कर रही हैं। जो युवा गलत रास्ते पर भटक गए हैं या कट्टरपंथ का शिकार हुए हैं, उनके लिए पुलिस एक खास प्रक्रिया अपनाती है ताकि उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इस काम में समुदाय के बड़े बुजुर्गों, समाज सेवी संस्थाओं और धर्म गुरुओं की भी मदद ली जाती है ताकि समाज में नफरत की विचारधारा को फैलने से रोका जा सके। प्रहार नीति इसी दिशा में भारत का एक मजबूत और संगठित कदम है। प्रहार नीति का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ तालमेल बिठाना है। आज के समय में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इनमें आपसी कानूनी सहायता संधि और प्रत्यर्पण संधि शामिल हैं, जिनकी मदद से अपराधी को विदेश से वापस लाया जा सकता है। इसके साथ ही विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं ताकि सबूतों और जरूरी जानकारियों का आदान प्रदान आसानी से हो सके और कानूनी सहयोग बना रहे। इसका छठा स्तंभ समाज को फिर से मजबूत बनाने पर जोर देता है। सरकार का मानना है कि आतंकवाद से केवल हथियारों के दम पर नहीं बल्कि समाज की मदद से भी लड़ा जा सकता है। इसके लिए डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों और समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों की एक टीम काम करती है। ये टीम प्रभावित समुदायों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करती है और समाज का हिस्सा बनने में उनकी मदद करती है। इसमें NGO, धार्मिक गुरुओं और सामुदायिक नेताओं को भी शामिल किया जाता है ताकि समाज के भीतर एक एकजुटता पैदा की जा सके। अगर हम इसके महत्व को समझें तो ये असल में भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने की एक बड़ी योजना है। सबसे पहले यह सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश के सामने जो भी बदलते और पेचीदा सुरक्षा खतरे आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए अब हमारे पास एक बना बनाया और मजबूत सिस्टम होगा। ये कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि भारत आतंकवाद और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। यानी हम आतंकवाद के किसी भी काम को सही ठहराने की दलील को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके साथ ही यह योजना उन निर्दोष लोगों और परिवारों के लिए भी समर्थन सुनिश्चित करती है जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं, ताकि उन्हें अकेला महसूस न हो। प्रहार का एक बड़ा मकसद भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी पुरानी और नई चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। इसके लिए अब हम खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशंस और तालमेल के साथ की जाने वाली निगरानी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम खतरों को हमला होने से पहले ही भांपने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं है, हमारी संस्थाओं की ताकत बढ़ाने पर भी केंद्रित है। सरकार सुरक्षा बलों के उपकरणों के आधुनिकीकरण, उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे को पहले से कहीं बेहतर बनाने का काम कर रही है। आखिर में इसका एक बहुत ही मानवीय पहलू ये है कि ये कट्टरपंथ को रोकने के लिए बचाव और सुधार के उपायों को बढ़ावा देता है। यानी कोशिश ये है कि किसी को गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोका जा सके और समाज में शांति बनी रहे। हालांकि ये नीति बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें कुछ सुधारों की जरूरत भी महसूस की गई है। सबसे पहले खुफिया जानकारी जुटाने और जांच करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। समय के साथ आतंकवाद के तरीके बदल रहे हैं, इसलिए उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे घरेलू आतंकवाद विरोधी कानूनों में समय समय पर बदलाव और संशोधन करते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आतंकवाद विरोधी इकाइयों यानी ATS की क्षमता को बढ़ाना होगा। ये जरूरी है कि पूरे देश में इन इकाइयों का ढांचा, संसाधन, ट्रेनिंग और जांच के तरीके एक समान हो। एक और महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि FIR दर्ज होने से लेकर अदालत में केस चलाने तक कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे आतंकियों के खिलाफ केस इतना मजबूत बनेगा कि वे कानून की पकड़ से बच न सकें। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो प्रहार नीति भारत को एक ऐसी रणनीति की ओर ले जाती है जो केवल हमले का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुफिया जानकारी के आधार पर पहले से ही तैयार रहती है। ये तालमेल और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाती है। इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितनी निरंतरता के साथ सुधार करते हैं, हमारी एजेंसियां आपस में कितनी बेहतर तरीके से जुड़ी रहती हैं और बदलती चुनौतियों के हिसाब से हम अपने कानूनों को कितना ढाल पाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी और बॉर्डर मैनेजमेंट।
हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हमारे दुश्मन सीमाओं पर जो नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए हमें तकनीक के मामले में उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें सीमा प्रबंधन में इन एडवांस तकनीकों की जरूरत क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ के नए तरीके। अब वो समय चला गया जब केवल ऊंची दीवारें या कटीले तार घुसपैठ रोक सकते थे। आज के दौर में अपराधी और आतंकी ड्रोन और सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियार गिराने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ये अपराधी बहुत चालाक होते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए इनक्रिप्टेड संचार यानी कोड वाली भाषा और आधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है हमारे देश का भूगोल। भारत की सीमाएं कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दलदली इलाके हैं। गुजरात के कच्छ के दलदल या पूर्व में नदियों के बदलते रास्तों वाली सीमाएं ऐसी जगहें हैं जहां स्थायी बाड़ लगाना लगभग असंभव है। ऐसी जगहों पर तकनीक ही हमारी तीसरी आंख बनती है। इसके अलावा अब युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। हमारे जासूसी कैमरों और संचार नेटवर्क पर साइबर हमले का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे रोकने के लिए हमें मजबूत डिजिटल सुरक्षा चाहिए। एक मानवीय पहलू ये भी है कि सीमाओं की रक्षा करना सैनिकों के लिए बहुत थका देने वाला काम होता है। दिन रात चौकसी करने से जवानों में थकान बढ़ती है और उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। अगर हम सेंसर और कैमरों जैसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो कम सैनिकों के साथ भी बेहतर निगरानी की जा सकती है और कमांड को एक ही जगह से नियंत्रित करना आसान हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सुरक्षा केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। 26/11 जैसे हमलों ने हमें सिखाया है कि हमें अपने समुद्री और पानी के नीचे के क्षेत्र की सुरक्षा को भी उतना ही पुख्ता करना होगा। अब हमें समुद्र के भीतर भी आधुनिक निगरानी तंत्र की जरूरत है ताकि पानी के रास्ते होने वाले किसी भी खतरे को समय रहते पहचाना जा सके। तकनीक का ये तालमेल ही हमारे देश की सीमाओं को भविष्य के खतरों से सुरक्षित रख पाएगा। सीमाओं की सुरक्षा यानी बॉर्डर मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट फेंसिंग की। ये केवल लोहे की तारें नहीं हैं बल्कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं जो घुसपैठ की कोशिशों को पहचानते हैं और उन्हें रोकते हैं। इसके बेहतरीन उदाहरण CIBMS और बोल्ट QIT जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी सरहदों को डिजिटल ढाल प्रदान करते हैं। सीमाओं पर नजर रखने के लिए अब एकीकृत निगरानी का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बॉर्डर इलाकों की लाइव फीड देखी जाती है। इसकी मदद से भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर 24 घंटे बारीकी से नजर रख पा रही है। इसके साथ ही हम अंतरिक्ष और हवाई तकनीक का भी बखूबी उपयोग कर रहे हैं। सैटेलाइट्स के जरिए संवेदनशील चौकियों का नक्शा तैयार किया जाता है और UAV यानी ड्रोन दुर्गम इलाकों में रेकी करने का काम करते हैं। भारत ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत साल 2001 में ही कर दी थी, जिसमें कार्टोसैट 2C और रीसैट 2A जैसे उपग्रह शामिल हैं। आजकल दुश्मन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं। ये आधुनिक सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें हवा में ही खत्म कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। भविष्य के खतरों को भांपने के लिए हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का सहारा लेते हैं। ये फोरकास्टिंग सिस्टम हमें पहले ही चेतावनी दे देता है कि कहां संसाधनों की जरूरत है या कहां से घुसपैठ की संभावना है, ताकि हम पहले से तैयार रहें। इंसानों की पहचान को पुख्ता करने के लिए पहचान और पहुंच नियंत्रण तकनीक अपनाई जा रही है। इसमें RFID और बायोमेट्रिक्स के जरिए यात्रियों की पहचान की तुरंत पुष्टि की जाती है, जिससे वेरिफिकेशन का काम सुरक्षित और तेज हो गया है। आखिर में सबसे जरूरी है डेटाबेस इंटरऑपरेबिलिटी, यानी अलग अलग सूचनाओं का एक साथ जुड़ा होना। इसके लिए भारत नेटग्रिड का इस्तेमाल करता है, जो विभिन्न एजेंसियों के डेटाबेस को आपस में जोड़ता है। इससे किसी भी संदिग्ध की जानकारी को रियल टाइम में चेक किया जा सकता है, जिससे हमारी आतंकवाद विरोधी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसमें सबसे पहला काम है हमारी मौजूदा निगरानी व्यवस्था का विस्तार करना। आपने शायद BOLD QIT जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा। अब उसी की तर्ज पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली यानी CIBMS के दूसरे और तीसरे चरण को लागू किया जाएगा। ये सिस्टम हमारी सीमाओं के लगभग 1955 किलोमीटर के उस हिस्से को कवर करेगा जहां घुसपैठ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सुरक्षा को और स्मार्ट बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद ली जा रही है। उदाहरण के तौर पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF एक ऐसा स्मार्ट बॉर्डर ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम लाने की योजना बना रहा है जो खुद से खतरों की पहचान कर सके। दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली और इंटरनेट की भारी कमी है, वहां सौर ऊर्जा से चलने वाले निगरानी टावर, उपग्रह आधारित संचार और ऑटोमेटेड ड्रोन तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई भी कोना नजरों से ओझल न रहे। तकनीक के साथ साथ काम करने के तरीके में भी सुधार किया जा रहा है।
अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी होती है। इसे दूर करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल कमांड और कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा। ये सिस्टम सभी एजेंसियों को एक ही नेटवर्क से जोड़ देगा, जिससे जानकारी साझा करना और तुरंत एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी सारी तकनीक और निगरानी के बीच नियमों का पालन भी जरूरी है, इसीलिए एक सीमा सुरक्षा प्रौद्योगिकी निगरानी प्राधिकरण बनाने का सुझाव है। इस संस्था का काम ये देखना होगा कि निगरानी के इन उपकरणों का इस्तेमाल कानूनी दायरे में रहकर हो और इनका कोई गलत फायदा न उठा सके। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अब स्मार्ट फेंसिंग, एआई आधारित निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों का जुड़ना बहुत जरूरी हो गया है। हमें इजरायल की स्मार्ट फैंस और अमेरिका के इंटीग्रेटेड फिक्स टावर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से सीख लेते हुए अपनी स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। जब हमारी एजेंसियां आपसी तालमेल और आधुनिक तकनीक के साथ काम करेंगी, तभी हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सही मायनों में रक्षा कर पाएंगे। एक्सरसाइजेज इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं खंजर अभ्यास की। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आतंकवाद से लड़ने की कला साझा करती हैं। इसके बाद आता है मिलन अभ्यास। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें दुनिया भर के कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं, जो समुद्र में आपसी तालमेल और सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। अगला महत्वपूर्ण अभ्यास है धर्म गार्जियन। यह सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित किया जाता है। ये भारत और जापान के बीच बढ़ती रणनीतिक दोस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका के बीच होने वाला वज्र प्रहार भी बहुत अहम है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को और अधिक गहरा बनाना और एक दूसरे की बेहतरीन तकनीकों को सीखना है। अंत में जिक्र करते हैं वायु शक्ति का। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा और प्रमुख फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास है। इसमें वायुसेना अपनी मारक क्षमता और आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। ये सभी अभ्यास हमारी सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आपको जानकर खुशी होगी कि इस योजना के दूसरे चरण यानी फेज 2 की शुरुआत होने जा रही है। भारत के गृह मंत्री 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले से इसे औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारी सीमाओं को समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। सरकार चाहती है कि बॉर्डर पर होने वाले अपराधों को रोका जा सके, साथ ही सीमा पर रहने वाले लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ताकि वे वहां तैनात हमारे सुरक्षा बलों की आंख और कान बनकर काम कर सकें। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये कदम बहुत ही बड़ा और जरूरी है। इस योजना का लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि इन सीमावर्ती गांवों के हर ब्लॉक में 4 मुख्य क्षेत्रों का पूरा विकास किया जाए। सबसे पहले वहां हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़कें हों। दूसरा, वहां मोबाइल और इंटरनेट यानी टेलीकॉम कनेक्टिविटी बेहतर हो। तीसरा, वहां टेलीविजन की सुविधा पहुंचे और चौथा, हर घर तक बिजली पहुंचे। इन सभी सुविधाओं को अलग अलग सरकारी योजनाओं के मेल से पूरा किया जाएगा। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पहला चरण यानी वीवीपी 1 साल 2023 में शुरू किया गया था। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जो विशेष रूप से हमारी उत्तरी सीमाओं से सटे गांवों के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जो दूसरा चरण यानी वीवीपी 2 आ रहा है, उसे साल 2025 में मंजूरी दी गई थी। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया है जो भारत के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पहले चरण की उत्तरी सीमा कवरेज में नहीं आए थे। इस तरह सरकार अब पूरे देश की जमीनी सीमाओं को सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। आईएनएस अंजदीप। भारतीय नौसेना चेन्नई बंदरगाह पर आईएनएस अंजदीप को अपने बेड़े में शामिल यानी कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये हमारे समुद्री सुरक्षा कवच को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब समझते हैं कि आईएनएस अंजदीप आखिर है क्या। दरअसल ये दुश्मन की पनडुब्बियों से लड़ने के लिए बनाए गए 8 विशेष जहाजों की श्रृंखला का तीसरा जहाज है। इन जहाजों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कहा जाता है। इसका नाम कर्नाटक के कारवार तट के पास स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। आईएनएस अंजदीप को खासतौर पर तटीय युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तटीय क्षेत्र यानी समुद्र का वह हिस्सा जो जमीन के पास होता है और जहां पानी की गहराई कम होती है। इस शानदार जहाज का निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, जिसे संक्षेप में हम GRSE के नाम से भी जानते हैं।
तकनीकी रूप से इसे एक डॉल्फिन हंटर के रूप में तैयार किया गया है। इसका मुख्य काम समुद्र की गहराइयों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म करना है। ये काम इतना सटीक इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारत में बने हथियार और सेंसर पैकेज लगाए गए हैं। इस जहाज की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगा हल माउंटेड सोनार अभय है। ये एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो पानी के नीचे छिपी किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेती है। इस तरह INS अंजदीप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह काम करेगा। 5 एनवायरनमेंट, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। हाल ही में भारत सरकार ने अपने बजट 2026-27 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भारी भरकम राशि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS तकनीक के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये CCUS है क्या और ये कैसे काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ये ऐसी तकनीकों का एक समूह है जो बिजली घरों और बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से पहले ही पकड़ लेती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि पकड़ी गई इस गैस को या तो हम फिर से इस्तेमाल कर लें या उसे सुरक्षित तरीके से धरती के नीचे जमा कर दें ताकि वो दोबारा हमारे वातावरण में ना पहुंच सके। इसे करने के कई आधुनिक तरीके हैं जिन्हें हम कैप्चर तकनीक कहते हैं। जैसे कि हम फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों से कार्बन को अलग करने के लिए खास रसायनों या सॉल्वेंट्स का उपयोग करते हैं, या फिर सीधे हवा से ही कार्बन खींचने वाली तकनीक यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोखने की प्रक्रिया और बहुत कम तापमान पर गैस को अलग करने वाली क्रायोजेनिक सेपरेशन जैसी विधियां भी अपनाई जाती हैं। एक बार जब ये गैस पकड़ ली जाती है तो इसमें से नमी निकाली जाती है, यानी इसे डिहाइड्रेट किया जाता है और फिर इसे भारी दबाव के साथ कंप्रेस करके पाइपलाइनों या फिर जहाजों और ट्रकों के जरिए उन खास जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां इसे रखा जाना है। अब बात आती है कि हम इस गैस का करते क्या हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल में नहीं आती उसे हम जमीन के बहुत नीचे भूगर्भीय परतों में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। इसमें कई तरीके शामिल हैं, जैसे कि पुराने तेल के कुओं से बचा हुआ तेल निकालने के लिए यानी एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में इसका उपयोग करना, या फिर कोयले की परतों से मीथेन निकालने में इसकी मदद लेना। इसके अलावा खारे पानी की गहरी चट्टानों और बेसॉल्ट की परतों में भी इसे स्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है। भारत ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है। नीति आयोग की एक खास रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले समय में हर साल 750 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और उसे सुरक्षित ठिकाने लगाने की योजना बना रहा है। ये कदम न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में हमें एक साफ सुथरी दुनिया देने की दिशा में एक बड़ी क्रांति साबित होगा। पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को बेकार समझने के बजाय हम इसे भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बेहतरीन संसाधन में बदल सकते हैं। आइए समझते हैं कि किन अलग अलग क्षेत्रों में हम इस कैप्चर की गई गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरित यूरिया की। खेती के लिए जरूरी यूरिया और अमोनिया बनाने के लिए अभी तक हम पारंपरिक प्राकृतिक गैस पर निर्भर थे, लेकिन अब पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड इसका स्थान ले सकती है, जिससे खेती और भी ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी। खान पान के क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है। सोडा जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चीजों को ठंडा रखने वाली ड्राई आइस और खाने को लंबे समय तक ताजा रखने वाली खास पैकिंग में इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्माण सामग्री की बात करें तो स्टील बनाने के बाद बचने वाले कचरे यानी स्लैग के साथ इस गैस को कंक्रीट में सीधे इंजेक्ट किया जा सकता है, जिससे सड़कें और इमारतें बनाने के लिए मजबूत पत्थर और सामग्री तैयार होती है। रसायन उद्योग के लिए भी ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी मदद से मेथनॉल और एथनॉल जैसे ईंधन बनाए जा सकते हैं, जो एसिटिक एसिड जैसे कीमती रसायन बनाने में बहुत काम आते हैं। इसी तरह पॉलीमर के क्षेत्र में कैप्चर की गई कार्बन से बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है। इस प्लास्टिक का उपयोग लैपटॉप की पैकिंग से लेकर मोबाइल फोन के कवर बनाने तक में किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। अंत में ऊर्जा के क्षेत्र में ये एनहांस्ड ऑयल रिकवरी के काम आती है। जब तेल के पुराने कुओं से तेल निकलना कम हो जाता है, तब ये गैस वहां इंजेक्ट की जाती है, जिससे कम कार्बन वाला तेल आसानी से बाहर आ जाता है। इस तरह कार्बन को कचरा मानने के बजाय उसे सही जगह इस्तेमाल करके भारत अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है। भारत के लिए CCUS तकनीक का महत्व सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन उद्योगों की जिन्हें बिजली से चलाना लगभग नामुमकिन है और जहां से बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, तेल और गैस और उर्वरक क्षेत्र। इन मुश्किल क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यानी डीकार्बोनाइजेशन के लिए CCUS ही दुनिया की एकमात्र जानी मानी तकनीक है जो वहां से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकती है। इसके साथ ही ये तकनीक हमारे उभरते हुए नए क्षेत्रों यानी सनराइज सेक्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी है।
भारत के पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार है और CCUS की मदद से हम इस कोयले का उपयोग करके नीली हाइड्रोजन यानी ब्लू हाइड्रोजन बना सकते हैं। जब हम कोयले से हाइड्रोजन बनाते हैं और साथ में CCUS तकनीक जोड़ देते हैं तो ये कम लागत में और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ऊर्जा पैदा करने का एक शानदार तरीका बन जाता है। CCUS भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करता है जिसे हम सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम पकड़े गए कार्बन को बेकार फेंकने के बजाय उसे मूल्यवान उत्पादों में बदल देते हैं, जिससे हमें बाहर से सामान मंगाने की जरूरत कम पड़ती है और हमारे आयात बिल में कमी आती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में स्टील बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां अभी नहीं हैं। भारत की लगभग 2/3 स्टील क्षमता अभी 15 साल से भी कम पुरानी है। इन पुरानी होती मशीनों को पूरी तरह बदलने के बजाय अगर हम उनमें CCUS तकनीक को फिट कर दें यानी रेट्रोफिटिंग कर दें तो हम इन उद्योगों को बंद होने से बचा सकते हैं और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल भी बना सकते हैं। ये हमारे नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। भारत ने साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हमें कुल मिलाकर 11.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की जरूरत होगी। चूंकि भारत के कुल प्रदूषण में बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 60% है, इसलिए CCUS इन क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं को रोककर हमें अपने वैश्विक वादों को निभाने में मदद करेगा। इतनी खूबियों के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि इस तकनीक को हकीकत में जमीन पर उतारना इतना आसान क्यों नहीं है। CCUS के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या इसकी भारी भरकम लागत है। भारत को 750 मिलियन टन कार्बन पकड़ने और जमा करने के लिए लगभग 100 से 150 बिलियन डॉलर के शुरुआती निवेश की जरूरत होगी। तकनीक के मामले में भी हम अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। कार्बन को पकड़ने की तकनीक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसे दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके अभी भी कम विकसित हैं। इसी तरह हवा से सीधे कार्बन खींचने वाली तकनीक यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर अभी शुरुआती दौर में है और इसकी कीमत 400 से 800 डॉलर प्रति टन पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा पुरानी फैक्ट्रियों में इस नई तकनीक को फिट करना यानी रेट्रोफिटिंग करना तकनीकी रूप से बहुत जटिल और महंगा काम है। जमीन के नीचे कार्बन जमा करने में भी कुछ जोखिम जुड़े हैं। उदाहरण के लिए अगर गैस को बहुत ज्यादा दबाव के साथ जमीन में डाला जाए तो चट्टानें फट सकती हैं और इससे छोटे भूकंप आने का डर रहता है। कानून के मोर्चे पर भी अभी स्पष्टता की कमी है कि अगर भविष्य में कभी गैस लीक होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसी अनिश्चितता की वजह से निजी निवेशक पैसा लगाने से डरते हैं। साथ ही भारत में जमीन के नीचे खारे पानी की परतों और बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन जमा करने के लिए कितनी जगह उपलब्ध है, इसका सटीक डेटा भी अभी हमारे पास बहुत कम है। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं। आगे बढ़ने का रास्ता साफ है। हमें CCUS प्रोजेक्ट्स को निवेश के लिए सुरक्षित बनाना होगा ताकि निजी कंपनियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सरकार इसके लिए क्लीन एनर्जी से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फंड या कार्बन बॉन्ड के जरिए फंड जुटा सकती है। साथ ही सरकार उन उत्पादों को प्राथमिकता दे सकती है जिन्हें कार्बन कम करके बनाया गया हो और इसके लिए PLI स्कीम जैसी प्रोत्साहन योजनाएं भी ला सकती है। हमें एक कार्बन कैप्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी संस्था की भी जरूरत है जो खास तौर पर इन प्रोजेक्ट्स को आर्थिक मदद दे सके। तकनीक को बेहतर बनाने के लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। IIT बॉम्बे में बना नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे संस्थान इस दिशा में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान करना चाहिए। जैसे कमीशन इनोवेशन जैसी वैश्विक पहल का हिस्सा बनकर हम नई चीजें सीख सकते हैं। सरकार को CCUS की पूरी प्रक्रिया के लिए मजबूत कानून और नियम बनाने होंगे ताकि जिम्मेदारी और मालिकाना हक तय हो सके। हमें भारत के उन इलाकों का नक्शा तैयार करना होगा जहां कार्बन जमा किया जा सके। इसके लिए हब और क्लस्टर मॉडल अपनाना सबसे अच्छा होगा, जहां कई फैक्ट्रियां मिलकर एक ही पाइपलाइन और स्टोरेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन या राजस्थान में किया जा सकता है। हम आधुनिक तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग का भी सहारा ले सकते हैं, जैसा कि आइसलैंड के कार्बोफिक्स प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, ताकि सही जगह का चुनाव और खतरों का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। साल 2050 तक अपने उत्सर्जन को 50% तक कम करने और नेट जीरो के वादे को पूरा करने के लिए CCUS हमारे लिए एक अनिवार्य तकनीक है। अगर हम सही नीतियोन्वाचार और सबके सहयोग से आगे बढ़ते हैं तो CCUS न केवल हमारे पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि भारत को एक स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगा। रिवर पोल्यूशन इन इंडिया। हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय चर्चा में रहा क्योंकि उसने साल 2021 से नदियों के प्रदूषण पर चल रही अपनी स्वतः संज्ञान कार्यवाही को बंद कर दिया है। अदालत ने अब इसकी निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT को सौंप दी है।
अदालत का मानना है कि एनजीटी जैसे विशेष न्यायाधिकरण इस तरह की स्थितियों की लगातार और बेहतर तरीके से निगरानी करने के लिए अधिक सक्षम है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही जरूरी बात दोहराई है कि साफ सफाई और मानवीय गरिमा के साथ एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। साल 1987 के प्रसिद्ध MC मेहता बनाम भारत संघ मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने याद दिलाया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना हर नागरिक का हक है। उस समय भी न्यायालय ने उद्योगों को तब तक गंगा नदी में गंदा पानी बहाने से रोक दिया था जब तक वे पानी साफ करने वाले ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा लेते। हमारी नदियों के प्रदूषित होने के पीछे कई बड़े कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है घरेलू सीवेज यानी शहरों से निकलने वाला गंदा पानी। जब शहरी इलाकों का ये बिना साफ किया हुआ कचरा सीधे नदियों में बहा दिया जाता है तो ये पानी को बहुत ज्यादा दूषित कर देता है। अगला बड़ा कारण है उद्योगों से निकलने वाला कचरा जिसे हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। अक्सर कई फैक्ट्रियां नियमों की अनदेखी करती हैं और अपना जहरीला कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में छोड़ देती हैं, जो पानी को पूरी तरह जहरीला बना देता है। इसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों तक पहुंच जाते हैं, जिसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ कहा जाता है। ये रसायनों को पानी में घोलकर उसे पीने लायक नहीं रहने देता। एक और बहुत बड़ा खतरा भारी धातुओं से है। धातु आधारित उद्योगों माइनिंग यानी खनन के काम और लैंडफिल से रिसने वाला कचरा आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम जैसे खतरनाक तत्व नदियों में मिला देता है। आज के समय में उभरते हुए प्रदूषक भी एक नई चुनौती बन गए हैं। इनमें माइक्रोप्लास्टिक्स और दवाइयों के अवशेष यानी फार्मास्यूटिकल कचरा शामिल है, जो हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहा है। अंत में ठोस कचरा प्रबंधन की कमी भी एक बड़ी वजह है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग और प्रशासन कूड़े कचरे को सीधे नदी के किनारों पर या पानी के अंदर ही फेंक देते हैं। जब तक हम इन बुनियादी स्रोतों को नहीं रोकेंगे तब तक नदियों को साफ रखना एक बड़ा सपना ही बना रहेगा। अब अगर हम भारत में नदियों के प्रदूषण की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साल 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 43% नदियां प्रदूषित हैं। इस जांच में कुल 623 नदियों के पानी की गुणवत्ता देखी गई, जिनमें से 271 नदियों पर 296 ऐसे हिस्सों की पहचान की गई जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एक और महत्वपूर्ण पैमाना है जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कहते हैं। ये बताता है कि पानी में जैविक कचरे को खत्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। नहाने के सुरक्षित पानी के लिए ये मात्रा 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, लेकिन साल 2022 और 2023 की निगरानी के दौरान पाया गया कि केवल 62% जगहों पर ही ये मानक सही पाया गया। यानी कई जगहों पर पानी इतना प्रदूषित है कि वो नहाने लायक भी नहीं बचा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय जल आयोग की साल 2024 की एक और रिपोर्ट बताती है कि हमारी नदियों में जहरीली धातुएं भी घुल रही हैं। जांच किए गए 434 स्टेशनों में से 112 स्टेशनों पर कम से कम एक ऐसी धातु पाई गई जिसकी मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा थी। यह स्थिति न केवल पानी में रहने वाले जीवों के लिए बल्कि हम इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। नदियों के प्रदूषण का असर केवल पानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा और बुरा प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं मानव स्वास्थ्य के संकट की। जब नदियों का पानी गंदा होता है तो इससे हैजा और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही इलाज पर होने वाले खर्च का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रकृति और जैव विविधता पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जब खेती का बचा हुआ कचरा और रसायनों वाला पानी नदियों में मिलता है तो पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव दम तोड़ने लगते हैं। यह स्थिति नदियों में डेड जोन बना देती है, जहां जीवन मुमकिन नहीं रहता। प्रदूषण हमारी खेती को भी बर्बाद कर रहा है। जब किसान प्रदूषित पानी से सिंचाई करते हैं तो भारी धातुएं और जहरीले रसायन मिट्टी में जमा हो जाते हैं। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि फसलों की पैदावार भी घट जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर फसलों के जरिए हमारे खाने की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जो सीधे हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। अंत में यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा आर्थिक बोझ है। विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक जल प्रदूषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल अपनी GDP का लगभग 3% नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य पर होने वाला भारी खर्च, खेती की कम पैदावार और पर्यटन व मछली पालन जैसे उद्योगों में आने वाली गिरावट शामिल है। साफ है कि नदियों को बचाना अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे भविष्य और समृद्धि को बचाने की लड़ाई है। भारत में नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने में कई बड़ी बाधाएं सामने आती हैं।
सबसे पहली समस्या है कानूनी नियमों का सही से पालन न हो पाना। हमारे पास सख्त पर्यावरण कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी निगरानी करने के लिए कर्मचारियों की भारी कमी है। इसी वजह से नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए यमुना नदी के किनारे लगी कई फैक्ट्रियां आज भी बिना साफ किए अपना कचरा सीधे नदी में बहा देती हैं, क्योंकि उन्हें रोकने या उन पर नजर रखने वाला कोई सख्त तंत्र वहां मौजूद नहीं है। एक और बड़ी दिक्कत है बिखरा हुआ शासन। नदी प्रबंधन का काम इतने सारे अलग अलग विभागों और एजेंसियों में बटा हुआ है कि उनके बीच तालमेल की कमी रहती है। इससे काम में देरी होती है और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नगर पालिकाएं आपस में तालमेल नहीं बिठा पाती, जिसका फायदा उठाकर लोग और उद्योग नदियों में अवैध रूप से कचरा फेंकते रहते हैं। इसके अलावा हमारी सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। अक्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास होने में देरी हो जाती है या काम की रफ्तार बहुत सुस्त रहती है, जिसकी वजह से बजट में मिला पैसा भी पूरा खर्च नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर नमामि गंगे जैसी बड़ी योजना के लिए आवंटित किए गए फंड में से 2024-25 तक केवल 69% पैसा ही इस्तेमाल किया जा सका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमारे पास गंदे पानी को साफ करने के लिए बुनियादी ढांचा बहुत कम है। आज भी भारत का 60% से ज्यादा सीवेज बिना किसी फिल्टर या सफाई के सीधे हमारी पवित्र नदियों में जाकर मिल जाता है। एक बड़ी चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है। प्रदूषण फैलाने वालों पर जो जुर्माना लगाया जाता है वह बहुत कम है और कई बार राजनीतिक संरक्षण की वजह से उद्योगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इसका एक बड़ा उदाहरण कानपुर के चमड़ा कारखाने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बार बार आदेश देने के बावजूद ये कारखाने आज भी जहरीले रसायन गंगा नदी में बहा रहे हैं, जो हमारी नदियों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत में नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पास कानूनों और योजनाओं का एक मजबूत ढांचा पहले से ही मौजूद है। सबसे बुनियादी कानून जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है, जिसके तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए हैं। ये कानून नदियों या कुओं में कचरा डालने पर रोक लगाता है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया, जो सरकार को प्रदूषण के मानक तय करने और जहरीले कचरे के निपटारे को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। इसी कानून के तहत हर उद्योग के लिए गंदगी बाहर निकालने के खास मानक तय किए गए हैं। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 बनाया गया, जो प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगा सकता है। साथ ही नगर निगम ठोस कचरा नियम 2016 ये अनिवार्य बनाते हैं कि कचरे को अलग अलग किया जाए और उसे सीधे नदी में न बहाया जाए। गंगा जैसी पवित्र नदियों को बचाने के लिए 1986 में गंगा एक्शन प्लान और फिर 2014 में नमामि गंगे जैसी बड़ी योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वृक्षारोपण पर काफी पैसा खर्च किया गया। नदियों की सेहत की जांच के लिए एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क भी है और प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शहरों को सुधारने के लिए अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन भी सीवेज का बुनियादी ढांचा बनाने में मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए ताकि ये कोशिशें सफल हों। सबसे पहले हमें अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ज्यादा पैसा, आजादी और जवाबदेही देनी होगी। हमें प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर ये समझना होगा कि किस इलाके से कितना और किस तरह का कचरा निकल रहा है। पुरानी तकनीकों को छोड़कर हमें रियल टाइम ट्रैकिंग अपनानी होगी, जिसमें AI सेंसर्स और सैटेलाइट्स की मदद से नदियों की सेहत पर पल पल नजर रखी जा सके। हमें अपने कचरा साफ करने वाले पुराने प्लांटों को आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड करना होगा। सबसे जरूरी है एक एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन प्रणाली बनाना, जिसमें फैक्ट्री एंड कचरा प्रबंधन और खेती से जुड़ी नीतियां एक ही संस्था के नीचे हों। यूरोपीय संघ का वाटर फ्रेमवर्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अंत में आम जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब स्थानीय लोग खुद प्रदूषण की रिपोर्ट करेंगे और सफाई अभियानों में शामिल होंगे, तभी बदलाव आएगा। जैसे वाराणसी में आम नागरिकों के नेतृत्व में चलने वाले सफाई अभियानों ने वहां पानी की गुणवत्ता सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। निष्कर्ष के तौर पर भारत में कानून और नियम तो सख्त हैं, लेकिन तालमेल की कमी और कमजोर बुनियादी ढांचे की वजह से प्रदूषण बरकरार है। इस संकट को दूर करने के लिए हमें नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, तकनीक का सहारा लेना होगा और जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। तभी हम अपनी नदियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ बना पाएंगे। आप इस कोर्सेज टैब से विजन IAS मैगजीन 2025 और 2026 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म आर्टिकल 6.4। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस वैश्विक बाजार के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को अपनी मंजूरी दे दी है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें म्यांमार के एक प्रोजेक्ट ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ मिलकर काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आर्टिकल 6.4 क्या बला है।
दरअसल ये पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 का एक हिस्सा है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में होने वाले प्रदूषण या उत्सर्जन में ऐसी कटौती करना है जिसकी पूरी तरह से जांच और पुष्टि की जा सके। ये सिस्टम न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए निवेश को आकर्षित करता है, बल्कि अलग अलग देशों के बीच आपसी सहयोग का रास्ता भी खोलता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक देश की कंपनी अपने यहां प्रदूषण कम करने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट लगाती है और उस कटौती को कार्बन क्रेडिट के रूप में दर्ज करवाती है। अब वो कंपनी इन क्रेडिट्स को किसी दूसरे देश की कंपनी को बेच सकती है जिसे अपना प्रदूषण लक्ष्य पूरा करने के लिए इनकी जरूरत है। इस तरह एक का फायदा दूसरे की मदद बन जाता है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 6 सिर्फ यही खत्म नहीं होता। इसके दो और महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है आर्टिकल 6.2 जो देशों को हिसाब किताब और रिपोर्टिंग के नियम समझाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, और दूसरा है आर्टिकल 6.8 जो बिना बाजार के आपसी सहयोग के मौके देता है, जहां पैसों या व्यापार के बिना भी देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये पूरा ढांचा हमारी धरती को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी और संगठित कोशिश है। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए इसे अपनी मंजूरी दे दी है और कहा है कि ये पर्यावरण और तटीय नियमों का पालन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बनाया जा रहा है, जिसमें गलाथिया बे, कैम्बेल बे और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जैसे खास इलाके शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इस दूरदराज के इलाके को एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब और रक्षा केंद्र में बदलना है, जहां एक आधुनिक शहर 450 मेगावाट का गैस और सौर बिजली प्लांट और एक ऐसा हवाई अड्डा होगा जिसका इस्तेमाल नागरिक और सेना दोनों कर सकेंगे। इस विशाल योजना को नीति आयोग के साथ मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लागू कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि इसके पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए केवल एक मौसम का डेटा लिया गया है, जबकि इसके लिए कई मौसमों की गहरी जांच होनी चाहिए थी। साथ ही यहां के वर्षावनों की कटाई की भरपाई हरियाणा में पेड़ लगाकर करने की योजना को भी नाकाफी माना जा रहा है, क्योंकि एक जंगल के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को दूसरी जगह वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के तहत ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय आदिवासी काउंसिल द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद सरकार इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के वर्षावन को बदला जाएगा, जिससे करीब 10 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। ये इलाका निकोबार, मेगापॉड निकोबार, ट्री श्रू और विशाल लेदरबैक कछुओं जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। सामाजिक तौर पर भी यहाँ रहने वाले शोम्पेन जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और निकोबारी लोगों के जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक और बड़ी चिंता ये है कि ये द्वीप भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक जोन यानी जोन वीआई में आता है। इतनी चुनौतियों के बाद भी भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल करीब है, जहां से दुनिया का 40% व्यापार और चीन की ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। आर्थिक रूप से देखें तो फिलहाल भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों पर संभाला जाता है, जिससे लागत बढ़ती है। ये प्रोजेक्ट न केवल भारत की रसद लागत कम करेगा, बल्कि पर्यटन और हिंद महासागर में हमारी उपस्थिति को भी मजबूती देगा। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यानी IOC। हाल ही में यूनेस्को के इस विशेष आयोग ने इंटीग्रेटेड ओशन कार्बन रिसर्च की साल 2026 की रिपोर्ट जारी की है। अगर हम इस संस्था के बारे में जाने तो इसका मुख्य लक्ष्य समुद्री विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। ये दुनिया भर में रिसर्च और ट्रेनिंग के कार्यक्रमों को आपस में जोड़ती है, ताकि हम अपने महासागरों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत भी इसके 152 सदस्य देशों में शामिल है और इसका मुख्य सचिवालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अब बात करते हैं इस नई रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों पर। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे महासागर कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि ये वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम हो जाती है और धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प प्रक्रिया का जिक्र है, जिसे सॉल्युबिलिटी पंप कहा जाता है। इसमें समुद्र का ठंडा पानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर घोल लेता है और फिर इसे समुद्र की गहरी परतों में ले जाकर लंबे समय के लिए जमा कर देता है। इसके अलावा महासागर नदियों और पिघलती बर्फ के साथ भी कार्बन का लेन देन करते हैंजिसलैंड ओशन आइस एक्सचेंज कहा जाता है। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में कार्बन के वितरण को प्रभावित करती है और हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। महासागरों की ये क्षमता हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक कुदरती सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। रैट होल माइनिंग।
हाल ही में मेघालय में इस अवैध खनन की वजह से 20 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो हमें इस खतरे की गहराई को समझने पर मजबूर करता है। आखिर ये रैट होल माइनिंग होती क्या है? दरअसल यह कोयला निकालने का एक बहुत ही पुराना और अवैज्ञानिक तरीका है। इसमें सबसे पहले जमीन की ऊपरी हरियाली और पेड़ पौधों को साफ किया जाता है और फिर जमीन में गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि कोयले की परत तक पहुंचा जा सके। पहाड़ों की ढलानों को खोदकर कोयले तक पहुंचने के बाद एक पतली और आड़ी सुरंग बनाई जाती है। ये सुरंग इतनी संकरी होती है कि इसमें मजदूर रेंगते हुए अंदर जाते हैं और कोयला बाहर निकालते हैं। चूंकि इन सुरंगों में कोई मजबूत छत या दीवारों को सहारा देने वाला ढांचा नहीं होता, इसलिए इनके धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस खुदाई के लिए मुख्य रूप से साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतना खतरनाक है तो ये अवैध काम रुक क्यों नहीं रहा? इसके पीछे कुछ प्राकृतिक कारण है। मेघालय में कोयले की परतें बहुत पतली हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी मशीनों वाला ओपन कास्ट माइनिंग करना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता, इसलिए लोग रैट होल का रास्ता चुनते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों के पास बागवानी या निर्माण जैसे क्षेत्रों में आजीविका के दूसरे विकल्प भी कम है, तो पेट भरने के लिए उन्हें इसी जानलेवा काम में उतरना पड़ता है। एक और बड़ी वजह यहाँ की जमीन का मालिकाना हक है, जो अक्सर छोटे समूहों या समुदायों के पास बटा हुआ है, जिससे इस पर लगाम कसना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेघालय में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खदान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत एक ढांचा तैयार किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी साल 2014 में इसे असुरक्षित और अवैज्ञानिक बताते हुए इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। फिर भी चोरी छिपे होने वाला ये काम आज भी मासूम जिंदगियों के लिए काल बना हुआ है। फिशिंग कैट। हाल ही में हुए पहले वैज्ञानिक आकलन से ये पता चला है कि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इस बिल्ली का एक बहुत मजबूत ठिकाना यानी गढ़ बन गया है। अगर हम इसके हुलिये की बात करें तो ये एक बेहद शक्तिशाली बिल्ली है, जिसका आकार हमारी पालतू बिल्लियों से लगभग 2 गुना बड़ा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रियोनेलरस विवरेंस है। ये बिल्ली मुख्य रूप से दलदली इलाकों और मैंग्रोव में रहना पसंद करती है। भारत के अलावा ये पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड की खाड़ी जैसे इलाकों में भी पाई जाती है। भारत की बात करें तो ये मुख्य रूप से सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों के साथ हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। इसका नाम फिशिंग कैटास के खानपान और व्यवहार की वजह से पड़ा है। यह रात में शिकार करने वाला जीव है, जो बड़ी कुशलता से मछली, मेंढक के कड़े सांप और पक्षियों का शिकार करती है। कभी कभी ये मरे हुए जानवरों के मांस को भी खा लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर होती है। जहां तक इसके संरक्षण की बात है तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसे संवेदनशील श्रेणी में रखा है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इसे बाघों की तरह ही उच्च सुरक्षा प्राप्त है। इसके साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के परिशिष्ट 2 में भी शामिल है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी कॉरिडोर्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में एक बहुत ही अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे देश के पहले बी कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी कॉरिडोर क्या है। दरअसल यह राजमार्गों के किनारे फूलों वाले पेड़ों और पौधों की एक ऐसी लगातार लंबी पट्टी या श्रृंखला है, जिसे मधुमक्खियों की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मधुमक्खियों को साल के 12 महीने फूलों का रस और पराग आसानी से मिलता रहेगा। इस पहल की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हमारी मधुमक्खियां और परागण करने वाले दूसरे जीव बढ़ते पारिस्थितिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इनके रहने और खाने की जगहें कम हो रही हैं और ये कॉरिडोर उन्हें एक सुरक्षित रास्ता और भोजन प्रदान करेगा। चलिए अब थोड़ा इन नन्ही मधुमक्खियों के बारे में भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल मादा मधुमक्खियों के पास ही डंक होते हैं? असल में ये डंक उनके अंडे देने वाले अंग का ही एक बदला हुआ रूप है। ये नन्हे जीव पूरी तरह से फूलों के मीठे रस और प्रोटीन से भरपूर पराग पर ही जिंदा रहते हैं। इनका हमारे जीवन में महत्व इतना ज्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। अगर ये न हो तो हमारे खाने की थाली से बहुत सी चीजें गायब हो सकती हैं। इसलिए हाईवे के किनारे बनने वाले ये बी कॉरिडोर न केवल मधुमक्खियों को बचाएंगे, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा वरदान साबित होंगे। पीटलैंड्स। हाल ही में एक चिंताजनक खबर आई है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की माई नडोम्बे और तुम्बा झीलें उस कार्बन को हवा में छोड़ रही हैं, जो इनके आसपास के पीटलैंड्स में हजारों सालों से कैद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांगो बेसिन के ये दलदल और पीटलैंड्स पूरी धरती की जमीन के सिर्फ 0.3% हिस्से पर फैले।
है, लेकिन ये दुनिया के उष्णकटिबंधीय पीटलैंड्स में जमा कार्बन का 1/3 हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। अब सवाल आता है कि आखिर ये पीटलैंड होते क्या है। दरअसल यह जमीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां सतह पर जैविक पदार्थों यानी सड़े गले पौधों की परतें जमा हो जाती हैं, जिन्हें हिमपीट कहा जाता है। ये पीट उन जगहों पर बनती है जहां जमीन हमेशा पानी से भरी रहती है। पानी की अधिकता के कारण पौधों को पूरी तरह गलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वे धीरे धीरे जमा होकर कार्बन को अपने अंदर सोख लेते हैं। लेकिन आज ये हमारे लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं। जब इन पीटलैंड से पानी निकाल दिया जाता है या इनमें आग लग जाती है तो हजारों सालों से जमा कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में घुलने लगती है। आंकड़ों के अनुसार पीटलैंड्स का सूखना और इनमें लगने वाली आग दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 5% का योगदान देती है, जो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को और खतरनाक बना रही है। इन्हें बचाना अब केवल प्रकृति के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी हो गया है। 6 सोशल इश्यूज। डाउरी इन इंडिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले 2025 में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दहेज जैसी बुराई को खत्म करना और दहेज निषेध अधिनियम 1961 को सख्ती से लागू करना है। अगर हम आसान भाषा में समझें कि दहेज क्या है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार ये कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु है जो शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। यह शादी के समय या उससे पहले या शादी के बाद भी दी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में दहेज से जुड़े अपराधों में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे देश में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और एक साल के भीतर 6,100 से अधिक मौतें हुईं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है, जिसके बाद बिहार और कर्नाटक का नंबर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में भी दहेज और इससे जुड़े अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण सामाजिक प्रतिष्ठा है। आजकल लोग भव्य शादियों और महंगी वस्तुओं के जरिए अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, जिससे दहेज की मांग बढ़ जाती है। कुछ लोग इसे दुल्हन की वित्तीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखते हैं कि मुश्किल समय में ये उसके काम आएगा। एक और बड़ी समस्या कमजोर कानून व्यवस्था है। अदालती कार्यवाही में देरी के कारण कानून का डर कम हो गया है। साल 2015 के आंकड़े बताते हैं कि केवल 34.7% आरोपियों को ही सजा मिल पाई थी। भ्रष्टाचार और सामाजिक दबाव के कारण कई मामले तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। आजकल शादी एक लेन देन की तरह हो गई है, जहां दूल्हे की शिक्षा या नौकरी जैसे कि आईएएस या इंजीनियर होने को एक संपत्ति मानकर दहेज मांगा जाता है। साथ ही परिवार सामाजिक बदनामी और तलाक के डर से शादी के बाद भी दहेज की किश्तें भरते रहते हैं ताकि घर की इज्जत बनी रहे। इसके अलावा कानून की जानकारी और शिक्षा की कमी भी इस बुराई को बढ़ावा देती है। न्यायालय ने इस पर समय समय पर सख्त रुख अपनाया है। राजबीर बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दहेज मृत्यु के हर मामले में हत्या की धारा यानी धारा 302 आईपीसी अब धारा 103 बीएनएस जोड़ी जानी चाहिए। इसी तरह सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कोर्ट ने साफ किया था कि शादी से जुड़ी कोई भी मांग, चाहे वो कभी भी की गई हो, वो दहेज के दायरे में ही आएगी। अब हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक कदमों के बारे में जो भारत में दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए उठाए गए हैं। हमारे देश में दहेज को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने कई मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961 की। ये कानून दहेज लेने या देने को एक गंभीर अपराध मानता है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है। ये कानून हमें साफ संदेश देता है कि शादी में किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन गैर कानूनी है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी निरंतर काम कर रहा है। ये आयोग समय समय पर कानूनों की समीक्षा करता रहता है ताकि उन्हें और भी सख्त बनाया जा सके। इसके अलावा ये आयोग दहेज उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच भी करता है और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करता है। कानूनी प्रावधानों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पहले आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज मृत्यु के मामलों को देखा जाता था, जिसे अब नए कानून बीएनएस की धारा 80 में शामिल किया गया है। ये धारा सुनिश्चित करती है कि दहेज की वजह से होने वाली किसी भी दुखद मृत्यु के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दहेज अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बनता है, इसीलिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी एक महत्वपूर्ण हथियार है। ये कानून उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें उनके घर के भीतर दहेज या किसी अन्य कारण से प्रताड़ित किया जाता है। अंत में सामाजिक बदलाव के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल बहुत जरूरी है। ये अभियान न केवल लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो समाज की सोच बदलेगी और दहेज जैसी कुरीतियां खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी।
इन सभी प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां शादियां लालच पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित हों। अब सवाल ये है कि आखिर इस समस्या से निपटने का रास्ता क्या है और भविष्य में हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सबसे पहली बात जो कही गई है वो है दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग दें और उनके संपर्क नंबरों का जनता के बीच खूब प्रचार करें ताकि लोगों को पता हो कि मुसीबत के समय किसके पास जाना है। ये अधिकारी दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत आपकी मदद के लिए तैनात किए जाते हैं। अदालतों में अटके मामलों को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट्स को दहेज, मृत्यु और उत्पीड़न से जुड़े पुराने केसों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। आपको बता दें कि पहले जिन्हें हम आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए कहते थे, अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में उन्हें धारा 80 और धारा 85 के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना जरूरी है। इससे वे असली मामलों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और झूठी शिकायतों की पहचान भी कर पाएंगे। जिला प्रशासन को जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव करना चाहिए ताकि बच्चे शुरू से ही इस कुप्रथा की बुराई को समझ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को धारा 498 ए का मामला दर्ज होते ही सीधे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब पुलिस के पास इसके ठोस कारण और सबूत हों जो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होंगे। मजिस्ट्रेट भी तभी जेल भेजने की अनुमति देंगे जब वे पुलिस की रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। बिना ठोस कारण के गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कानून के साथ साथ हमें सामाजिक नियमों में भी बदलाव लाना होगा। दहेज को समाज में जो स्वीकार्यता मिली हुई है उसे खत्म करना होगा। इसमें गांव की समितियां, मोहल्लों की वेलफेयर एसोसिएशन और धार्मिक गुरु बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वे दहेज मुक्त शादियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित कर सकते हैं जिससे लोगों की सोच बदलेगी। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो दहेज केवल एक कानूनी समस्या नहीं है बल्कि ये हमारी पितृसत्तात्मक सोच और शादी के बाजार से जुड़ी एक सामाजिक आर्थिक संस्था बन चुकी है। इसका समाधान 4P अप्रोच में छिपा है, यानी सजा ताकि डर बना रहे, सुरक्षा ताकि पीड़ित को सहारा मिले, रोकथाम ताकि समाज की सोच बदले और अंत में महिला सशक्तिकरण का प्रचार ताकि बेटियां खुद को किसी से कम न समझें। सर्वे ऑन माइग्रेशन टू बी कंडक्टेड। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ ने यह फैसला लिया है कि वे जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच पूरे भारत में प्रवास पर एक विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करेंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। इसमें प्रवासन की सीमा और प्रकृति यानी कितने लोग और किस तरह का पलायन कर रहे हैं इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर और एक राज्य से दूसरे राज्य होने वाले बदलावों और उनके पीछे के मुख्य कारणों पर भी बारीकी से गौर किया जाएगा। भारत में प्रवासन यानी माइग्रेशन के पीछे के मुख्य कारणों, चुनौतियों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से समझेंगे। अगर हम आंकड़ों को देखें तो साल 2020-21 में लगभग हर 4 में से एक ग्रामीण भारतीय यानी करीब 26.8% लोग प्रवासी थे। प्रवासन के पीछे के कारणों को हम लिंग के आधार पर अलग अलग देख सकते हैं। महिलाओं के मामले में प्रवासन का सबसे बड़ा प्राथमिक कारण विवाह है जो करीब 86.8% मामलों में देखा गया है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए प्रवासन का सबसे प्रमुख कारण रोजगार है जो 77.2% है, जबकि विवाह के कारण केवल 22.8% पुरुष ही अपना स्थान बदलते हैं। आसान भाषा में समझें तो प्रवासन 2 तरह के कारकों से प्रभावित होता है। पहले है पुल फैक्टर्स जो आकर्षण की वजह से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर और एक अच्छे जीवन की उम्मीद। दूसरे हैं पुश फैक्टर्स जो लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे नौकरी की कमी, कम मजदूरी, खराब पर्यावरणीय स्थिति या फिर प्राकृतिक आपदाएं। हालांकि ये पलायन अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल की कमी होने से खेती पर बुरा असर पड़ता है जिससे खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक विघटन भी होता है क्योंकि पारंपरिक पारिवारिक रिश्ते टूटते हैं और आश्रित लोग पीछे अकेले रह जाते हैं। शहरों पर भी इसका भारी दबाव पड़ता है जिससे वहां की नगर निगम सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ जाता है। खुद प्रवासियों के लिए भी जीवन काफी अनिश्चित और कठिन हो जाता है जहां उन्हें खराब कामकाजी परिस्थितियों और कम मजदूरी में रहना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 जैसी पहल की गई है ताकि गांव में ही रोजगार के अवसर मजबूत हों। शहरों को बेहतर बनाने के लिए अटल मिशन स्मार्ट सिटीज और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
साथ ही श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये कदम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रवासी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों से वंचित न रहे। अगर हम भारत में प्रवासन के हालिया रुझानों की बात करें तो समय समय पर आने वाले आंकड़े काफी कुछ बयां करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS 2020-21 के मुताबिक भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% रही है, लेकिन इस आंकड़े में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में प्रवासन दर केवल 10.7% अनुमानित की गई थी, जबकि महिलाओं में ये दर 47.9% जितनी ऊंची थी। इसका एक बड़ा कारण हमारे समाज में शादी के बाद होने वाला महिलाओं का विस्थापन है। आगामी 2026-27 का ये नया सर्वे हमें प्रवासन के इन बदलते पैमानों को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा, जिससे सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में आसानी होगी। 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी AI इम्पैक्ट समिट। हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है और यही वजह है कि आज ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये समिट हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इससे पहले इस तरह के बड़े सम्मेलन दुनिया के अलग अलग कोनों में हुए हैं, जैसे 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट, 2024 में दक्षिण कोरिया में सियोल समिट और 2023 में ब्रिटेन के ब्लैचली पार्क में AI सेफ्टी समिट आयोजित किया गया था। भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी इंडिया AI मिशन के तहत की है, ताकि पूरी दुनिया के साथ मिलकर इस मिशन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस पूरे समिट को बहुत ही सुंदर तरीके से 7 चक्रों यानी वर्किंग ग्रुप्स और 3 सूत्रों यानी मुख्य सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया था, ताकि AI के असर को सही से समझा जा सके। ये सिद्धांत न केवल तकनीक के बारे में हैं, बल्कि इस बारे में भी हैं कि कैसे AI को मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 चक्रों की जो वैश्विक सहयोग यानी ग्लोबल कोऑपरेशन के मुख्य विषय हैं। पहला चक्र है AI फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, जिसका मतलब है कि AI का इस्तेमाल देश की आर्थिक तरक्की और समाज की भलाई के लिए हो। दूसरा चक्र है सेफ एंड ट्रस्टेड AI यानी तकनीक ऐसी हो जिस पर हम भरोसा कर सकें और जो सुरक्षित हो। तीसरा चक्र इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट है, ताकि AI के जरिए समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। चौथा चक्र रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी पर जोर देता है, ताकि हम नई और मजबूत तकनीकें बना सकें। पांचवां चक्र डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज है, जिसका उद्देश्य AI के संसाधनों को किसी एक की जागीर न रखकर सबके लिए सुलभ बनाना है। छठा चक्र साइंस है, जो वैज्ञानिक शोध में AI की भूमिका को रेखांकित करता है। और सातवां चक्र ह्यूमन कैपिटल है, यानी हमें अपने लोगों को इस नई तकनीक के लिए तैयार और कुशल बनाना है। अब बात करते हैं उन 3 सूत्रों की जो AI के एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखते हैं। पहला सूत्र है पीपल यानी लोग, जिसका कहना है कि AI को पूरी मानवता की सेवा करनी चाहिए, उसकी विविधता का सम्मान करना चाहिए और हर व्यक्ति की गरिमा और समावेशिता को सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा सूत्र है प्लैनेट यानी हमारी धरती। AI में होने वाले आविष्कार ऐसे होने चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करें और स्थिरता को बढ़ावा दें। तीसरा और आखिरी सूत्र है प्रोग्रेस यानी प्रगति। ये सूत्र ये सुनिश्चित करता है कि AI से मिलने वाले फायदे केवल कुछ अमीर देशों या लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें दुनिया भर में समान रूप से साझा किया जाए। इससे न केवल वैश्विक विकास होगा, बल्कि पूरी दुनिया में समृद्धि आएगी। इस सम्मेलन में सबसे खास बात ये रही कि भारत ने दुनिया के सामने AI के विकास के लिए अपना एक अनोखा नजरिया पेश किया है। भारत के इस मॉडल को मानव फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो पूरी तरह से इंसानियत को केंद्र में रखकर बनाया गया है। इसमें सबसे पहला शब्द M यानी मॉरल एंड एथिकल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि AI का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता हो, और सबसे जरूरी बात यह कि उस पर हमेशा इंसानी निगरानी बनी रहे। इसे हम अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां बच्चों को शुरुआत से ही AI और डेटा के सही इस्तेमाल की शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद आता है A, जिसका अर्थ है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जवाबदेही तय हो। इसमें पारदर्शिता और सख्त निगरानी शामिल है, ताकि ये पता रहे कि AI सिस्टम को कौन और कैसे चला रहा है। उदाहरण के तौर पर इंडिया AI मिशन ने इसके विकास और इस्तेमाल के लिए खास मानक तय किए हैं। फ्रेमवर्क का अगला हिस्सा N है, जो नेशनल सोवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत को अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना है और AI बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाना है, ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें। जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए हम कंप्यूटर चिप्स के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगला अक्षर फिर से ए है, जिसका अर्थ है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, यानी एक ऐसा एआई जो सबके लिए सुलभ हो और सबको साथ लेकर चले। भारत का मानना है कि एआई कुछ खास लोगों की जागीर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फायदा समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए मेघराज जीआई क्लाउड और इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे महंगे संसाधनों को आम लोगों और स्टार्टअप्स के लिए सुलभ बना रहे हैं। अंत में आता है वी, जिसका मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई का इस्तेमाल कानूनी रूप से सही और सुरक्षित होना चाहिए। इसका सबसे ताजा उदाहरण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2026 है, जिसमें एआई द्वारा बनाई गई बनावटी सामग्री या सिंथेटिक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, ताकि समाज में भरोसा और सुरक्षा बनी रहे। अब हम भारत के भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करेंगे, जिसे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में पेश किया गया है। ये योजना भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए एक चरणबद्ध रोड मैप तैयार करती है। सरकार ने इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा है, ताकि हम दुनिया की नकल करने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ सकें। पहला चरण पूरी तरह से तालमेल और शुरुआती प्रयोगों यानी कोऑर्डिनेशन एंड अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन पर केंद्रित है। इसमें सबसे पहले बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया जाएगा, ताकि इनोवेशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सके। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां लोग मिलकर कोड जमा कर सकें और सरकारी डेटा का इस्तेमाल कर सकें। भारत का तकनीकी ध्यान बड़े और खर्चीले मॉडल्स के बजाय किफायती मॉडल्स पर होगा। ये ऐसे छोटे और ओपन वेट मॉडल्स होंगे जो कम संसाधनों में भी खास कामों को बखूबी कर सकें। साथ ही डेटा के इस्तेमाल को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी के तहत और सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि ये पता रहे कि एआई को सिखाने के लिए किस डेटा का इस्तेमाल हो रहा है और उसका फायदा भारत को ही मिले। जब हम दूसरे चरण में पहुंचेंगे तो हमारा ध्यान चुनिंदा तरीके से विस्तार करने और जोखिम आधारित नियमों यानी सिलेक्टिव स्केलिंग एंड रिस्क बेस्ड रेगुलेशन पर होगा। इसमें बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी मर्जी से इस मिशन का हिस्सा बने और बदले में सरकार उन्हें डेटा और नियमों में सहूलियत देगी। सबसे जरूरी बात यह है कि एआई की सुरक्षा को गहरा करने के लिए एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। ये संस्थान रेड टीमिंग जैसी प्रक्रिया अपनाएगा, जिसका मतलब है कि एथिकल हैकर्स खुद एआई सिस्टम पर हमला करके उसकी कमियां जांचेंगे। यहाँ कुछ सख्त सीमाएं भी तय की जाएंगी, ताकि एआई का इस्तेमाल चेहरे की पहचान या भविष्य की भविष्यवाणी वाली पुलिसिंग जैसे उच्च जोखिम वाले कामों में गलत तरीके से न हो सके। तीसरे और आखिरी चरण का लक्ष्य लंबे समय की मजबूती और लेबर अडेप्टेशन है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के साथ दोस्ती और कूटनीति का इस्तेमाल करेगा, ताकि हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के सोचने समझने के कौशल और सामाजिक व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही लोगों को नई स्किल सिखाई जाएंगी, जो एआई के इस दौर में नई नौकरियों के लिए जरूरी होंगी। निष्कर्ष के तौर पर भारत का ये सफर केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को सुरक्षित रखने की एक सोची समझी कोशिश है। हमें दुनिया के ऐसे मॉडल्स की नकल नहीं करनी है जो लंबे समय तक टिक न सकें। इसके बजाय हमें एआई को एक रणनीतिक प्राथमिकता मानकर चलना होगा, जो हमारे काम करने के तरीके, विदेश नीति और हमारे समाज की बुनियादी संरचना को एक सही दिशा दे सके। की आउटकम्स एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इस सम्मेलन का सबसे प्रमुख नतीजा रहा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। ये घोषणा पत्र हमारे प्राचीन और पवित्र सिद्धांत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी सबकी भलाई और सबकी खुशी की भावना से प्रेरित है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। ये पूरा घोषणा पत्र 7 स्तंभों पर टिका है, जिन्हें 7 चक्रों का नाम दिया गया है, ताकि एआई का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक और बड़ी पहल की शुरुआत की है, जिसे न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स कहा जा रहा है। यह एक स्वैच्छिक ढांचा है, यानी एआई बनाने वाली बड़ी कंपनियों और भारत के नए खोजकर्ताओं ने अपनी मर्जी से कुछ जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि एआई केवल अमीर देशों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के पास भी इसके संसाधन, तकनीक और फायदे बराबर रूप से पहुंचे। इस पहल के तहत 2 मुख्य वादे या कमिटमेंट्स किए गए हैं। पहला वादा एआई के असल दुनिया में इस्तेमाल को समझने के बारे में है। इसमें इस बात का डेटा के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा कि एआई का हमारी नौकरियों, कौशल, उत्पादकता और देश की आर्थिक स्थिति पर असल में क्या असर पड़ रहा है। इससे सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी जो लोगों के रोजगार और भविष्य को सुरक्षित रख सकें। दूसरा वादा एआई को बहुभाषी और क्षेत्रीय संदर्भों में परखने के बारे में है।
इसका मतलब ये है कि एआई सिस्टम केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में भी उतनी ही सटीकता से काम कर सकें ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी भाषा में इसका सही लाभ उठा सके। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की गई है जिन्हें हम मेजर ग्लोबल डिलीवरेबल्स कह सकते हैं। सबसे पहले चार्टर फॉर द डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई पेश किया गया है। यह एक ऐसा ढांचा है जिसका लक्ष्य एआई के बुनियादी संसाधनों को सस्ता बनाना है ताकि स्थानीय स्तर पर नए आविष्कार करने वालों को मदद मिल सके। इसके साथ ही ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां दुनिया भर में एआई के सफल प्रयोगों को साझा किया जाएगा ताकि एक देश की सफलता से दूसरा देश भी सीख सके और विकास कर सके। सुरक्षा के लिहाज से ट्रस्टेड एआई कॉमन्स की शुरुआत की गई है। ये एक ऐसा खजाना या रिपोजिटरी होगा जहां एआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने वाले टूल्स और बेहतरीन तरीके मौजूद रहेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आपस में जोड़कर रिसर्च को तेज करेगा। साथ ही एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश की जाएगी कि एआई का फायदा समाज के हर व्यक्ति तक बराबरी से पहुंचे। नौकरी और कामगारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक और रीस्किलिंग प्रिंसिपल्स जारी किए गए हैं। ये गाइडबुक देशों को ये समझने में मदद करेंगी कि वे अपने कामगारों को एआई के दौर के लिए कैसे तैयार करें। इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इक्विटेबल एआई ट्रांजिशन प्लेबुक भी तैयार की गई है ताकि तकनीकी बदलाव के दौरान किसी की नौकरी पर आंच न आए और लोगों को नए अवसर मिले। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन रेजिलिएंट, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट एआई पेश किए गए हैं जो कम बिजली खपत वाले एआई सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। इसके अलावा यूनेस्को और फ्रांस के साथ मिलकर रेजिलिएंट एआई चैलेंज जैसी कई और पहल भी शुरू की गई हैं। अंत में भारत ने तकनीकी क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाते हुए 3 स्वदेशी एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं। इनमें सर्वम एआई द्वारा बनाए गए 2 बड़े भाषा मॉडल यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स शामिल हैं जो दुनिया के जाने माने सिस्टम जैसे डीपसीक R1 और जेमिनी फ्लैश को कई पैमानों पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। साथ ही ज्ञानी.ai ने वचना नाम का एक मॉडल पेश किया है जो 12 भारतीय भाषाओं में इंसानी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। भारत जेन ने भी परम 217B नाम का एक बहुभाषी मॉडल लॉन्च किया है जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स तकनीक पर आधारित है। ये सभी कदम दिखाते हैं कि भारत अब केवल एआई का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। आप इस कोर्सेज टैब से विजन आईएएस मैगजीन 2025 और 2026 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। भारत जैसे विशाल देश में जहां डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी हमेशा एक चुनौती रही है वहां एआई एक मददगार के रूप में उभर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा बीमारियों के प्रबंधन और जांच यानी डिजीज मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक्स में दिख रहा है। उदाहरण के तौर परम धुनेत्र एआई नाम का एक सिस्टम है जो डायबिटीज के मरीजों की आंखों की जांच बहुत ही सटीकता से करता है जिससे विशेषज्ञों की कमी होने पर भी मरीजों का समय पर इलाज संभव हो पाता है। एआई का दूसरा बड़ा योगदान टेलीमेडिसिन और दूर दराज के इलाकों की निगरानी में है। इसके जरिए डॉक्टरी सलाह अब गांव-गांव और पिछड़े इलाकों तक पहुंच रही है। भारत सरकार के ई संजीवनी प्लेटफॉर्म में एआई आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो डॉक्टरों को लक्षणों के आधार पर सही बीमारी की पहचान करने में सुझाव देता है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण यानी पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी एआई अपनी भूमिका निभा रहा है। मीडिया डिजीज सर्विलांस नाम का एक एआई सिस्टम समाचारों और अन्य स्रोतों को स्कैन करता है ताकि किसी बीमारी के फैलने के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर समय रहते चेतावनी जारी की जा सके। अस्पतालों और सरकारी योजनाओं के कामकाज को आसान बनाने में भी एआई बहुत काम आ रहा है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। एकाडॉक और सुनो.ai जैसे टूल्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके मरीजों के लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स का छोटा और सटीक सारांश तैयार कर देते हैं जिससे डॉक्टरों का कीमती समय बचता है। साथ ही एआई सरकारी योजनाओं में होने वाली धोखाधड़ी या फ्रॉड को पकड़ने में भी मदद करता है जिससे संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके। हालांकि इतनी सारी खूबियों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें हमें समझना होगा। कई बार एआई के एल्गोरिदम में भेदभाव हो सकता है जिससे किसी खास वर्ग के लोगों के लिए नतीजे गलत आ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड यानी तकनीक तक सबकी पहुंच न होना, एआई द्वारा दी गई जांच की सटीकता और भरोसेमंदता पर सवाल उठना और सबसे जरूरी मरीजों के निजी डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी बड़ी चिंता का विषय है। इन चुनौतियों को पार करके ही हम एआई का सही और सुरक्षित लाभ उठा पाएंगे। अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई की कुछ और ऐसी शानदार पहलों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इलाज के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं टीबी यानी तपेदिक के प्रबंधन की।
भारत में एआई का उपयोग एडवर्स आउटकम प्रिडिक्शन के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एआई पहले ही ये अंदाजा लगा लेता है कि किस मरीज पर इलाज का असर नहीं होगा या उसे भविष्य में क्या परेशानियां आ सकती हैं। इस रिस्क असेसमेंट के आधार पर डॉक्टरों ने जब इलाज के तरीके बदले तो इसके बहुत ही उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं और प्रतिकूल परिणामों में 27% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी एआई ने अपनी जगह बना ली है। आयुर्जेनोमिक्स और आयुष ग्रिड जैसी पहलों के माध्यम से एआई का उपयोग प्राचीन ग्रंथों और इंसान की प्रकृति के आधार पर बीमारियों के संकेतों की पहचान करने में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस मॉडल की सराहना की है और इसे एआई को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ने का एक वैश्विक उदाहरण माना है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए नीति आयोग एक बहुत बड़ा इमेजिंग बायोबैंक तैयार कर रहा है। इसमें 20,000 से भी ज्यादा कैंसर मरीजों की रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी रिपोर्ट का डेटाबेस बनाया जा रहा है। इस विशाल डेटा की मदद से वैज्ञानिक ऐसे एआई टूल्स बना पाएंगे जो बहुत ही शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता लगा सकेंगे, जिससे मरीजों की जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने एम्स दिल्ली और PGI-MER चंडीगढ़ जैसे बड़े संस्थानों में एआई के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एआई का इस्तेमाल सुरक्षित और नैतिक रूप से हो, ICMR ने 2023 में खास दिशा निर्देश जारी किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साही नाम की एक रणनीति तैयार की है जो भारत के कोने कोने में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का सपना सच कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे देश की रीढ़ियानी खेती किसानी को पूरी तरह बदल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है जो हमारी लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है और देश की GDP में 18% का योगदान देती है। अब इस पारंपरिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रवेश हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की सेहत की जांच यानी सॉयल हेल्थ डायग्नोस्टिक्स की। इसमें डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट और ड्रोन से मिली तस्वीरों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे किसान को पता चलता है कि उसकी जमीन को किस खाद की जरूरत है। इसके साथ ही एआई अब मौसम और जलवायु के हिसाब से सलाह देने का काम भी कर रहा है। ये तकनीक बारिश और तापमान के बदलते पैटर्न को समझकर फसलों की निगरानी करती है ताकि मौसम की मार से बचा जा सके। खेती में मशीनों का इस्तेमाल भी अब और बेहतर हो गया है। एआई आधारित सिस्टम कीमती फसलों की 24 घंटे निगरानी करते हैं, जिससे मजदूरों पर निर्भरता कम होती है और पानी या खाद का सही मात्रा में इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सही कीमत मिलना। यहाँ एआई अपनी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्षमता से ई-नाम और एगमार्क जैसे प्लेटफॉर्म के डेटा को परखता है और कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाकर किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने में मदद करता है। इसे हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, जहां GPS सेंसर और ड्रोन के डेटा को किसान के लिए काम की जानकारी में बदल दिया जाता है। सरकार भी इस दिशा में कई बड़े कदम उठा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत विस्तार नाम की एक योजना का प्रस्ताव दिया गया है। ये एक ऐसी बहुभाषी एआई सुविधा होगी जो एग्रीस्टैक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जानकारियों को एक साथ जोड़ देगी। इसके अलावा किसान ई-मित्र नाम का एक एआई चैटबॉट भी बनाया गया है, जिससे किसान बोलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कीटों और बीमारियों से फसल को बचाने के लिए नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो समय रहते चेतावनी दे देता है। डेटा के जरिए खेती को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 शुरू किया गया है। इसके तहत एग्रीस्टैक के जरिए किसानों को एक डिजिटल आईडी दी जा रही है जो उनके जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। साथ ही देश भर की मिट्टी का नक्शा तैयार करने के लिए सॉयल रिसोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। फसल बीमा को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये स्टेक और क्रॉपिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, जो सैटेलाइट और फोटो के जरिए पैदावार का सटीक अंदाजा लगाती हैं। विंड्स नाम का सिस्टम मौसम की सटीक जानकारी जुटाता है ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को सही और तुरंत मदद मिल सके। ये सभी बदलाव बता रहे हैं कि भविष्य की खेती न केवल स्मार्ट होगी बल्कि किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद भी होगी। नेशनल क्वांटम मिशन। हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। ये प्रोजेक्ट अमरावती को क्वांटम तकनीक का एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका सबसे रोमांचक लक्ष्य यह है कि साल 2026 तक भारत का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर यहां स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकार, बड़े उद्योग जैसे IBM, TCS, L&T और शिक्षण संस्थान सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम विज्ञान की एक ऐसी जादुई दुनिया के बारे में बात करेंगे जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसे हम क्वांटम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बुनियादी सिद्धांतों यानी कोर प्रिंसिपल्स को समझना होगा। क्वांटम तकनीक की सबसे छोटी इकाई को क्यूबिट कहा जाता है।
आम कंप्यूटर के बिट्स केवल 0 या 1 हो सकते हैं, लेकिन एक क्यूबिट 0, 1 या इन दोनों को एक साथ भी दर्शा सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जब तक हम इसे मापते नहीं हैं या एक ही समय में कई स्थितियों में मौजूद रह सकता है। क्वांटम विज्ञान का एक और अद्भुत पहलू एंटेंगलमेंट है। इसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन कहा था। इसमें दो कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो, एक कण में होने वाला बदलाव तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है। इसके साथ ही इंटरफेरेंस का सिद्धांत सही नतीजों को बढ़ाता है और गणना की गलतियों को कम करता है। हालांकि इसमें एक बड़ी चुनौती डिकोहेरेंस की भी है, जहां बाहरी शोर या वातावरण के कारण ये नाजुक क्वांटम स्थितियां नष्ट हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इस जटिल तकनीक का हमारे जीवन पर रणनीतिक प्रभाव यानी स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा। रक्षा या डिफेंस के क्षेत्र में ये तकनीक घोस्ट इमेजिंग और बहुत दूर स्थित वस्तुओं की सटीक पहचान करने में क्रांतिकारी साबित होगी। स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर के क्षेत्र में ये व्यक्तिगत दवाइयों और गंभीर बीमारियों की सटीक पहचान को आसान बना देगी। वित्तीय मामलों में धोखाधड़ी रोकने यानी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए क्वांटम मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा, जो गहरे पैटर्न को पहचानकर सुरक्षा को मजबूत करेगा। पर्यावरण के लिए ये नए और बेहतर पदार्थ खोजने और जलवायु परिवर्तन के सटीक मॉडल बनाने में मदद करेगी। अंत में रिसोर्स मैपिंग के जरिए जमीन के अंदर छिपे संसाधनों जैसे पानी या खनिजों का पता लगाने के लिए बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड सेंसिंग संभव हो सकेगी। सरल शब्दों में कहें तो क्वांटम तकनीक वो चाबी है जो भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। भारत के लिए नेशनल क्वांटम मिशन एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और कनाडा के बाद भारत दुनिया का केवल 7वां देश है जिसने अपना खुद का समर्पित क्वांटम मिशन शुरू किया है। साल 2023 से 2030-31 तक चलने वाला ये 8 साल का मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है और ये प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC द्वारा संचालित 9 महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने हब स्पोक स्पाइक मॉडल अपनाया है, जिसके तहत देश के बड़े संस्थानों में 4 विशेष हब बनाए गए हैं। पहला हब क्वांटम कंप्यूटिंग का है, जिसकी कमान IISc बेंगलुरु के पास है। इनका लक्ष्य अगले 3 साल में 20 से 50, 5 साल में 100 और 8 साल के अंत तक 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाला कंप्यूटर तैयार करना है। दूसरा हब क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए IIT मद्रास में बनाया गया है, जो सैटेलाइट के जरिए सुरक्षित संपर्क और 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD जैसी अभेद्य सुरक्षा प्रणाली विकसित करेगा। तीसरा हब सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी का है, जो IIT बॉम्बे में स्थित है। इसका काम नेविगेशन यानी रास्ता खोजने और समय की सटीक गणना के लिए बहुत ही संवेदनशील उपकरण बनाना है। चौथा और आखिरी हब मटेरियल्स एंड डिवाइसेस के लिए IIT दिल्ली में है, जहां क्वांटम कंप्यूटर के लिए जरूरी सुपर कंडक्टर्स और अगली पीढ़ी के विशेष पदार्थ तैयार किए जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो भारत अब केवल तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि उसे बनाने वाला एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की राह पर निकल चुका है। अब हम भारत के उन अन्य महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करेंगे जो हमें क्वांटम क्रांति की ओर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने इसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। साल 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्वेस्ट नाम की पहल शुरू की थी, जिसका मकसद देश में क्वांटम लैब बनाना और बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अमेज़न वेब सर्विस के साथ मिलकर एक खास लैब बनाई है, जहां रिसर्चर क्लाउड के जरिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी 2022 में तब मिली जब DRDO और IIT दिल्ली ने उत्तर प्रदेश के 2 शहरों प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक संदेशों को इतना सुरक्षित बना देती है कि उन्हें कोई भी हैक नहीं कर सकता। सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। भारत और अमेरिका ने मिलकर ICET की शुरुआत की है, जो न केवल क्वांटम और AI बल्कि सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहा है। इसी तरह 2021 में क्वाड देशों के नेताओं ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 5G और क्वांटम जैसी तकनीकें पूरी दुनिया के साझा हितों और मूल्यों के हिसाब से चलें। चूंकि क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में हो सकता है, इसलिए ये वासेनार अरेंजमेंट के दायरे में भी आती है, जो हथियारों और ऐसी दोहरी तकनीक के जिम्मेदार हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भारत यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ भी क्वांटम सहयोग बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि नेशनल क्वांटम मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात है रणनीतिक बढ़त। अमेरिका और चीन जैसे देश इसमें भारी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी जल्दी कदम उठाना होगा ताकि हम भविष्य में दूसरों पर निर्भर न रहें। दूसरी बड़ी वजह है सुरक्षा। आज हम इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए जो तरीके अपनाते हैं, उन्हें आने वाले समय के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आसानी से तोड़ सकते हैं।
इसीलिए भारत पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित कर रहा है ताकि हमारा डेटा हमेशा सुरक्षित रहे। क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अब उच्च शिक्षा के सिलेबस में क्वांटम तकनीक को शामिल किया गया है। साथ ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इसमें कमाल कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु की कंपनी QPI AI ने QPI AI इंडस नाम का भारत का एक बहुत शक्तिशाली 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो नीति आयोग का अनुमान है कि 2035 तक क्वांटम टेक्नोलॉजी दुनिया भर में 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की नई वैल्यू पैदा कर सकती है। साफ है कि ये तकनीक न केवल विज्ञान बल्कि हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की भी तकदीर बदलने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे उन बड़ी चुनौतियों की जो क्वांटम तकनीक को हकीकत बनाने के रास्ते में खड़ी हैं। ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है, इसे विकसित करना उतना ही मुश्किल भी है। सबसे बड़ी समस्या है क्यूबिट्स की नाजुकता। क्वांटम अवस्थाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं और जरा सा शोर या बाहरी हलचल उन्हें खराब कर सकती है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में डिकोहेरेंस कहा जाता है। इन सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही खास तरह के हार्डवेयर की जरूरत होती है। इन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखना पड़ता है और इनका तापमान परम शून्य के करीब यानी बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। एक और बड़ी चुनौती एरर करेक्शन की है। क्वांटम वर्ल्ड में एक साथ कई संभावनाएं होती हैं, जिसकी वजह से गणना में गलती होने की गुंजाइश रहती है। वैज्ञानिक अभी भी ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिससे इन गलतियों को सुधारा जा सके। तकनीकी दिक्कतों के अलावा कुछ नैतिक जोखिम भी हैं। इसे ड्यूल यूज डिलेमा कहा जाता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल जहां आम लोगों की भलाई के लिए हो सकता है, वहीं इसका इस्तेमाल खतरनाक हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। इसके संवेदनशील सेंसर प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये उन सिग्नल्स को भी पकड़ सकते हैं जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। एक और चिंता क्वांटम डिवाइड की है। चूंकि इसे बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए डर है कि ये तकनीक सिर्फ अमीर देशों तक ही सीमित न रह जाए। भारत के लिए अपनी चिप बनाने की क्षमता की कमी, विशेषज्ञों की किल्लत और विदेशी कलपुर्जों पर निर्भरता जैसी चुनौतियां भी खड़ी हैं। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि भारत वैश्विक मानकों को तय करने में अग्रणी भूमिका निभाए। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना निवेश बढ़ाना होगा। अभी भारत अपनी GDP का लगभग 0.7% ही इस पर खर्च करता है, जिसे दुनिया के 2% के स्तर तक ले जाने की जरूरत है। हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस तकनीक को लैब से निकालकर बाजार तक आसानी से ला सकें। निष्कर्ष के तौर पर भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया की टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। अगर हम मिलकर काम करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दें, तो भारत को क्वांटम युग का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में ये खबर चर्चा में है कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लीगो इंडिया फैसिलिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये हमारे देश के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक बहुत बड़ी पहल है। अब सवाल उठता है कि ये लीगो आखिर है क्या? लीगो का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है जो अंतरिक्ष और समय में उठने वाली लहरों को पकड़ने का काम करती है। इन लहरों को हम गुरुत्वाकर्षण तरंगें या ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए इनके बारे में पहले ही बता दिया था। ये तरंगे क्या हैं, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। जब ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी और ऊर्जावान घटना होती है तो अंतरिक्ष के ताने बाने में लहरें पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। ये तरंगे रोशनी की रफ्तार से चलती हैं, जो लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। जब ये तरंगे किसी चीज के पास से गुजरती हैं तो वे उसे हल्का सा सिकोड़ती और फैलाती हैं। वैसे तो हर चलती हुई चीज गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा करती है, लेकिन धरती पर मौजूद चीजों का वजन और रफ्तार इतनी कम होती है कि उनकी लहरों को महसूस करना नामुमकिन है। हमें इन्हें पकड़ने के लिए ब्रह्मांड की प्रलयकारी घटनाओं की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई तारा एक तरफ से फटता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, या जब 2 बड़े तारे एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, तब ये तरंगे पैदा होती हैं। सबसे शक्तिशाली तरंगे तब उठती हैं जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराकर मिल जाते हैं या जब 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में भिड़ते हैं। साल 2017 में लीगो डिटेक्टर्स ने ऐसी ही एक घटना GW 170817 को पकड़ा था, जब 2 न्यूट्रॉन तारे टकराए थे। अब भारत में इस केंद्र के बनने से हम भी ब्रह्मांड की इन आवाजों को सुनने और समझने में दुनिया का नेतृत्व कर सकेंगे। लीगो परियोजना को मुख्य रूप से नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा फंड किया गया है और इसका संचालन दुनिया के 2 दिग्गज संस्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलकर करते हैं। इसकी तकनीक को समझना बहुत ही रोमांचक है। इसमें 2 बहुत लंबी भुजाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 4 किलोमीटर है। ये दोनों भुजाएं अंग्रेजी केल आकार में जुड़ी होती हैं।
इनके अंदर लेजर इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अंतरिक्ष और समय में होने वाली इतनी मामूली हलचल को भी माप लेते हैं जो परमाणु के आकार से भी 1000 गुना छोटी होती है। वर्तमान में अमेरिका में इसके 2 मुख्य केंद्र हैं जो एक दूसरे से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हैनफोर्ड और लिविंगस्टन में स्थित हैं। ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें इटली का विरगोजापान का कागरा और जर्मनी का जियो 600 डिटेक्टर भी शामिल हैं। विज्ञान की दुनिया में इस काम का महत्व इतना बड़ा है कि साल 2015 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने के लिए साल 2017 का नोबेल पुरस्कार रेनर वीसबेरी सी, बैरिश और किप थॉर्न को दिया गया था। अब आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया लेजर लाइट और विशाल दर्पणों यानी मिरर्स के खेल पर आधारित है। सबसे पहले एक बहुत ही शक्तिशाली लेजर लाइट को इस उपकरण के अंदर भेजा जाता है ताकि मशीन की 2 लंबी भुजाओं की लंबाई में होने वाले किसी भी बदलाव को मापा जा सके। यहाँ एक बीम स्प्लिटर लगा होता है जिसका काम लेजर की रोशनी को 2 हिस्सों में बांटना और उन्हें 4 किलोमीटर लंबी भुजाओं की दिशा में भेजना है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जब यह रोशनी भुजाओं के अंत में पहुंचती है तो वहां लगे दर्पणों से टकराकर वापस लौटती है। सामान्य स्थिति में दोनों भुजाओं से लौटने वाली रोशनी की लहरें एक दूसरे को काट देती हैं जिससे डिटेक्टर पर कोई रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब अंतरिक्ष में 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा होती हैं। जब ये तरंगें लीगो की भुजाओं से गुजरती हैं तो वे स्पेस टाइम को हल्का सा सिकोड़ती और फैलाती हैं। इससे एक भुजा थोड़ी लंबी हो जाती है और दूसरी थोड़ी छोटी। इस सूक्ष्म बदलाव की वजह से दोनों भुजाओं से लौटने वाली रोशनी की लहरें अब एक दूसरे को पूरी तरह नहीं काट पाती। परिणाम स्वरूप कुछ रोशनी बीम स्प्लिटर से बचकर सीधे लाइट डिटेक्टर से जा टकराती है। बस इसी रोशनी के संकेत से वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई विशाल हलचल हुई है। ये तकनीक इतनी सटीक है कि ये परमाणु के आकार से भी छोटी दूरी के अंतर को पहचान लेती है। अब बात करते हैं भारत की भूमिका की। इंडिगो एक ऐसी पहल है जो भारत में उन्नत प्रायोगिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई संस्थानों को एक साथ लाती है। इसी के तहत महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंध में लीगो इंडिया बनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया के डिटेक्टर नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसे भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ये डिटेक्टर लगे होंगे तो हम अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं की सटीक जगह और उनकी दूरी का बेहतर अंदाजा लगा सकेंगे। भारत के लिए इसका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये हमें खगोल भौतिकी में दुनिया का लीडर बनाएगा। इससे हमारी तकनीक और उद्योगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और वैज्ञानिक कूटनीति और भी मजबूत होगी। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। अब हम भारत की रक्षा तकनीक में आई एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में बात करेंगे। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक हमारी मिसाइलों की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। आइए समझते हैं कि ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक आखिर है क्या। ये असल में एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम है। ये साधारण सॉलिड फ्यूल रॉकेट और हवा से ऑक्सीजन लेने वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन के फायदों को आपस में जोड़ देता है। रैमजेट का सिद्धांत बहुत ही सरल और प्रभावी है क्योंकि इसमें कोई भी जटिल घूमने वाले हिस्से नहीं होते। ये मिसाइल की अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके आने वाली हवा को कंप्रेस यानी दबाता है जिससे भारी भरकम मशीनों की जरूरत खत्म हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन को सीधे वातावरण से लेता है। इससे मिसाइल के भीतर ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत बहुत कम हो जाती है जिससे मिसाइल हल्की और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मिसाइल को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता देती है और उसे बहुत तेज रफ्तार यानी हाई स्पीड क्रूज पर बनाए रखती है। अगर हम इसके मुख्य हिस्सों को देखें तो इसमें एक एयर इनटेक होता है जहां से हवा अंदर आती है। ये एक फ्यूल फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जो ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है और एक एसएफडीआर मोटर होती है। उपयोग और महत्व की बात करें तो ये तकनीक मुख्य रूप से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की आधुनिक मिसाइलों के लिए तैयार की गई है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एसएफडीआर जैसी उन्नत क्षमता मौजूद है। ये भारत की रक्षा शक्ति को आत्मनिर्भर और भी ज्यादा घातक बनाता है। मॉन्स मूटन। चंद्रयान 4 मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर उतरने के लिए एक खास जगह चुनी है जिसका नाम है मॉन्स माउंटेन। ये मिशन भारत का चौथा चंद्रमा मिशन होगा जो न केवल चांद की सतह पर उतरेगा बल्कि वहां से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करके वापस धरती पर भी लेकर आएगा। ये पहली बार होगा जब भारत चांद की सतह से वापस उड़ान भरने की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। इस ऐतिहासिक मिशन को साल 2027 तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है।
जिस जगह पर हमारा लैंडर उतरेगा यानी मॉन्स माउंटेन व चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित एक विशाल पर्वत है। इसे अनौपचारिक रूप से लीबनिज बीटा के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ का नाम नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ और कंप्यूटर प्रोग्रामर मेल्बा रॉय माउंटेन के सम्मान में रखा गया है। अगर हम इस पहाड़ की बनावट की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका समतल ऊपरी हिस्सा है, जिसे फ्लैट टॉप कहा जाता है। ये समतल इलाका लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो लैंडिंग के लिए एक बेहतर जगह प्रदान करता है। ये पहाड़ अपने आसपास के मैदानी इलाके से करीब 6000 मीटर की ऊंचाई तक उठा हुआ है। भारत का ये चुनाव रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों से भरा है और यहाँ पानी की मौजूदगी की प्रबल संभावना है। NLST एंड NLOT साल 2026 के केंद्रीय बजट में लद्दाख की खूबसूरत वादियों में 2 नए और बेहद शक्तिशाली टेलीस्कोप यानी दूरबीनें स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ये टेलीस्कोप सूरज की गतिविधियों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनसुलझे रहस्यों को समझने में हमारी मदद करेंगे। इनमें से पहली दूरबीन का नाम है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप या NLST। इसे लद्दाख के मेरक इलाके में लगाया जाएगा। यह 2 मीटर अपर्चर वाला एक खास टेलीस्कोप है, जिसका मुख्य काम सूरज की गतिशीलता, उसके चुंबकत्व और अंतरिक्ष के मौसम का बारीकी से अध्ययन करना है। जब ये टेलीस्कोप काम करना शुरू कर देगा तो ये जमीन पर स्थित भारत की तीसरी सौर वेधशाला बन जाएगा। फिलहाल भारत के पास ऐसी 2 वेधशालाएं पहले से काम कर रही हैं। पहली तमिलनाडु में कोडाई कनाल सौर वेधशाला, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, और दूसरी राजस्थान में उदयपुर सौर वेधशाला, जो 1975 से सक्रिय है। दूसरी बड़ी परियोजना है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी NLOT। इसे लद्दाख के हानले में स्थापित किया जाएगा, जो अपनी साफ आसमान की वजह से खगोल विज्ञान के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। ये 13.7 मीटर के खंडित दर्पण यानी सेगमेंटेड मिरर वाला एक विशाल टेलीस्कोप होगा। इसका उपयोग ऑप्टिकल इंफ्रारेड तरंगों के जरिए एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर के ग्रहों और इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुए इस पर शोध करने के लिए किया जाएगा। लद्दाख की ऊंचाई पर स्थित ये 2 नई आंखें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की शक्ति को एक नई पहचान देंगी। डावोस कॉम्पैक्ट ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2025। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें हल्का बुखार या जुकाम होता है तो हम डॉक्टर से पूछे बिना ही मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा लेते हैं? सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन यही आदत दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे को जन्म दे रही है, जिसे हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या आसान भाषा में AMR कहते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी खतरे से लड़ने के लिए डावोस कॉम्पैक्ट 2025 नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद दुनिया भर के अमीर देशों और बड़ी कंपनियों से पैसा इकट्ठा करना है, ताकि हम ऐसी दवाइयां और तकनीक बना सकें जो साल 2050 तक लगभग 10 करोड़ लोगों की जान बचा सकें। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2025 से 2050 के बीच इसके कारण दुनिया भर में लगभग 3.9 करोड़ लोगों की जान जाने का खतरा है। इस AMR के बढ़ने से सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि अब मामूली इन्फेक्शन का इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि जीवन बचाने वाले बड़े ऑपरेशनों में भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वे अब उतनी प्रभावी नहीं रहीं। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे आपके घर का सुरक्षा कवच पुराना पड़ गया हो और अब चोरों ने उसे तोड़ने के नए तरीके सीख लिए हों। यह समस्या सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे खेतों और पशुपालन के जरिए भी हम तक पहुंच रही है। जानवरों से इंसानों में फैलने वाले ये जिद्दी कीटाणु पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस संकट की वजह से दुनिया को $5.2 ट्रिलियन तक का आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई देशों का पूरा बजट चल सकता है। इसका असर हमारी काम करने की क्षमता पर भी पड़ेगा, क्योंकि बीमार होने पर लोग काम नहीं कर पाएंगे और इलाज का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी की जेब खाली हो जाएगी। ये सिर्फ सेहत का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य और हमारी मेहनत की कमाई से जुड़ा मसला है। इसलिए आज हमें इस खामोश महामारी को गंभीरता से लेना होगा, ताकि आने वाले सालों में हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अब समझते हैं कि ये AMR आखिर भला क्या है। हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो हम उसे मारने के लिए एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां लेते हैं। लेकिन जब हम इन दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से लेते हैं तो वो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु खुद को बदल लेते हैं। वे इतने ताकतवर हो जाते हैं कि दवाइयों का उन पर असर होना बंद हो जाता है। आप इसे एक फिल्म की तरह समझ सकते हैं, जहां विलेन को पता चल गया है कि हीरो उसे कैसे मारने वाला है और वो उससे बचने के लिए लोहे का कवच पहन लेता है। अब आपकी पुरानी तलवारें यानी दवाइयां उस पर बेअसर हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इंसानों की लापरवाही ने इसकी रफ्तार बहुत बढ़ा दी है।
भारत के लिए ये खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में हर साल लगभग 6 लाख लोग ऐसे इन्फेक्शन से जान गंवा देते हैं जिन पर दवाइयां काम नहीं करती। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान 2.0 शुरू किया है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ इंसानों के डॉक्टर ही नहीं, बल्कि जानवरों के डॉक्टर और खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट्स भी मिलकर काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो मांस या सब्जियां खाते हैं उनमें भी इन कीटाणुओं का असर हो सकता है। एक और गर्व की बात यह है कि 2024 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नाफिथ्रोमाइसिन लॉन्च की है, जो जिद्दी कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। पूरी दुनिया अब इस मिशन में साथ आ रही है। साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र में यह तय किया गया कि हमें साल 2030 तक इन कीटाणुओं से होने वाली मौतों को 10% तक कम करना है। ये विषय हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमने आज अपनी दवाइयां खाने की आदतें नहीं सुधारी और नई रिसर्च में निवेश नहीं किया तो भविष्य में एक मामूली सी खरोच या जुकाम भी जानलेवा बन सकता है। बैसिलस सबटिलिस। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हर राज्य का अपना एक राजकीय पक्षी या फूल होता है, वैसे ही केरल ने अब अपना एक राजकीय सूक्ष्म जीव यानी स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उस नन्हे से जीव का नाम है बैसिलस सबटिलिस। पहली बार सुनने में ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा बैक्टीरिया हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये हमारे आसपास के वातावरण में तो मिलता ही है, साथ ही ये कुदरती तौर पर हमारे पेट के अंदर और फर्मेंटेड फूड यानी खमीर उठाकर बनाए गए खाने जैसे इडली या डोसे में भी मौजूद होता है। इसे विज्ञान की भाषा में प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया तो बीमारी फैलाते हैं, फिर ये अच्छा कैसे हुआ? इसे आप ऐसे समझिए जैसे हर मोहल्ले में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबकी मदद करते हैं और सफाई रखते हैं। बैसिलस सबटिलिस वही मददगार पड़ोसी है जो हमारे पेट की सेहत को दुरुस्त रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ग्रास यानी GRAS का दर्जा मिला हुआ है, जिसका मतलब है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। यानी वैज्ञानिक और डॉक्टर मानते हैं कि ये इंसान की सेहत के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल खाने या दवाइयों में बिना किसी डर के किया जा सकता है। सिर्फ सेहत ही नहीं, व्यापार और फैक्ट्रियों के लिए भी ये बैक्टीरिया सोने की खान जैसा है। इससे कई तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं जो हमारे कपड़े धोने के पाउडर से लेकर दवाइयां बनाने तक में काम आते हैं। यहां तक कि इससे बेसिट्रासिन जैसी एंटीबायोटिक दवा भी तैयार की जाती है। खेती बाड़ी में भी ये किसानों का बड़ा दोस्त है, क्योंकि इसे खाद और जानवरों के चारे में मिलाया जाता है ताकि फसल और मवेशी दोनों तंदुरुस्त रहें। केरल का इसे अपना राजकीय जीव घोषित करना हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति में मौजूद सबसे छोटी चीज भी हमारे जीवन और विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। सर्ज इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हालिया आंकड़े एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2013 में जहां ये संख्या 5000 से भी कम थी, वहीं साल 2025 में ये बढ़कर लगभग 20,000 तक पहुंच गई है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि कुल प्रत्यारोपण में से लगभग 18% अंग उन लोगों से मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसे हम कैडेवरिक डोनेशन या मृत अंगदान कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि समाज में अब मृत व्यक्ति के अंगों को दान करने के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ रही है। भारत में इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा तैयार किया गया है। इसके लिए साल 1994 में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून के तहत अंगदान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 3 स्तरों पर काम किया जाता है। इस व्यवस्था के शीर्ष पर नोटो हैजो नेटवर्किंग और रजिस्ट्री का मुख्य केंद्र है। इसके नीचे क्षेत्रीय स्तर पर रोटो और राज्य स्तर पर सोटो काम करते हैं ताकि समन्वय बना रहे। साथ ही सरकार नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम नाम का एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम भी चला रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश के जरूरतमंद नागरिकों को अंग प्रत्यारोपण की सुविधा आसानी से और सही समय पर मिल सके। अंगदान का ये बढ़ता हुआ आंकड़ा न केवल मेडिकल साइंस की तरक्की दिखाता है, बल्कि ये इंसानियत की उस जीत का भी प्रतीक है जहां एक व्यक्ति का जाना किसी और को नई जिंदगी दे जाता है। 8 कल्चर भारत GI। हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत GI का अनावरण किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। भारत GI असल में एक राष्ट्रीय छत्र पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के अनोखे और खास भौगोलिक संकेत यानी GI उत्पादों को पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। आप इसे एक ऐसे बड़े मंच की तरह देख सकते हैं जो हमारे देश की पारंपरिक पहचान को वैश्विक स्तर पर एक नई चमक देगा। इस शानदार पहल की शुरुआत वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा की गई है। सरकार का मकसद बहुत साफ है कि हमारी मिट्टी से जुड़ी चीजों को वो सम्मान मिले जिसकी वे हकदार हैं।
इस योजना से होने वाले फायदों की बात करें तो ये हमारे भारतीय कारीगरों और किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और भी मजबूत बनाएगी। जब किसी उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में बेहतर स्थिति मिलती है तो उसकी कीमत और मांग दोनों बढ़ जाती है। इससे न केवल हमारे छोटे उत्पादकों को बाजार तक पहुंच मिलेगी, बल्कि उनकी मेहनत का सही दाम भी उन्हें मिल सकेगा। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मिस्र की राजाओं की घाटी में तमिल ब्राह्मी लिपि के कुछ प्राचीन शिलालेख खोजे हैं। ये शिलालेख पहली और तीसरी शताब्दी के हैं, जो इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि उस दौर में भारत और मिस्र के बीच समुद्री व्यापार के कितने मजबूत संबंध रहे होंगे। इन शिलालेखों की सबसे खास बात यह है कि इनमें तमिल ब्राह्मी लिपि में कुछ व्यापारियों के नामों का जिक्र मिलता है, जैसे कि चिकई कौरन, जिसका अर्थ है मुकुट वाला नेता। साथ ही कोपन चातन और किरण जैसे नाम भी वहां अंकित मिले हैं। ये देखना वाकई रोमांचक है कि हजारों साल पहले हमारे व्यापारी 7 समंदर पार अपनी पहचान छोड़ आए थे। दिलचस्प बात यह है कि कौरन शब्द का उल्लेख हमें प्रसिद्ध संगम साहित्य में भी मिलता है। उस समय के साहित्य में एक चेर राजा को सीधे तौर पर कौरन कहकर संबोधित किया गया है, जो इसकी ऐतिहासिकता को और भी पुख्ता करता है। अगर हम तमिल ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि का ही एक रूपांतर या प्रकार है, जिसका उपयोग प्राचीन तमिल शिलालेखों को लिखने के लिए किया जाता था। इसका समय काल मुख्य रूप से 300 BC से 100 AD के बीच माना जाता है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि विश्व प्रसिद्ध महान ग्रंथ तिरुक्कुरल इसी महान भाषाई परंपरा की सबसे बड़ी और गौरवशाली रचना मानी जाती है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि ये लिपि अब अपने 100 साल पूरे कर रही है। अगर हम ओल्ड चिकी लिपि के इतिहास की बात करें तो इसे साल 1925 में रघुनाथ मुर्मू जी द्वारा विशेष रूप से संथाली भाषा के लिए विकसित किया गया था। इस लिपि के आने से संथाली भाषा के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और ये भाषा मौखिक परंपरा से निकलकर लिखित रूप में बदल गई। ओल्ड चिकी के अस्तित्व में आने से पहले संथाली भाषा को लिखने के लिए रोमन, बंगाली, ओडिया और देवनागरी जैसी लिपियों का सहारा लिया जाता था, लेकिन ओल्ड चिकी ने इसे अपनी एक स्वतंत्र पहचान दी। अब बात करते हैं संथाली भाषा के बारे में। ये भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। हमारे देश में ये मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे राज्यों में बोली जाती है। इतना ही नहीं, भारत की सीमाओं के बाहर नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी इस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस भाषा के महत्व को देखते हुए साल 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आज ये लिपि और भाषा न केवल संथाली समुदाय का गौरव है, बल्कि भारत की भाषाई विविधता की एक खूबसूरत मिसाल भी है।